झाओ हाई ने मॉनिटर पर देखा कि रॉक श्रिम्प पैट्रियार्क ने स्वॉर्डफिश आदमी को सलामी दी। फिर थोड़ी बातचीत के बाद उन्होंने स्वॉर्डफिश जनजाति के व्यक्ति को एक टोकन प्रस्तुत किया। स्वॉर्डफिश आदिवासी को टोकन मिला और उस पर नजर डालने के बाद उसने सिर हिलाया। फिर रॉक श्रिम्प पैट्रियार्क और अन्य लोग समुद्र की सतह पर लौट आए। झाओ हाई ने स्थिति को देखा और समझ गया कि वह सी किंग को देखने के लिए यहाँ नहीं था। रॉक श्रिम्प पैट्रियार्क ही उसे यहाँ तक ले जा सकता है। उसके बाद जैसे ही झाओ हाई ने मॉनिटर बंद किया, रॉक श्रिम्प पैट्रियार्क की आवाज बाहर सुनाई दी, मैं मिस्टर झाओ हाई से अनुरोध करता हूँ कि कृपया बाहर आएं। फिर झाओ हाई और अन्य लोग रॉक श्रिम्प पैट्रियार्क के साथ साथ स्वॉर्डफिश ट्राइबलमैन को देखने के लिए जहाज के धनुष पर गए। स्वॉर्डफिश अभी भी अपने पर्वत पर बैठा था, वह अपने आदमियों के साथ आया। उन सभी ने जिज्ञासा की दृष्टि से झाओ हाई को देखा। झाओ हाई ने प्रणाम किया और कहा, मैंने रॉक श्रिम्प पैट्रियार्क और भाई फिशमैन को देखा है। पैट्रियार्क ने मुझे क्यों बुलाया? रॉक श्रिम्प पैट्रियार्क ने धनुष लौटाया और फिर कहा, श्रीमान, हम आपको केवल यहाँ तक ले जा सकते हैं। ये स्वॉर्डफिश जनजाति का जूनियर पैट्रियार्क है, अगला कदम उस पर निर्भर करेगा। झाओ हाई ने तुरंत उत्तर दिया, मैं पैट्रियार्क को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद देता हूँ। पितृसत्ता को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही परिवार को एक पत्र भेज दिया है, वे आपको 2 खेप में सामान भेजेंगे। ये पैट्रियार्क की मदद के लिए मेरी कृतज्ञता होगी। पैट्रियार्क को बस आपके स्थान पर प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होगी और जहाज कुछ दिनों में आ जाएंगे। कृपया इस उपहार को अस्वीकार न करें। रॉक श्रिम्प पैट्रियार्क का चेहरा खुशी से उभरे बिना नहीं रह सका। फिर मिस्टर झाओ हाई के प्रति मेरी गहरी कृतज्ञता है। जूनियर पैट्रियार्क, मिस्टर झाओ हाई एक बहुत अच्छे इंसान हैं, कृपया उसका ख्याल रखें। स्वॉर्डफिश जनजाति के कनिष्ठ संरक्षक ने झाओ हाई को देखा और सिर हिलाया, मैं करूंगा। पैट्रियार्क लिब्बेन निश्चिंत हो सकते हैं। रॉक श्रिम्प पैट्रियार्क ने फिर सिर हिलाया और समुद्र में वापस डूबने से पहले झाओ हाई को प्रणाम किया। झाओ हाई स्वॉर्डफिश जनजाति के कनिष्ठ पितृसत्ता की ओर मुड़े, उन्होंने प्रणाम किया और कहा, झाओ हाई ने कनिष्ठ पितृसत्ता को देखा है, मैं परेशानी के लिए क्षमा चाहता हूँ। स्वॉर्डफिश जनजाति के कनिष्ठ कुलपति झाओ हाई के प्रति भी विनम्र थे। उन्होंने झाओ हाई का धनुष लौटाया और कहा, श्रीमान बहुत विनम्र हैं। सी किंग ने श्रीमान के लिए सम्मन जारी किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम इसे अनदेखा करने का साहस नहीं करेंगे। श्रीमान, कृपया हमारे साथ आइए। फिर जूनियर पैट्रियार्क हेवन के सामने गया। अन्य शूरवीरों ने जहाज के किनारों पर जाने और उसका अनुरक्षण करने से पहले झाओ हाई को देखा। झाओ हाई को पता चला कि स्वॉर्डफिश जनजाति के कनिष्ठ संरक्षक को उनके संपर्क में रहना नापसंद था। हालांकि ये जूनियर पैट्रियार्क भी बहुत मजबूत लग रहा था। झाओ हाई ने अनुमान लगाया कि यह कनिष्ठ कुलपति 8वीं रैंक के मानव विशेषज्ञ के बराबर है। झाओ हाई के पास फिशमैन की उम्र की गणना करने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि इस जूनियर पैट्रियार्क की उम्र कितनी थी। लेकिन वह निश्चित रूप से जानता था कि यह कनिष्ठ कुलपति अपनी जाति के लिए बुरा नहीं था। उनके लिए 8वीं रैंक आना उनकी असाधारण प्रतिभा का प्रमाण था। इसके अलावा झाओ हाई ने यह भी पाया कि इस जूनियर पैट्रियार्क की सेना बहुत एकीकृत थी। उनकी कमान के तहत ये स्वॉर्डफिश नाइट्स, हालांकि केवल लगभग 500 थे, इनमें 6ठी से 7वीं रैंक के विशेषज्ञ शामिल थे। ये लोग इतने एकजुट थे कि चलते हुए भी उन्होंने अपना उचित गठन बनाए रखा। झाओ हाई ने जूनियर पैट्रियार्क के प्रति स्वॉर्डफिश शूरवीरों की प्रतिक्रिया पर भी बारीकी से ध्यान दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें उसके आदेश के प्रति प्रतिरोध का कोई संकेत नहीं है, उनमें से कुछ ने पूजा की अभिव्यक्ति भी की थी। इससे पता चला कि इस जूनियर पैट्रियार्क की कमांडिंग शक्ति बहुत महान थी। इस धारदार सेना पर आमतौर पर बहुत गर्व होता था। भले ही किसी का रुतबा ऊंचा हो, अगर उन्हें आपकी ताकत पर भरोसा नहीं है, तो उन्हें आपका अनुसरण करना मुश्किल होगा और वे केवल आपको नीची दृष्टि से देखेंगे। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि इस कनिष्ठ कुलपति ने इन लोगों पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली है। उसकी ताकत और अपनी सेना को संभालने की कुशलता पर संदेह करने की कोई जरूरत नहीं थी। झाओ हाई इस जूनियर पैट्रियार्क से बात करना चाहते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि यह जूनियर पैट्रियार्क उनसे बात करने को तैयार नहीं थे। झाओ हाई बातचीत शुरू करने की आदत रखते हैं, लेकिन संक्षिप्त उत्तर देकर उसे खारिज कर दिया जाता है। अंत में झाओ हाई ने हार मान ली। लॉरा और अन्य लोगों के अंतरिक्ष में लौटने के बाद झाओ हाई फूट कर मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका। लॉरा ने झाओ हाई की ओर देखा और मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सकी। भाई हाई, उन्होंने वास्तव में आपको अनदेखा करना चुना। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। झाओ हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ उसका अहंकार है। हे, ये पहली बार है जब मैंने किसी को मेरे साथ ऐसा करते देखा है। मेघ अचानक भड़क उठी, उसका अहंकार बेकार है। यंग मास्टर की तुलना में उसकी ताकत कुछ भी नहीं है। उसने वास्तव में यंग मास्टर के प्रति असम्मानजनक व्यवहार किया, आपको जाकर उसे सबक सिखाना चाहिए। झाओ हाई ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, शांत हो जाए, हम अभी भी उनके क्षेत्र में हैं। इसके अलावा ये जूनियर पैट्रियार्क अभी भी युवा है। इतना युवा और पहले से ही मजबूत होना सराहनीय है। आखिरकार उसे अंतरिक्ष की मदद नहीं मिली। हालांकि मेघ ने सिर हिलाया, फिर भी उसका चेहरा उसके आक्रोश को छिपा नहीं सका। उसके दिल में झाओ हाई सबसे अच्छा था, वह उन सभी में सबसे मजबूत था। अगर कोई झाओ हाई के साथ अभद्र व्यवहार करने की हिम्मत करेगा तो वह क्रोधित हो जाएगी। झाओ हाई ने सोचा कि वह कुछ ही दिनों के बाद सी किंग को देख पाएगा, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि जहाज 20 दिनों तक यात्रा करेगा। 20वें दिन झाओ हाई को पता चला कि दूर पर इंद्रधनुष जैसी चमक थी। झाओ हाई ने मॉनिटर खोला और तुरंत चौंक गए। इंद्रधनुषी रोशनी बहुत दूर नहीं थी, लेकिन ये जो था उसे देखने के बाद झाओ हाई आश्चर्यचकित होकर दृश्यों को देखने से खुद को रोक नहीं सका। झाओ हाई ने जो देखा वह एक द्वीप था, लेकिन ये द्वीप अनोखा था। ये समुद्र से जुड़ा नहीं था, बल्कि पानी पर 13 विशाल स्तंभों द्वारा टिका हुआ था। वह नहीं जानता था कि इन पत्थर के खंभों का निर्माण कैसे हुआ, लेकिन प्रत्येक खंभे पर कई छेद थे जिनमें से पानी बहता रहता था। पानी से धुंध उत्पन्न हुई जो बदले में इंद्रधनुष बनाएगी। झाओ हाई ने यह भी देखा कि उन छिद्रों में मेर पीपल को देखा जा सकता है। इन मर्क लोगों का ऊपरी शरीर तो इंसानों का था, लेकिन निचला शरीर मछली का था। उन सभी के लंबे सुनहरे बाल और गहरी नीली आंखें थीं। उनकी छाती सीपियों से ढकी हुई थी, जबकि अन्य हिस्से खुले हुए थे। वे प्रलोभन की छाया के साथ शुद्ध दिख रहे थे। उनकी उपस्थिति ने लोगों को दूर देखने में असमर्थ बना दिया। लॉरा और अन्य लोग भी इन लोगों को देखकर अवाक रह गए। उन्होंने भी नहीं सोचा था कि ऐसी कोई जगह होगी। पानी की अंतहीन मात्रा खंभों से नीचे गिरने के कारण धुंध आती रही। वहां आकर्षक जलपरियां भी थीं। इससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो वे किसी परीक्षा में हों। कुछ समय बाद लॉरा और अन्य लोग ठीक हो गए। उनके मुंह से आश्चर्य की ध्वनि निकले बिना नहीं रह सकी। झाओ हाई भी वैसा ही था। ये दृश्य वास्तव में बहुत सुंदर था। इस समय हेवन पहले से ही धीरे धीरे उस स्थान के पास आ रहा था।
कुछ समय के लिए द्वीप की ओर बढ़ने के बाद उन्हें तुरंत एक विशाल मछुआरे ने रोक दिया। इस आदमी का कद बहुत लंबा और बड़ा था। वह सबसे बड़े बीस्टमैन से भी लंबा था। इसकी त्वचा नीली थी और यह झाओ हाई के पत्थर के गोले जितना लंबा था और उतना ही मजबूत दिखता था। उनके एक हाथ में एक विशाल त्रिशूल था जो लगभग 20 मीटर लंबा था। ये काफी भारी लग रहा था। इन लोगों का शरीर इंसानों से अलग नहीं लगता। एकमात्र अंतर उनके शरीर के कुछ हिस्सों के साथ साथ उनकी विशाल पूंछ का भी था। पूंछ बहुत मजबूत थी। झाओ हाई ने इसे किसी वेल की चीज के रूप में पहचाना। इन लोगों के पास अपने घुड़सवार भी थे। उनमें से प्रत्येक के पास विशाल नीली वेलें थीं जो उन्हें अपनी पीठ पर लाद कर ले जाती थीं। वे असाधारण रूप से दुर्जय लग रहे थे। स्वॉर्डफिश जनजाति के जूनियर पैट्रियार्क को रोकने के बाद जूनियर पैट्रियार्क ने तुरंत रॉक श्रिम्प पैट्रियार्क द्वारा सौंपा गया टोकन ले लिया और इसे विपरीत पक्ष को दे दिया। विशाल मछुआरे ने अपना हाथ हिलाने से पहले सिर हिलाया और जूनियर पैट्रियार्क को दूर भेज दिया। हालांकि जूनियर पैट्रियार्क अहंकारी था, फिर भी वह इन वेल मछुआरों के खिलाफ रैंक खींचने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पीछे हटने से पहले जूनियर पैट्रियार्क ने वेल मछुआरे को प्रणाम किया। फिर वेलें धीरे धीरे सतह की ओर तैरने लगी। जब वेल मछुआरे सतह पर दिखाई देने लगे तो झाओ हाई तुरंत उनसे निकलने वाले दबाव को महसूस कर सकते हैं। वेल माउंट के शीर्ष पर ये वेल मछुआरे किंवदंतियों के प्राचीन दिग्गजों की तरह दिखते थे। उनकी ऊंचाई जहाज के डेक से भी अधिक थी। झाओ हाई बोलने से पहले एक वेल मछुआरे ने कहा, आप झाओ हाई हैं। उसकी गड़गड़ाती आवाज गड़गड़ाहट जितनी गहरी थी। झाओ हाई भयभीत नहीं हुआ। उसने तुरंत प्रणाम किया और कहा, भाई फिशमैन, मैं वास्तव में झाओ हाई हूँ। वेल मछुआरे ने झाओ हाई की ओर देखा और कहा, सी किंग ने तुम्हें बुलाया है। जाओ अपने पाल वापस ले आओ। झाओ हाई ने इसका पालन किया क्योंकि उसने मरे हुए लोगों को जहाज के पाल से नीचे उतार दिया था। जैसे ही पाल उतारे गए, दो वेल मछुआरे उसके जहाज से आए और उसे छोटे द्वीप की ओर धकेलने से पहले हेवन के धनुष की ओर अपने हाथ बढ़ाए। झाओ हाई ने इन वेल मछुआरों को देखा। उसने नहीं सोचा था कि इन सैनिकों के पास इतनी ताकत होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि वे बिना किसी प्रयास के आयरनक्लाड 5 मस्तूल वाले जहाज को धक्का दे रहे हैं। उन्हें छोटे से द्वीप के आसपास पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। हालांकि झाओ हाई इस समय चल नहीं सकते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि छोटे से द्वीप के चारों ओर हर तरह की चट्टानें थीं। जहाज को आगे बढ़ाने का कोई रास्ता नहीं था। झाओ हाई ने चट्टानों पर कुछ जलपरियां भी देखीं। इन जलपरियों ने झाओ हाई को उत्सुकता से देखा। बीच बीच में घंटी जैसी हंसी गूंजने से पहले वे अपने साथियों से कुछ शब्द फुसफुसाते थे। एक स्तंभ से लगभग 1 किलोमीटर दूर हेवन रुक गया। वेल मछुआरे ने फिर झाओ हाई की ओर देखा और कहा, तुम मेरे माउंट के पीछे आओ, मैं तुम्हें और आगे ले जाऊंगा। लौरा और अन्य को वेल के पीछे ले जाने से पहले झाओ हाई ने अपना आभार व्यक्त किया। जब वे वेल के ऊपर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वे केवल वेल मछुआरे के पैरों जितने लंबे थे। ऐसा लगता है जैसे वेल मछुआरा चाहे तो उन पर कदम रख सकता है। वेल मछुआरे ने मुस्कुराते हुए अपना सिर झाओ हाई की ओर घुमाया। फिर वह अपने वेल माउंट को द्वीप की ओर तैरने के लिए ले गया। कुछ ही देर में वे पत्थर के स्तंभों से गुजरे और द्वीप के मध्य स्तंभ तक पहुंच गए। झाओ हाई ने कहा कि पत्थर का स्तंभ कई 100 मीटर ऊंचा प्रतीत होता है। ऊपर के छिद्रों से पानी भी नीचे की ओर बहता रहा। इस पत्थर के स्तंभ के शीर्ष पर एक महल था जिसे झाओ हाई ने पहले कभी नहीं देखा था। वे झाओ हाई को पत्थर के खंभे पर ले गईं। इस खंभे पर छेद छोटे नहीं थे, फिर भी वेल ऊपर नहीं जा पा रही थी। वेल मछुआरा पत्थर के खंभे की ओर चिल्लाया, बूढ़े कछुए, कृपया बाहर आओ। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, अचानक पत्थर के खंभे के नीचे से एक व्यक्ति प्रकट हुआ। उसे बाहर आते देखने के बाद झाओ हाई को पता चला कि यह आदमी एक कछुआ मछुआरा था। उन्होंने समुद्री शैवाल से बनी पतलून पहनी थी जिसका ऊपरी शरीर कछुए जैसा था और उनके आगे और पीछे के हिस्से को कवच से सुरक्षित रखा गया था। कछुआ मछुआरे ने वेल मछुआरे की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे बुलाया। वेल ने कछुए की ओर देखा और कहा, यह मिस्टर झाओ हैं। वह व्यक्ति है जिसे सी किंग ने बुलाया था। मैं बूढ़े कछुए मछुआरे से उसे पालने में मेरी मदद करने के लिए कहता हूँ। कछुए के मछुआरे ने झाओ हाई को देखा और फिर कहा, आप झाओ हाई हैं। झाओ हाई ने सिर हिलाया, मैं झाओ हाई हूँ। फिर कछुए ने सिर हिलाया। जैसे ही पत्थर के खंभे से कई कछुए प्रकट हुए, उसने हाथ हिलाया। ये कछुए बड़े नहीं थे, उनके खोल का व्यास केवल 2 मीटर था। कछुआ मछुआरे ने झाओ हाई और अन्य लोगों की ओर अपना सिर घुमाया और कहा, उन पर खड़े रहो, मैं तुम्हें शीर्ष पर ले जाऊंगा। झाओ हाई ने सिर हिलाया और फिर पत्थर के खंभे पर चढ़ने से पहले एक कछुए की पीठ पर खड़ा हो गया। इस स्तंभ में प्रवेश करने पर झाओ हाई को पता चला था कि यह वास्तव में एक भूलभुलैया थी। अंदर बहुत सारे परस्पर जुड़े हुए चैनल थे और उनमें से प्रत्येक की अपनी जलधाराएं थीं। अंत में कछुआ मछुआरा झाओ हाई को खंभे के लगातार बहने वाले हिस्से में ले आया था। यह खंभा अप्रत्याशित रूप से एक वाटर स्लाइड था। प्रत्येक खंभे से तेजी से पानी गिर रहा था। साफ देखा जा सकता था कि पानी बहुत गहरा था। झाओ हाई को अजीब लगा। वह आश्चर्यचकित था कि मछुआरे ऐसा कैसे कर पाए। उन्होंने ऐसी जगह पर बड़ी मात्रा में पानी रखने का प्रबंधन कैसे किया। ये सचमुच अद्भुत था। हालांकि कछुओं को इसकी कोई परवाह नहीं थी क्योंकि वे धारा के विपरीत तैर रहे थे। वे सभी लगातार ऐसी गति से ऊपर की ओर बढ़ रहे थे जिसे धीमी नहीं कहा जा सकता। झाओ हाई ने स्तंभ के शीर्ष पर पहुंचने से लगभग आधा घंटा पहले गिना था। अब वे जिस स्थिति में थे वह वास्तव में एक बड़ा पुल था। इस तालाब के मध्य में एक महल था। महल का निर्माण सुंदर ढंग से किया गया था। इसे सफेद पत्थर से बनाया गया था और इसके शीर्ष पर एक नीला तंबू था। दीवारों पर अनगिनत मोती और क्रिस्टल थे। ये मोती और क्रिस्टल एक आकर्षक दृश्य बनाते हैं। वे सूरज की रोशनी के नीचे चमक रहे थे और उन्हें इतनी जटिल तरीके से व्यवस्थित किया गया था कि उनके प्रतिबिंबों ने बड़े पुल को रोशन कर दिया था। पुल पर रोशनी में अलग अलग मछुआरे जनजातियां दिखाई दे रही थीं। ये बहुत सुंदर था। झाओ हाई और अन्य लोग ऐसे दृश्य से आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी खूबसूरत जगह देख पाएंगे। इस समय कछुआ मछुआरा पुल पर रुक गया। फिर बूढ़ा कछुआ मछुआरा झाओ हाई की ओर मुड़ा और बोला, मिस्टर, कृपया किनारे पर आएं। वहां कुछ लोग आपसे मिलेंगे। झाओ हाई ने सिर हिलाया। फिर उसने बूढ़े कछुए फिशमैन को प्रणाम किया और कहा, मैं भाई फिशमैन को धन्यवाद देता हूँ। फिर उसने लौरा और अन्य लोगों के साथ किनारे की ओर कदम बढ़ाया। ये देखने के बाद कि समूह किनारे पर आ गया है, बूढ़ा कछुआ मछुआरा कछुओं के साथ जाने के लिए मुड़ा। लेकिन इसी समय एक व्यक्ति महल से बाहर चला गया। ये व्यक्ति नीली आंखों वाली सुनहरे बालों वाली महिला थी। उसके हाथ में एक क्रिस्टल स्टाफ था। उसने अपने शरीर पर हरे रंग का वस्त्र पहना हुआ था। ये स्पष्ट था कि उसका वस्त्र समुद्री शैवाल से बना था। महिला झाओ हाई की ओर गई और झुक गई।
फिर वह मुस्कुराई और बोली, क्या आप बुडा कबीले के कुलपति, बीस्टमैन रेस के विदेशी राजकुमार और बॉनो के विदेशी बुजुर्ग झाओ हाई हैं? झाओ हाई ठीक हो गया, फिर उसने जल्दी से झुककर कहा, मैं वास्तव में झाओ हाई हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि वह युवती कौन है? महिला मंद मंद मुस्कुराई और बोली, मैं सीकिंग के महल की एक व्यक्ति हूँ। मेरा नाम लोला है, कृपया मेरे साथ आओ। झाओ हाई ने तुरंत कहा, इसने अधिकारी लोला को देखा है। यदि मैं पूछ सकूं कि अधिकारी लोला किस वंश का है? आप एक इंसान हैं। लोला मंद मंद मुस्कुराई और बोली, श्रीमान को बहुत विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इंसान नहीं, जलपरी हूँ। हम जलपरियां पूरे वर्ष पूंछ और टांगों के बीच बदलाव कर सकती हैं। इसलिए हमें इस तरह चलते हुए देखना कोई अजीब बात नहीं है। झाओ हाई ने सिर हिलाया और कहा, तो यह ऐसा ही है। मैंने नहीं सोचा था कि मछुआरों की शाही जनजाति वास्तव में जलपरियां थीं। ये पहली बार है जब मैंने इसके बारे में सुना है। लोला ने उत्सुकता से झाओ हाई की ओर देखा, ये पहली बार है। वह कैसे संभव है? अतीत में ऐसे कई अवसर आए जब मछुआरे और मनुष्य संपर्क में आए। निकटतम वाला लगभग कई हजार वर्ष पहले का होना चाहिए। क्या मनुष्यों के रिकॉर्ड में यह नहीं था? झाओ हाई ने घूर कर देखा, फिर उसने लौरा और अन्य लोगों की ओर देखा और कहा, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? लौरा और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। तब लौरा ने उत्तर दिया, मैंने नहीं किया। मैंने इतिहास की वे सभी पुस्तकें पढ़ी हैं जो हमने एकत्र की हैं। और पिछले 10,000 वर्षों में मछुआरों और मनुष्यों के बीच कोई संपर्क नहीं रहा है। लोला ने झाओ हाई की ओर देखा और फिर अपना सिर हिलाया, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। इंसानों के साथ हमारे शुरुआती रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन बाद में रेडियंट चर्च ने हम पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिससे हमारा संपर्क इंसानों से कट गया। बाद में हमने सुना कि रेडियंट चर्च के लोगों ने मनुष्यों के इतिहास की पुस्तकें बनाने का कार्यभार संभाला था। इसलिए ये स्वाभाविक था कि वे हमें इसमें शामिल नहीं करेंगे। झाओ हाई घूरता रहा, उसे इनमें से किसी भी मामले की जानकारी नहीं थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मनुष्य के 10,000 साल के इतिहास में मछुआरों के बारे में एक शब्द भी नहीं था। इसके अलावा ये इतिहास की किताबें बीस्टमैन के प्रति अनुचित रूप से आक्रामक थीं। इतिहास की किताबों में बीस्टमैन को जंगली और आक्रामक बताया गया है, जबकि बौने हिंसक और चिड़चिड़े थे। कल्पित बौने के लिए यह बेहतर था क्योंकि उनके बारे में लिखा गया था कि उनमें अद्वितीय सुंदरता थी। लेकिन ये अच्छी बात नहीं थी। इसने मनुष्यों को कल्पित बौनों के प्रति आकर्षित बना दिया। कुछ समय के लिए ऐसे मनुष्य थे जो एल्वेस को पकड़ रहे थे और उन्हें गुलाम बना रहे थे। अंत में कल्पित बौने मानव भूमि से पीछे हट गए और एल्वेन वन में चले गए, जिससे बाहरी दुनिया से उनका संपर्क पूरी तरह से कट गया। ये सब एक साथ रखने के बाद झाओ हाई ये समझने में सक्षम था कि क्या हो रहा था। ये रेडियंट चर्च की योजनाओं में से एक होनी चाहिए। वे चाहते थे कि मछुआरों को भुला दिया जाए और जानवरों और बौनों से नफरत की जाए। लेकिन चूंकि कल्पित बौने बहुत परिपूर्ण थे, इसलिए रेडियंट चर्च उन पर गंदगी ढूंढने में असमर्थ था। चर्च केवल एक ही विधि का उपयोग कर सकता है, और वह ये कि कल्पित बौनों को मनुष्यों के साथ अपने संबंध तोड़ने के लिए बाध्य किया जाए। अंत में उनकी योजना सफल हो गई, जिससे जातियों के लिए मनुष्यों के संपर्क में आना बहुत कठिन हो गया। इस समय लोला पहले ही झाओ हाई और अन्य लोगों को ग्रेट हॉल में ला चुकी थी। ये ग्रेट हॉल बहुत विशाल था। झाओ हाई जो देख सकता है, उसके अनुसार ग्रेट हॉल लगभग 20 मीटर ऊंचा रहा होगा। हॉल की छत क्रिस्टल से बनी थी, जिससे सीधे बाहर देखना संभव हो गया। कला का एक सुंदर नमूना बनने के लिए इन क्रिस्टलों को भी समायोजित किया गया था। ग्रेट हॉल के पत्थर के खंभे भी मोती और क्रिस्टल से जड़े हुए थे। प्रत्येक स्तंभ पर जलपरियां खड़ी थीं, लेकिन उनमें से प्रत्येक पहले ही अपने मानव रूप में बदल चुकी थी। ग्रेट हॉल के सबसे अंदरूनी हिस्से में एक विशेष सिंहासन था। यह एक सामान्य सिंहासन जैसा दिखता था, लेकिन इसका आधा हिस्सा पानी के अंदर था। इस सिंहासन पर एक जलपरी बैठी थी। उसने अपने सिर पर एक क्रिस्टल मुकुट और हाथ पर एक क्रिस्टल राजदंड के साथ हरे रंग का वस्त्र पहना था। हालांकि वह अपने मानव रूप में नहीं बदली, उसका निचला शरीर मछली की पूंछ जैसा था। लोला झाओ हाई और अन्य लोगों को लगभग 10 कदम दूर तक खूबसूरत जलपरी तक ले गया। तब लोला ने जलपरी को प्रणाम किया और कहा, महामहिम, मिस्टर झाओ हाई और उनकी पत्नियां आ गई हैं। महिला ने अपना हाथ हिलाया, तब लोला वापस जाने से पहले फिर से झुका। फिर झाओ हाई और अन्य लोग आगे बढ़े और झुके। झाओ हाई ने महामहिम जलपरी रानी को देखा है। रानी ने सिर हिलाया, फिर उसने उत्सुकता से झाओ है की ओर देखा। मिस्टर झाओ है, मिस लौरा, मिस मेगन, मिस मेग, मिस लिजी, मिस नीर, मैं सभी मछुआरों की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ कि आप मुझसे मिलने के लिए क्यों उत्सुक हैं? झाओ हाई और अन्य लोग घूरते रहे। उन्होंने नहीं सोचा था कि रानी उनके नाम सटीक रूप से ले पाएंगी। झाओ हाई महारानी की ओर उलझन में दिखे, लेकिन फिर भी उन्होंने उत्तर दिया, हमारे नाम जानना महामहिम के लिए सम्मान की बात है। मैं इस बार महामहिम को एक महत्वपूर्ण बात बताने आया हूँ। रानी मंद मंद मुस्कुराई और बोली, श्रीमान मुझे बता सकते हैं? झाओ हाई ने रानी की ओर देखा और अचानक कहा, ये कहने से पहले मैं महामहिम से कुछ पूछना चाहता हूँ। रेडियंट चर्च के बारे में आपका क्या विचार है? रानी अचंभित रह गई। वह झाओ हाई के सवाल पर भ्रमित हो गई। फिर उसने झाओ हाई से पूछा, श्रीमान के प्रश्न का उद्देश्य क्या है? क्या मिस्टर की यात्रा रेडियंट चर्च की वजह से है? मैंने सुना है कि मिस्टर रेडियंट चर्च के दुश्मन हैं। झाओ हाई ने घूर कर देखा, उसने रानी की ओर देखा और कहा, क्या महामहिम को इसके बारे में पता है? रानी मंद मंद मुस्कुराई और बोली, बेशक। हालांकि मछुआरों और इंसानों के बीच ज्यादा संपर्क नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोई भी खबर नहीं सुनते, विशेषकर मेरी जलपरी जाति। जब झाओ हाई ने रानी के बारे में सुना तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका, लेकिन फिर भी उसने उत्तर दिया, तब यह अच्छा है कि महामहिम को महाद्वीप के मामलों के बारे में पता है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि महामहिम रेडियंट चर्च को कैसे देखते हैं। रानी ने झाओ हाई की ओर देखा और कहा, रेडियंट चर्च एक दुष्ट संगठन है। वे शायद पूरी दुनिया पर राज करना चाहते थे और हम मछुआरों समेत सभी जातियों को गुलाम बनाना चाहते थे। जब उन्होंने रानी की बात सुनी तो झाओ हाई का आत्मविश्वास बढ़ गया। उसने रानी की ओर देखा और कहा, मुझे नहीं पता कि रानी को हजारों साल पहले हुए युद्ध के बारे में पता था या नहीं, जहां महाद्वीप की सभी प्रमुख जातियां एकजुट हुईं, दैवीय जाति के विरुद्ध युद्ध का मामला। रानी ने घूर कर देखा, फिर एक पल के लिए सोचा और कहा, मुझे ये याद है, हमारे कबीले के पास ये हमारे रिकॉर्ड में है। उसी समय हमारी फिशमैन जाति भी उस युद्ध में शामिल हो गई, लेकिन चूंकि ज्यादातर लड़ाई जमीन पर हुई, इसलिए हमें ज्यादा मदद नहीं मिली। लेकिन अभी भी हमारी मरमेड जनजाति के बहुत से बुजुर्ग थे जो उस युद्ध में मारे गए थे। झाओ हाई अब पूरी तरह से आश्वस्त था, मैं महामहिम को वह सब कुछ बताऊंगा जो मैं जानता हूँ। मुझे संदेह है कि रेडियंट चर्च एक शतरंज का टुकड़ा है जिसे डिवाइन रेस ने यहाँ महाद्वीप में रखा था।
वे दैवीय जाति के आक्रमण की तैयारी के लिए यहाँ आए थे। झाओ हाई को सुनने पर रानी के चेहरे के भाव बदले बिना नहीं रह सके। श्रीमान, मुझे सारी जानकारी बताएं। झाओ हाई ने सिर हिलाया और फिर बताया कि कैसे उसने बौनों को उनकी कलात्मक भावना को बहाल करने में मदद की। फिर लगभग उसी समय वह जानवर भगवान के भाले को पुनः प्राप्त करने के लिए उत्तरी बर्फ के मैदान में गया। उन्होंने अपनी कई अटकलें भी व्यक्त की। जब रानी ने झाओ हाई को सुना तो उसका चेहरा लगातार बदलता रहा। झाओ हाई के समाप्त होने के बाद रानी ने आह भरी और कहा, तो यह ऐसा ही है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मिस्टर बीस्टमैन रेस के विदेशी राजकुमार बन सकते हैं। ऐसा भी लगता है जैसे महाद्वीप में कोई भी नहीं है जो आपके बौनों के विदेशी बुजुर्ग बनने के बारे में जानता हो। तो जनाब इस बात की तैयारी में लग गए हैं। ऐसा लगता है जैसे महाद्वीप के लोगों ने श्रीमान की क्षमताओं को बहुत कम आंका था। झाओ हाई ने रानी की ओर अजीब दृष्टि से देखा। उसकी बातों से ऐसा लगता है जैसे वह महाद्वीप के मामलों पर अपडेट थी। इससे झाओ हाई भ्रमित हो गए। मछुआरों को महाद्वीप के बारे में इतनी गहरी समझ कैसे हो सकती है? रानी ने झाओ हाई की ओर देखा और फिर मंद मंद मुस्कुराई। मिस्टर को इस बात पर भ्रमित होने की जरूरत नहीं है कि हमारे मरमेड कबीले को महाद्वीप के मामलों के बारे में क्यों पता है। क्या श्रीमान को सी गॉड्स मर्चेंट यूनियन के बारे में पता है? सी गॉड्स मर्चेंट यूनियन के बारे में सुनकर झाओ हाई और अन्य लोगों के चेहरे बदल गए। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उन्होंने इसके बारे में नहीं सुना था, बल्कि इसलिए था क्योंकि वे इस नाम से बहुत परिचित थे। महाद्वीप के बड़े व्यापारी संघों में सी गॉड्स मर्चेंट यूनियन सबसे रहस्यमय था। इस व्यापारी संघ का मुख्य व्यवसाय उनके कपड़े और आभूषण थे। महारानी बिना किसी कारण के सी गॉड्स मर्चेंट यूनियन का उल्लेख नहीं करेंगी। उसके इस नाम का उल्लेख करने का मतलब था कि व्यापारी संघ मरमेड कबीले के नियंत्रण में है। ये बहुत चौंकाने वाली बात थी। लोगों का हमेशा यही मानना था कि मछुआरे हमेशा समुद्र में ही रहते थे। इस कारण किसी को संदेह भी नहीं होगा कि वे खुलेआम अपना व्यापारी संघ बना लेंगे। और यह वास्तव में महाद्वीप के सबसे प्रसिद्ध व्यापारी संघों में से एक था। झाओ हाई और लौरा ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में झटका देख सकते हैं। जलपरियां बहुत दुर्जय थीं। वे वास्तव में इसे लंबे समय तक छिपा सकते हैं। ये बहुत आश्चर्यजनक था। रानी ने झाओ हाई की अभिव्यक्ति को देखा और मुस्कुराई। मिस्टर को बहुत आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। आखिरकार हम मछुआरों को जीने के लिए अभी भी मानव उत्पादों की आवश्यकता है, लेकिन हम इंसानों के साथ खुलेआम व्यापार नहीं कर सकते। आखिरकार फिशमैन की अधिकांश दौड़ों में आपकी दौड़ के प्रति अच्छे प्रभाव नहीं थे। झाओ हाई ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझता हूँ। चूंकि महामहिम जानते हैं, अब आपकी जाति क्या करेगी। क्या आप रेडियंट चर्च और डिवाइन रेस से निपटने में हमारी मदद करेंगे? रानी ने सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए सोचा। स्वाभाविक रूप से रेडियंट चर्च मुख्य अपराधी था जिसने हमें महाद्वीप से दूर कर दिया, और वे सभी को गुलाम भी बनाना चाहते थे। तो हम सहमत क्यों नहीं होंगे? हम रेडियंट चर्च और डिवाइन रेस से निपटने में आपकी मदद करेंगे। जब उसने रानी को सुना तो झाओ हाई खुश हुए बिना नहीं रह सका। मैं महामहिम को धन्यवाद देता हूँ। रानी मंद मंद मुस्कुराई और बोली, श्रीमान को अधिक विनम्र नहीं होना चाहिए। श्रीमान ने जो किया उसकी तुलना में मेरा शब्द कुछ भी नहीं है। लेकिन श्रीमान, हम इस समय काफी परेशानी में हैं। मुझे डर है कि हम इस बीच सहायता प्रदान नहीं कर पाएंगे। मैं जानता था, झाओ हाई ने अंदर कहा, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर महामहिम इस झाओ हाई पर भरोसा करते हैं तब मैं आपकी सहायता कर सकूंगा। रानी ने घूर कर देखा, फिर सिर हिलाकर कहा, कोई जरूरत नहीं। बुरा कबीला जमीन पर मजबूत हो सकता है, लेकिन यह समुद्र है। मुझे डर है कि श्रीमान ज्यादा मदद नहीं कर सकते। जब झाओ हाई ने रानी को सुना तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और उसने कहा, महामहिम, जब आप मेरे बुरा कबीले के बारे में जानते हैं तो आपको मेरी क्षमता के बारे में भी जानना चाहिए। हो सकता है कि मेरे पास अच्छी साधना न हो, लेकिन मेरा काला जादू, विशेष रूप से मरा हुआ जादू, अद्वितीय है। अगर मैं कहूं कि मैं दूसरे स्थान पर हूं तो कोई भी ये दावा करने की हिम्मत नहीं करेगा कि वह पहले स्थान पर है। रानी ने झाओ हाई को घूर कर देखा, फिर एक पल सोचने के बाद उसने कहा, तो मिस्टर आपके मरे का उपयोग करके हमारी मदद करना चाहते हैं? झाओ हाई ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, यह इस पर निर्भर करता है कि आपने किन परेशानियों का सामना किया है। रानी ने झाओ हाई की ओर देखा और कुछ देर बाद उसने एक लंबी सांस ली और कहा, पैट्रियार्क झाओ हाई का मरे हुओं को बुलाना वास्तव में महाद्वीप में बहुत प्रसिद्ध है। ये रानी श्रीमान से कुछ भी नहीं छिपाएगी। इस बार हमें सचमुच कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा है। कोई सिंहासन को चुनौती देना चाहता था। यह उत्तर झाओ हाई की अपेक्षाओं के अनुरूप था। मरमेड रेस मछुआरों का शासक कबीला था। यदि विद्रोह नहीं होता तो वे रॉक श्रिम्प जनजाति के साथ संबंध स्थापित नहीं करते। आखिरकार रॉक श्रिम्प जनजाति बहुत अयोग्य थी। झाओ हाई ने रानी की ओर देखा और कहा, चूंकि महामहिम हमारे साथ गठबंधन बनाना चाहते थे, वे अब हम सहयोगी हैं। अगर कोई सहयोगी मुसीबत में हो तो मेरे लिए उसके साथ खड़ा रहना नामुमकिन होगा। मैं महामहिम से हमें समस्या बताने के लिए कहता हूँ। ये झाओ हाई मदद करने की पूरी कोशिश करेगा। रानी ने झाओ हाई को देखा और किसी तरह महसूस किया कि उस पर भरोसा किया जा सकता है। तो उसने आह भरते हुए कहा, मुझे डर है कि मिस्टर हम पर हंसेंगे। हालांकि हम समुद्र पर शासन करते हैं, पानी बहुत बड़ा है। हमारा मरमेड कबीला हर एक स्थान का प्रबंधन नहीं कर सकता। इसके अलावा चूंकि हमारा प्रबंधन काफी ढीला है, इसलिए कई लोग हमारा बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन हमें हाल ही में पता चला कि कुछ मछुआरे जनजातियों को परेशानी हो रही थी। साफ था कि कुछ तो हुआ होगा। इसलिए हमने कुछ लोगों को जांच के लिए भेजा और पता चला कि हमारा एक मजबूत अधीनस्थ सी ड्रैगन जनजाति हमारे नाम के तहत भारी मात्रा में कर एकत्र कर रहा है। हालांकि ये कर हमें नहीं सौंपे गए थे, बल्कि इसके बजाय उन्होंने इसे अपने लिए जमा कर लिया और इसका इस्तेमाल अन्य जनजातियों को अपनी तरफ खींचने के लिए किया। जब तक हमें पता चला, उन जनजातियों ने पहले ही एक गठबंधन स्थापित कर लिया था और स्पष्ट रूप से अपने विद्रोह की घोषणा कर दी थी। अब हमने समुद्र के पूर्वी हिस्से पर नियंत्रण खो दिया था। इसके अलावा सी ड्रैगन जनजाति ने भी एक सेना एकत्र कर ली है और अब वे हमारी ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारी मरमेड रेस ने कुछ समय से लड़ाई नहीं की है, हमारी प्रतिक्रिया धीमी थी। अब हमारी पीठ दीवार के पीछे है। झाओ हाई ने सिर हिलाया और कहा, तब मुझे कुछ दिनों के लिए महामहिम को परेशान करना होगा। उन कुछ दिनों में मैं उस समय का उपयोग उच्च स्तरीय मरे हुए समुद्री जानवरों का एक बैच बनाने और उन्हें एक सेना बनाने में करूंगा। मुझे विश्वास है कि समय आने पर वे महामहिम की मदद करने में सक्षम होंगे। आप क्या सोचते हैं? झाओ हाई ने जो कहा उसे सुनकर रानी अचंभित रह गई। फिर उसके चेहरे पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उसने कहा, तब मैं मिस्टर झाओ हाई को परेशान करूंगी। लोला, मिस्टर झाओ हाई के आराम करने के लिए एक कमरे की व्यवस्था करो। लोला आगे बढ़ी और रानी को प्रणाम किया। फिर उसने झाओ हाई की ओर अपना सिर घुमाया और कहा, मिस्टर, मेरे साथ आओ।
लोला के साथ जाने से पहले झाओ हाई ने रानी को प्रणाम किया। जब झाओ हाई ने ग्रेट हॉल छोड़ा तो एक जलपरी ने बगल के एक छोटे से प्रवेश द्वार से ग्रेट हॉल में प्रवेश किया। जलपरी ने तब रानी से कहा, महामहिम, हमने मिस्टर झाओ हाई से जो सुना है, ऐसा लगता है कि सी ड्रैगन का हमला भी दैवीय जाति से संबंधित है। रानी ने सिर हिलाया और कहा, हमारे कबीले के रिकॉर्ड में ड्रैगन रेस दिव्य जाति के सबसे वफादार कुत्ते थे। सी ड्रैगन का एक शाखा परिवार है। इस बार उनके अचानक उठाए गए कदम की कोई वजह हो सकती है। लुओ, आप रिकॉर्ड देखें और देखें कि दिव्य जाति के खिलाफ पिछले युद्ध के दौरान सी ड्रैगन ने क्या किया था। मुझे डर है कि मुझे याद नहीं आ रहा कि कबीले में इसका कोई रिकॉर्ड है या नहीं। जलपरी लुओ ने अनुपालन किया, फिर उसने रानी की ओर देखा और कहा, महामहिम, क्या आपको लगता है कि मिस्टर झाओ हाई की योजना संभव है? क्या मरे हुए वास्तव में उन समुद्री ड्रैगन से निपट सकते हैं? रानी मंद मंद मुस्कुराई और बोली, बुडा कबीले का कुलपति बहुत रहस्यमय है। महाद्वीप में ऐसे बहुत से लोग हैं जो उसकी जांच करने गए लेकिन कुछ पता नहीं चला। लेकिन कुछ लोगों को संदेह है कि उसके पास किसी प्रकार की स्पेस डाइवर्जन क्षमता है। इसके अलावा उनके सभी मरे हुए लोग बहुत उच्च स्तर के हैं, उनकी व्यक्तिगत लड़ने की ताकत कमजोर नहीं है। यदि हमें उसकी सहायता मिले तो हम अपनी क्षति को कम कर सकते हैं। आप वेलों को बहुत सारे जादुई जानवरों को पकड़ने और उन्हें लाने के लिए मेरे आदेश भेजिए। हम नहीं जानते कि मिस्टर झाओ हाई कितने मरे हुए व्यक्ति बना सकते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि जब युद्ध आएगा तो वे सी ड्रैगन निश्चित रूप से आश्चर्यचकित होंगे। लुओ ने सिर हिलाया, फिर वह जाने के लिए मुड़ी। ग्रेट हॉल के अंदर रानी ने बुदबुदाने से पहले आह भरते हुए कहा, आखिरकार दिव्य जाति लौट रही है। हे, यह अच्छा है। मैंने भी बदला लेने का इंतजार किया है। सी ड्रैगन रेस के जोकर, क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप हमें गद्दी से उतार सकते हैं? सपने देखते रहो। झाओ हाई और अन्य को लोला एक साइड हॉल में ले गया। ये हॉल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी इसमें महल का सुंदर सौंदर्य था। हॉल को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। प्रवेश करने पर सबसे पहले लॉबी में प्रवेश करना होगा। यह एक लिविंग रूम था जिसका फर्श नीले पत्थर से बना था। इसके अलावा पत्थरों को सावधानीपूर्वक पॉलिश किया गया था। जब कोई उन पर चलता था तो प्रतिबिंब देख सकता था। दूसरा कमरा भोजन कक्ष था। अंदर पत्थर के फर्नीचर थे। इस कमरे में लकड़ी की मेज और कुर्सियां थीं। ये सभी मेज और कुर्सियां बेहतरीन लकड़ी से बनी थीं। उन्होंने प्राकृतिक लकड़ी के दानों को उजागर करते हुए पेंट की एक भी कोटिंग का उपयोग नहीं किया। ये बहुत ही सरल और प्राकृतिक लग रहा था। तीसरे स्थान पर बिस्तर थे। अंदर कुल 4 कमरे और एक बैठक कक्ष था। हॉल का चौथा हिस्सा बाथरूम था। बाथरूम का फर्श नीले सीपियों से बना हुआ था। बाथरूम के बीच में एक बड़ा पूल था। तालाब के किनारों पर मछली के सिर की कई मूर्तियां थीं जिनसे पानी की फुहारें निकल रही थीं। इसकी ऊंचाई को स्थिर रखने के लिए पूल के नीचे एक पानी का आउटलेट भी था। पानी बिल्कुल साफ था और बिल्कुल भी ठंडा नहीं था। इसके बजाय गर्माहट महसूस हुई और इसमें स्नान करना बहुत अच्छा था। लोला ने झाओ हाई और अन्य लोगों से लिविंग रूम में जाकर पूछा और विदा लेने से पहले उन्हें महल के बारे में जानकारी दी। उसने झाओ हाई से यह भी कहा कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत है तो वह बेडरूम के अंदर रस्सी खींच सकता है। रस्सी को एक धातु की घंटी से जोड़ा गया था। जब रस्सी खींची जाती थी तो घंटी से एक अंगूठी निकलती थी जो आसपास के लोगों को सचेत कर देती थी। लोला के जाने के बाद झाओ हाई और अन्य लोग अपने शयन कक्ष में छोटे से रहने वाले क्षेत्र में चले गए। फिर झाओ हाई ने अपना मॉनिटर खोला। कयर ने लुओ और रानी के बीच की बातचीत को पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था। झाओ हाई और अन्य लोगों द्वारा वीडियो सुनने के बाद समूह चुप हो गया। कुछ समय बाद लौरा ने झाओ हाई की ओर अपना सिर घुमाया और कहा, भाई हाई, रानी की अभिव्यक्ति को देखकर क्या वह आश्वस्त है? झाओ हाई ने सिर हिलाया, फिर आह भरते हुए कहा, वह निश्चित रूप से है। जलपरियां लंबे समय से मछुआरों पर राज कर रही हैं, तो संभवतः उनके पास अपने तुरुप के पत्ते कैसे नहीं हो सकते। यदि उनके पास कोई तरीका नहीं होता तो वे बहुत पहले ही विद्रोह पर उतर आए होते। और रानी के हाव भाव को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वह अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करने से कतरा रही हैं। अन्यथा उसे मदद की जरूरत नहीं होती। लौरा ने सिर हिलाया, फिर लिजी ने भौहें चढ़ा दी और कहा, क्या हमें वास्तव में रानी की मदद करने की जरूरत है? उनके पास इन लोगों से निपटने के तरीके हैं। क्या इस समय हमें औजार की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है? झाओ हाई ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी स्थिति में यदि हम उन्हें सी ड्रैगन से निपटने में मदद करते हैं तो हमारा रिश्ता और अधिक घनिष्ठ हो जाएगा। ये हमारी भविष्य की योजनाओं के लिए अच्छा है। मैंने यह नहीं सोचा था कि ड्रैगन ईश्वरीय क्षेत्र के पक्ष में होंगे। ऐसा लगता है जैसे रेडियंट चर्च रोशनी में डिवाइन रेस का शतरंज का मोहरा था जबकि ड्रैगन छाया में उनका मोहरा था। मेगन को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल भारी हो। बिग ब्रदर है, ड्रैगन कई सालों से महाद्वीप पर दिखाई नहीं दिए हैं। ऐसा लगता है मानो वे अकरा पहाड़ों में रह रहे हों। यदि ड्रैगन वास्तव में दैवीय जाति के पक्ष में थे तो इसकी संभावना है कि वे पहाड़ के जादुई जानवरों को नियंत्रित कर रहे थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अकरा पर्वत 5 निश्चित क्षेत्रों में से एक बन गया था। दैवीय जाति के लिए जादुई जानवरों को नियंत्रित करने वाले ड्रैगन को दूसरों से गुप्त रखा जाना चाहिए। इसलिए वे स्वाभाविक रूप से अकरा पर्वत की गहराई में जाने वाले लोगों को मार डालेंगे। झाओ हाई के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई, फिर उसने सिर हिलाया और कहा, यह बहुत संभव है। यदि अकरा पर्वत में वास्तव में दैवीय जाति की शक्ति है तो राक्षसी रसातल निश्चित रूप से राक्षसों का अड्डा होगा। लोगों को पहले से ही कुछ संदेह था कि राक्षसी रसातल का संबंध राक्षस जाति से है, लेकिन किसी के पास इसका कोई सबूत नहीं था। मुझे लगता है कि राक्षसों ने जानबूझकर इसका इस्तेमाल राक्षसी रसातल पर सभी का ध्यान केंद्रित करने के लिए किया था, जबकि उत्कीर्ण आग शक्ति जमा करना जारी रखता है। राक्षसों और दैवीय जाति के तरीके वास्तव में समान थे, लेकिन उल्टे हैं। लौरा गंभीर हो गई और उसने कहा, ऐसा लगता है जैसे राक्षसों और दिव्य क्षेत्र ने अभी भी आग महाद्वीप के लिए दिल नहीं खोया है। भाई हाय, हम काफी भाग्यशाली हैं कि हम अभी तक अकरा पर्वत पर नहीं गए हैं और ड्रैगन और दिव्य जाति के बीच संबंध के बारे में पता नहीं लगाया है। यदि हमने वहां जाकर पता लगाया तो दैवीय जाति अवश्य सचेत हो जाएगी कि उनका रहस्य खुल गया है। यह उन्हें कार्रवाई के लिए प्रेरित कर सकता है। झाओ हाई ने सिर हिलाया, सौभाग्य से हम पहले फिशमैन रेस में गए, अन्यथा हम अकरा पर्वत पर चले गए होते क्योंकि एल्वेस अभी भी तैयार नहीं थे। मैं अंतरिक्ष को उन्नत करने के लिए कुछ जादुई जानवर और पौधे प्राप्त करने की योजना बना रहा हूँ। मैं ड्रैगन को वश में करने के बारे में भी सोच रहा था। आखिरकार उनकी लड़ने की ताकत महाद्वीप को अविश्वसनीय रूप से ज्ञात थी। मेगन ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह वास्तव में अजीब है कि ड्रैगन और दिव्य जाति के बीच संबंध के बारे में कोई नहीं जानता था। ऐसा लगता है कि यह रेडियंट चर्च की साजिशों के कारण भी था। झाओ हाई ने ठंडे स्वर में कहा और कहा, ऐसा लगता है रेडियंट चर्च ने शायद हमारी कल्पना से पहले ही ईश्वरीय जाति का आदेश प्राप्त कर लिया था।
दिव्य जाति अच्छी है, वे वास्तव में बहुत धैर्यवान थे। हालांकि वे शत्रुतापूर्ण रिश्ते में थे, झाओ हाई दिव्य जाति की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सके। उनके लिए इतने लंबे समय तक सब कुछ छिपाए रखना इस बात का प्रमाण था कि वे कितने धैर्यवान थे। हालांकि इससे झाओ हाई को उन पर अधिक ध्यान देना पड़ा। डिवाइन रेस रेडियंट चर्च के साथ साथ पूरे आर्क महाद्वीप को पूरी तरह से पलट सकती है। ऐसी दौड़ उल्लेखनीय थी और झाओ हाई लापरवाह होने से बच नहीं सके। लॉरा ने ठिठुरते हुए कहा, भाई है तो फिर हम क्या करें? जब हम सी ड्रैगन को बुझा देंगे तो क्या हम अक्रा पर्वत में ड्रैगन के साथ परेशानी की तलाश में होंगे? उसे डर था कि महाद्वीप को पता चल जाएगा कि झाओ हाई में ड्रैगन को अपमानित करने की हिम्मत थी। महाद्वीप में ड्रैगन अजेयता के प्रतीक थे, किसी को भी जाने और जानबूझकर उन्हें अपमानित करने का साहस नहीं हुआ। झाओ हाई ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो। सबसे पहले हम सी ड्रैगन से निपटते हैं और फिर हम फ्लेम आइलैंड जाते हैं और देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है। हो सकता है कि हमें रास्ते में कुछ लाभ मिले। उसके बाद हम ड्रैगन से निपटने जाएंगे, लेकिन चूंकि वे काफी मजबूत हैं इसलिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। सही लॉरा, आप और अन्य लोग अब 9वीं रैंक के विशेषज्ञ हैं, लेकिन आपके पास अपना खुद का माउंट नहीं है। हो सकता है कि हम आपको अक्रा पर्वत में सवारी के लिए कुछ ड्रैगन दिलवा सकें। लॉरा ने कहा, मैं उन्हें नहीं चाहती। वे बेवकूफ ड्रैगन ऐसा क्या करते हैं जो 9वीं रैंक का ब्लड हॉक नहीं कर सकता? मैं ब्लड हॉक्स को एक माउंट के रूप में उपयोग करना पसंद करूंगा। झाओ हाई और अन्य लोग हंसे। यदि महाद्वीप के अन्य लोग लॉरा को सुने तो वे निश्चित रूप से हंसेंगे। उसने वास्तव में एक ड्रैगन को माउंट के रूप में रखने के अवसर से इनकार कर दिया। यह एक बेतुका विचार है। कुछ देर बाद समूह धीरे धीरे शांत हो गया। फिर मेगन ने झाओ हाई की ओर अपना सिर घुमाया और कहा, बिग ब्रदर है, क्या आप कल से मरे बनाना शुरू करेंगे? आपके मरे हुए लोग अब 9वीं रैंक पर हैं, आप उन्हें किस रूप में देखना चाहते हैं? झाओ हाई ने सिर हिलाया, इससे निपटना वाकई मुश्किल है। जब वे लड़ते हैं तो हम उन मरे हुओं को अपना रूप बनाए रखने दे सकते हैं, लेकिन हम उन्हें जानबूझकर घायल कर देंगे या मृत बना देंगे। स्वाभाविक रूप से ये सिर्फ विश्वास दिलाने वाली बातें हैं। एक बार जब वे क्षति की एक निश्चित मात्रा तक पहुंच जाते हैं तो हम उन्हें अंतरिक्ष में प्राप्त कर सकते हैं। हम इस पद्धति का उपयोग आवरण के रूप में कर सकते हैं। साथ ही रानी भी मेरे मरे हुओं की ताकत से वाकिफ थी, इसलिए उन्हें लड़ते हुए देखकर उन्हें ज्यादा संदेह नहीं होगा। लिजी ने सिर हिलाया और कहा, मैं रानी से जो सुन सकता हूँ वह हमारे साथ सहयोग करने के अपने कदम में ईमानदार लगती है। इस मामले में यह उसके लिए अधिक फायदेमंद होगा यदि भाई हाई उसकी अपेक्षा से अधिक मजबूत हो। मुझे लगता है कि वह तुम्हें धोखा नहीं देगी। झाओ हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में मछुआरों के बारे में सावधान रहने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि उनके पास सी गॉड्स मर्चेंट यूनियन था और वे महाद्वीप से संपर्क कर सकते थे, वे हमेशा रहस्यमय रहे हैं और उन्हें कभी कभार ही देखा जा सकता है। अन्य शक्तियों के साथ उनका संपर्क अल्पमात्र ही कहा जा सकता है। तो मुझे विश्वास है कि वे कुछ नहीं कहेंगे। अन्य मछुआरे जनजातियों के भी बात करने की संभावना कम है, आखिरकार वे मनुष्यों के संपर्क में नहीं आते हैं। इस वजह से मेरा मानना है कि हम यहाँ जो कुछ भी करते हैं वह महाद्वीप में मनुष्यों के सामने प्रकट नहीं होगा। लिजी ने अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन हमें अभी भी सावधान रहने की जरूरत है। भले ही मछुआरे बात न करें, सी ड्रैगन के बारे में क्या? वे हमें बेनकाब करने के लिए अन्य ड्रैगन का उपयोग कर सकते हैं। लॉरा ने भी सिर हिलाया और कहा, भाई है, हमें और अधिक सावधान रहने की जरूरत है। झाओ हाई ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। लॉरा और अन्य लोगों ने कुछ भी नहीं कहा और वे अंतरिक्ष में वापस चले गए और तैयारी करने लगे। हालांकि रानी ने झाओ हाई को भोजन के लिए आमंत्रित नहीं किया था, फिर भी उसने लोगों से उसे व्यंजनों की एक सुंदर श्रृंखला भेजने के लिए कहा। मौजूद विभिन्न प्रकार के समुद्री भोजन झाओ हाई द्वारा पहले खाए गए खाद्य पदार्थों से कहीं अधिक थे। इससे झाओ हाई और अन्य लोग अपने भोजन से संतुष्ट हो गए। अगली सुबह झाओ हाई और अन्य लोगों द्वारा लोला द्वारा दिया गया नाश्ता खाने के बाद लोला ने उन्हें बताया कि रानी उन्हें आमंत्रित कर रही है। फिर झाओ हाई और अन्य लोग रानी से मिलने के लिए लोला के साथ ग्रेट हॉल में गए। रानी उसी स्थिति में बैठी थी जैसे कल झाओ हाई उससे मिली थी। झाओ हाई को देखकर रानी मंद मंद मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सकी और बोली, श्रीमान आइए और बैठ जाए। झाओ हाई ने तब देखा कि आज ग्रेट हॉल में कई कुर्सियां थीं। ऐसा लगता है जैसे ये खासतौर पर उनके लिए ही तैयार किए गए थे। झाओ हाई और अन्य लोगों द्वारा आभार व्यक्त करने और कुर्सियों पर बैठने के बाद रानी ने कहा, श्रीमान कितने मरे हुए लोगों को बुला सकते हैं? हमें कितने जानवर प्राप्त करने की आवश्यकता है? झाओ हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, जितने अधिक जानवर आप पा सकते हैं उतने अधिक बेहतर होंगे। ठीक है, महामहिम, कितने लोगों ने सी ड्रैगन के विद्रोह का अनुसरण किया था? उनके पास कितने लोग हैं? रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत सारी जनजातियां हैं जिन्होंने सी ड्रैगन में शामिल होने का फैसला किया है। मुझे नहीं पता कि वे कितने हैं, लेकिन बहुत सी छोटी छोटी जातियां थीं जो उनकी सेना में समाहित हो गईं। मुझे डर है कि सी ड्रैगन्स की वर्तमान सेना की संख्या लगभग 10 मिलियन से अधिक है। हालांकि वह जानता था कि समुद्र बड़ा है और यहाँ बहुत सारे जीव हैं, फिर भी झाओ हाई विपरीत पार्टी का नंबर सुनकर ठंडी हवा में सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका। अब उसे समझ में आया कि सी ड्रैगन्स ने जलपरियों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला क्यों किया। यदि जलपरियों से निपटा जाता तो सी ड्रैगन का समुद्र पर पूर्ण आधिपत्य होता। समय आने पर वे अपनी सेना एकत्र कर सकते हैं और रेडियंट चर्च के साथ समन्वय कर सकते हैं। उस समय पूरे महाद्वीप को जीतना असंभव नहीं होगा। इसके अलावा मछुआरों को भी फायदा हुआ। हालांकि वे जमीन पर बहुत अधिक समय तक नहीं रह सकते हैं, लेकिन किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि जब भी वे पराजित होते हैं तो वे समुद्र में वापस जा सकते हैं। समुद्र उनका क्षेत्र है और महाद्वीप की कोई भी सेना वहां उनका मुकाबला करने में सक्षम नहीं थी। यह मानव क्षेत्रों के ठीक बगल में मछुआरों के ठिकानों के बराबर होगा। यदि यह वास्तव में मामला था तो दिव्य जाति निश्चित रूप से उन पर निर्भर हो सकती है और महाद्वीप की प्रमुख जातियों के साथ संघर्ष की लड़ाई लड़ सकती है। उस समय भले ही वे ईश्वर रैंक वाले विशेषज्ञ को नहीं भेजते हैं और सिर्फ 9वीं रैंक की सेना भेजते हैं, फिर भी वे महाद्वीप की जातियों को हरा सकते हैं। आखिरकार महाद्वीप की जनसंख्या समुद्र के लोगों की तुलना में बहुत कम थी। इसके अलावा उनके पास अभी भी अक्रा पर्वत में ड्रैगन के साथ साथ रेडियंट चर्च भी था। ये सोचकर झाओ हाई को पसीना आ गया। यदि वह इस समय मछुआरों से मिलने न आता तो सचमुच संकट में पड़ जाता। यह अच्छा था कि वह सी ड्रैगन से निपटने के लिए मछुआरों के साथ मुद्दे को सुलझाने के लिए ठीक समय पर आया। रानी ने देखा कि झाओ हाई का चेहरा बदसूरत हो गया और काफी देर तक कुछ नहीं बोला। उसने सोचा कि वह सेना से भयभीत है, इसलिए उसने तुरंत कहा, श्रीमान को उनका विरोध करने की हमारी क्षमता के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बार हम सतर्क हो गए थे, इसलिए हम उचित प्रतिक्रिया नहीं दे सके। श्रीमान आप जितने लोगों को बुला सकते हैं बुला लें, ये पहले से ही काफी मदद है।
जब झाओ हाई ने सुना कि रानी उसे गलत समझ रही है तो वह तुरंत मंद मंद मुस्कुराया और कहा, महामहिम गलत समझते हैं, आप जितनी संख्या में पुलिस उपलब्ध करा सकते हैं मैं उतने मरे हुए लोगों को बुला सकता हूँ। मैं महामहिम से केवल इतना ही कह सकता हूँ कि जितनी संभव हो उतनी लाशें पकड़ें, दुश्मनों से लाशें लेना बहुत अच्छा होगा। रानी ने सिर हिलाया, ठीक है, श्रीमान को जादुई जानवरों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले से ही अपने लोगों से उन्हें तैयार करवा लिया था। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि श्रीमान कितना ले सकते हैं। झाओ हाई को पता था कि रानी का क्या मतलब है। आखिरकार उसके कबीले का मनुष्यों के साथ बहुत संपर्क था, इसलिए ये स्वाभाविक था कि वह डार्क मैजिस के बारे में जानती थी। वह जानती थी कि डार्क मैजिस की अपनी सीमा होती है। यदि मछुआरे झाओ हाई द्वारा बुलाए गए से अधिक प्रदान करते हैं तो उसे चेहरा खोना पड़ेगा। झाओ हाई ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, महामहिम को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्हें जितना संभव हो सके उतना दिलाएं, जितना अधिक उतना बेहतर। यदि महामहिम 10 मिलियन जादुई ईबास तैयार कर सकते हैं तो महामहिम 10 मिलियन मरे हुए सेना का अधिग्रहण करेंगे। इसे आराम करने के लिए खुद को माफ करना होगा। एक बार जब लाशें तैयार हो जाएं तो महामहिम मुझे लेने के लिए कुछ लोगों को भेज सकते हैं। फिर लौरा और अन्य लोगों के साथ जाने से पहले उसने प्रणाम किया। जब झाओ हाई चला गया तो लुओ पूरी तरह से गुस्से में ग्रेट हॉल में पहुंचे। महाराज, ये झाओ हाई बेहद घमंडी है। महामहिम केवल उसकी भलाई के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इसके बजाय वह असभ्य हो रहा है। रानी मंद मंद मुस्कुराए और फिर अपना सिर हिलाया। मूर्खतापूर्ण बात है, वह अत्यधिक अहंकारी नहीं है। वह बहुत मजबूत है। आप शायद नहीं जानते होंगे लेकिन इंसानों के बीच उनकी बहुत डरावनी प्रतिष्ठा है। केवल एक रात में उसने पूरे कई लाख अक्सू साम्राज्य की नौसेना को अपने मरे हुए में बदल दिया था। अगर वह सचमुच 10 मिलियन लाशों को मुर्दा बना सकता है तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। जाओ और जितना संभव हो उतने जादुई जानवर लाने का आदेश दो। जब तक वे जंगली हैं तब तक उन्हें पकड़ लो। ठीक है, जाओ सी ड्रैगन और उनके सहयोगियों की लाशें भी ले आओ। मैं देखना चाहता हूं कि एक मरे हुए समुद्री ड्रैगन कैसा दिखता है। जब वह ये बोल रही थी, रानी के चारों ओर एक मारक आभा प्रकट हो गई। जलपरी रानी बहुत क्रोधित थी। मरमिट जाति ने कई वर्षों तक समुद्र पर शासन किया था, लेकिन उन्हें इस पैमाने के विद्रोह का सामना नहीं करना पड़ा था। सी ड्रैगन ने वास्तव में जलपरियों को पूर्वी समुद्रों पर नियंत्रण खोने पर मजबूर कर दिया। मरमिट रेस के लिए यह कोई छोटा हमला नहीं था। पूर्वी समुद्र की युद्ध शक्ति पश्चिम की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि पूर्वी जल में सी ड्रैगन के अलावा शार्क, इलेक्ट्रिक ईल और विभिन्न जहरीली नस्लें भी थीं। लोगों का ये समूह बहुत मजबूत था। यही कारण था कि जब सी ड्रैगन ने अपने विद्रोह की घोषणा की तो मरमिट रेस सतर्क हो गई। हालांकि जलपरियां ऐसे लोग नहीं थे जिनके साथ खिलवाड़ किया जा सके। न केवल उनके पास वफादार वेल जनजाति और स्वॉर्डफिश जनजाति है, बल्कि उनकी अपनी लड़ने की ताकत भी दुर्जय थी। रानी का मानना था कि जब तक उनके पास समय है वे एक ऐसी सेना इकट्ठा करने में सक्षम होंगे जो सी ड्रैगन को एक झटके में खत्म कर सकती है। लुओ ने रानी की ओर देखा और झाओ हाई के बारे में अब और बात नहीं की। उसने फिर रानी की ओर देखा और कहा, महाराज, मैंने कल सी ड्रैगन के बारे में रिकॉर्ड भी जांचे और पता चला कि दिव्य जाति के साथ लड़ाई के दौरान सी ड्रैगन मौजूद नहीं थे। जब रानी ने लुओ को सुना तो वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन जवाब दिया, कोई समुद्री ड्रैगन नहीं है। इसका क्या मतलब है? लुओ ने उत्तर दिया, महामहिम, दैवीय जाति के खिलाफ बड़े युद्ध के दौरान जहां हमारी मरमेट जाति ने भाग लिया था, ड्रैगन भी वहां थे, लेकिन वे दैवीय जाति के पक्ष में थे। जब भगवान हार गए तो ड्रैगन के पास अक्रा पर्वत पर पीछे हटने के अलावा कहीं और जाने के लिए नहीं था। हालांकि उनमें से कुछ ने समुद्र की ओर भागने का फैसला किया और हमसे शरण का अनुरोध किया। सी किंग ने उन पर दया की और उन्हें यहाँ पनपने की अनुमति दी। बाद में उन ड्रैगन ने कुछ मछुआरों से शादी की और अंततः सी ड्रैगन रेस को जन्म दिया। जब रानी ने लुओ को सुना तो उसकी अभिव्यक्ति बदलने से नहीं रह सकी। तो आप कह रहे हैं कि युद्ध के बाद ही सी ड्रैगन अस्तित्व में आए? क्या दैवीय जाति ने हमसे निपटने के लिए ऐसा इरादा किया था? लुओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप वास्तव में ऐसा नहीं कह सकते। आखिरकार ये बहुत समय पहले की बात है। मेरा अनुमान है कि डिवाइन रेस का हाल ही में सी ड्रैगन से संपर्क हुआ, जिसने उन्हें हमारे साथ सौदा करने के लिए प्रेरित किया। अन्यथा वे विद्रोह करने के लिए हजारों वर्षों तक प्रतीक्षा नहीं करते। रानी ने सिर हिलाया, सी ड्रैगन्स के लिए हम पर हमला करना असंभव होगा। हालांकि हम अभी भी पुष्टि कर सकते हैं कि सी ड्रैगन कृतघ्न कमीनों का एक समूह है। लुओ ने भी अपनी अभिव्यक्ति में गुस्सा दिखाया। जब उसने रिकॉर्ड की जांच की तो वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन जितना अधिक वह पढ़ती गई वह चिढ़ती गई। ये सी ड्रैगन बहुत बेशर्म थे। जलपरियों ने उन्हें आश्रय दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने विद्रोह कर दिया। तब रानी ने ठंडी खर्राटे लेते हुए कहा, सी ड्रैगन रेस, तुम बस रुको। लुओ, सुनिश्चित करें कि मिस्टर झाओ हाई की सभी जरूरतें पूरी हों। शायद वह इस युद्ध का रुख बदल सकते हैं। लुओ ने जाने के लिए मुड़ने से पहले सिर हिलाया। रानी ने ठंडे स्वर में फुसफुसाया और फिर बुदबुदाया, सी ड्रैगन रेस, अच्छा। आप वास्तव में सोचते हैं कि आप संपूर्ण आग महाद्वीप पर शासन कर सकते हैं? जब झाओ हाई और अन्य लोग अपने कमरे में लौटे तो लौरा ने असमंजस में झाओ हाई को देखा और कहा, भाई हाई, अभी क्या हुआ? तुम अचानक अहंकारी क्यों हो गए? झाओ हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी भी व्यवसाय में अपनी शक्ति व्यक्त करना सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। यह मत भूलिए कि हमने मरमेड कबीले के साथ गठबंधन बनाया था, और चूंकि अब हम सहयोगी हैं, इसलिए हमें खुद को बराबर के रूप में देखने की जरूरत है। अगर हम अपनी कमजोरी दिखाएंगे तो उनका हम पर से भरोसा उठ जाएगा। फिर झाओ हाई ने मॉनिटर खोला और लुओ और रानी की मुलाकात का वीडियो चलाया। रानी और लुओ की बात सुनने के बाद झाओ हाई और अन्य लोगों का चेहरा बदसूरत होने से बच नहीं सका। उन्होंने नहीं सोचा था कि सी ड्रैगन का वास्तव में मछुआरों के साथ ऐसा इतिहास होगा। यदि वे वास्तव में दैवीय जाति के शतरंज के मोहरे थे तो दैवीय जाति बहुत भयानक थी। लौरा ने झाओ हाई की ओर मुड़ने से पहले मॉनिटर की ओर देखा। भाई हाई, क्या आपको लगता है कि सी ड्रैगन को जानबूझकर दैवीय जाति द्वारा वहां रखा गया था? झाओ हाई ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर होते तो इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं करते। फिर जब रेडियंट चर्च सबसे दुर्जय था तो उन्होंने पहले ही सहयोग कर लिया होता और पूरे महाद्वीप पर विजय प्राप्त कर ली होती। लौरा और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। फिर झाओ हाई ने आह भरी और कहा, लेकिन कोई बात नहीं, हमें सी ड्रैगन से निपटना होगा। जब समय आएगा हम सी ड्रैगन से पूछताछ कर सकते हैं, फिर हम सच्चाई को उजागर कर सकते हैं। लौरा और अन्य लोगों ने फिर सिर हिलाया। फिर झाओ हाई ने मछुआरों की तैयारियों को दिखाते हुए मॉनिटर का दृश्य बदल दिया। इस समय छोटे द्वीप के आसपास के स्थान बहुत व्यस्त हो गए थे। वेल जनजाति और स्वॉर्डफिश जनजाति के लोगों को आसपास के जल में सभी जंगली जादुई जानवरों को पकड़ने के लिए भेजा गया है।
इसके अलावा रानी ने अन्य सभी मछुआरों को जानवरों को पकड़ने के लिए पूरे पैमाने पर जाने के लिए एक और आदेश भी भेजा था और उन सभी को द्वीप पर भेज दिया था। जब झाओ हाई ने मछुआरों की ताकत देखी तो वह बहुत शांत थे। केवल एक दिन में वे वास्तव में 100,000 जानवरों को द्वीप पर भेजने में कामयाब रहे। उनके लिए 100,000 जानवरों को इकट्ठा करने में केवल एक दिन लगाना और उन्हें द्वीप पर भेजना भयावह था। वहां पहले से ही बहुत सारे जादुई जानवर थे जिन्हें पकड़ लिया गया था। हालांकि झाओ हाई उपस्थित नहीं हुए, रानी ने भी उन्हें संदेश नहीं भेजा। अगली सुबह नाश्ता करने के बाद लोला पहुंचे और झाओ हाओ को ग्रेट हॉल में आमंत्रित किया। महारानी के अलावा लुओ लुओ भी मौजूद थे, लेकिन लुओ लुओ अभी एक साधारण नौकर की तरह लग रही थी, उसका सिर आज्ञाकारिता में झुका हुआ था। लुओ लुओ के अलावा एक टर्टल फिशमैन और वेल फिशमैन भी मौजूद थे। झाओ हाई को अजीब लगा, ये वेल फिशमैन ग्रेट हॉल में कैसे आ सका। अपने शरीर के साथ पत्थर के खंभों के सहारे ऊपर जाना उनके लिए असंभव था। उनके पास अंदर आने के अन्य रास्ते हो सकते हैं। झाओ हाओ ने बाद में कयिर से इस बारे में पूछने का फैसला किया। झाओ हाई को आते देख रानी ने सिर हिलाया और कहा, मिस्टर झाओ हाई आइए। आइए मैं आपको द्वीप गार्ड के कप्तान वेल फिशमैन दशान और गार्ड कमांडर टर्टल फिशमैन जिंताई से मिलवाता हूँ। झाओ हाई ने इन दोनों को देखा और उनकी पहचान की। वेल वह थी जो उसे द्वीप तक ले गई थी, जबकि कछुआ वह था जो उन्हें महल तक लाया था। झाओ हाई ने दोनों को प्रणाम किया और फिर कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये झाओ हाई मुझे यहाँ पहुंचाने के लिए आप दोनों को धन्यवाद देता है। उन्होंने झाओ हाई का शिष्टाचार भी लौटाया, लेकिन एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। फिर वे रानी के पक्ष में खड़े होने के लिए लौट आए। रानी फिर झाओ हाई की ओर मुड़ी और बोली, श्रीमान, हम पहले ही 100,000 जादुई जानवर एकत्र कर चुके हैं, कृपया उन पर एक नजर डालें। झाओ हाई ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं अब वहां जाऊंगा। महामहिम, कृपया पहले इसे स्वयं को क्षमा करने की अनुमति दें। रानी ने हाथ हिलाते हुए सिर हिलाया और कहा, तब तो मुझे परेशान करना पड़ेगा श्रीमान। दशान, जिंताई, मिस्टर झाओ हाई की हर एक जरूरत का ख्याल रखना सुनिश्चित करें। फिर दोनों ने रानी को प्रणाम करने और फिर झाओ हाई के साथ हॉल छोड़ने से पहले अपना समझौता जारी किया। जब वे बाहर निकले तो कछुए उनके लिए पहले से ही तैयार थे। झाओ हाई और अन्य लोग पूल से नीचे कूदने से पहले कछुओं के ऊपर चढ़ गए और फिर गायब हो गए। झाओ हाई के पास अभी किसी भी चीज पर ध्यान देने का समय नहीं था। जब कछुए टीले में घुसे तो झाओ हाई को लगा कि वह एक रोलर कोस्टर पर सवारी कर रहा है और गति पृथ्वी की तुलना में बहुत अधिक थी। ये पहली बार था कि लौरा और अन्य लोगों को इसका अनुभव हुआ, इसलिए वे चीखने के अलावा कुछ नहीं कर सके। लेकिन चूंकि वे पहले से ही 9वीं रैंक के विशेषज्ञ थे, इसलिए उन्हें शांत होने में थोड़ा समय लगा। जब वे ऊपर जा रहे थे, झाओ हाई ने अनुमान लगाया कि उन्हें लगभग 1 घंटा लग गया है। लेकिन अब जब वे नीचे जा रहे थे तो ऐसा करने में उन्हें केवल कुछ मिनट लगे। पलक झपकते ही वे पहले से ही समुद्र की सतह पर थे। झाओ हाई ने लौरा और अन्य लोगों की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। वह देखना चाहता था कि क्या वे भयभीत हैं, लेकिन जब उन्होंने उनके भाव देखे तो झाओ हाई को राहत महसूस हुई। हालांकि लौरा और अन्य लोग डरे हुए थे, लेकिन उनकी वर्तमान अभिव्यक्तियों से उनका आनंद प्रकट हुआ। झाओ हाई फूट फूट कर मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका। उन्हें वास्तव में लगता था कि महिलाएं अजीब प्राणी थीं, वे बहुत अधिक विरोधाभासों से भरी हुई थीं। उन्हें स्वादिष्ट खाना पसंद था, लेकिन उन्हें मोटे होने का डर भी था। वे सोचते हैं कि रोलर कोस्टर डरावने थे, लेकिन केवल सवारी का आनंद लेने के लिए। झाओ हाई ने जिंताई की ओर मुड़ने से पहले अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, कमांडर जिंताई, कृपया मुझे उन जादुई जानवरों को देखने के लिए ले जाएं। जिंताई ने अपना सिर घुमाया और मंद मंद मुस्कुराया, मुझे मिस्टर झाओ हाई के साथ अन्याय करना होगा। मैं अपने कर्तव्यों के कारण इस स्थान पर अधिक समय तक नहीं रह सकता। हालांकि दशान यहाँ आएगा और तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा। झाओ हाई ने सिर हिलाया, फिर उसने जिंताई की ओर देखा और कहा, धन्यवाद कमांडर। लेकिन कमांडर जिंताई, इस जगह में कैसे प्रवेश और निकास कर पाएंगे? जिंताई ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर को चिंता करने की जरूरत नहीं है। रानी ने स्वयं संदेश भेजा कि श्रीमान और आपकी पत्नियां जलपरी क्षेत्र में घूमने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई भी आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा। झाओ हाई ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तब मुझे महामहिम को धन्यवाद देना होगा। मेरी पत्नियां इस जगह को लेकर बहुत उत्सुक हैं। मैं भी इधर उधर देखने को मजबूर हूँ। जिंताई ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मिस्टर का यहाँ बहुत स्वागत है। मरमेड डोमेन बहुत सुंदर है। इसके अलावा रॉयल जनजाति बहुत मेहमाननवाज है। मेरा विश्वास है कि वे जल्दी ही तुम्हारी पत्नियों से मित्रता कर लेंगे। फिर उसके इतना कहने के बाद समुद्र की सतह पर अचानक एक बड़ा उभार उभर आया। तभी दशान की पहाड़ी आकृति अचानक प्रकट हुई। दशान के प्रकट होने के बाद उसने तुरंत झाओ हाई को प्रणाम किया और कहा, मिस्टर, कृपया मेरे साथ आइए। मैं तुम्हें जादुई जानवरों को देखने ले जाऊंगा। झाओ हाई ने सिर हिलाया, फिर वह दशान के वेल माउंट पर सवार हो गया। जब लौरा और अन्य लोग बोर्ड पर चढ़ने वाले थे तो झाओ हाई ने उन्हें मुस्कुराते हुए कहा, इस बीच आप खेलें, मैं ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगा। जब उन्होंने झाओ हाई को सुना तो महिलाएं खुद को घूरने से नहीं रोक सकी, इससे पहले कि उनकी आंखें अचानक चमक उठें। क्या हम सचमुच खेल सकते हैं? अच्छा, शानदार। झाओ हाई मंद मंद मुस्कुराए और फिर जिंताई की ओर मुड़े और कहा, कमांडर जिंताई, मुझे आपको परेशान करना होगा, मैं निश्चित रूप से जल्द ही वापस आऊंगा। जिंताई ने मंद मंद मुस्कुराया और कहा, मिस्टर निश्चिंत हो सकते हैं। फिर झाओ हाई ने दशान की ओर मुड़ने से पहले जिंताई को प्रणाम किया और कहा, कैप्टन दशान, चलो चलते हैं। दशान ने सिर हिलाया, फिर उसने अपनी सवारी को एक द्वीप की ओर बढ़ने का आदेश दिया। झाओ हाई के मरमेड द्वीप छोड़ने के तुरंत बाद वह पास के एक द्वीप पर पहुंचे जहां बड़ी संख्या में मछुआरे मौजूद थे। ये मछुआरे बहुत सारे जादुई जानवर लाए थे। ये सभी जानवर जीवित थे, उनमें से कुछ जंगली थे जबकि कुछ संघर्ष कर रहे थे। जब झाओ हाई ने यह दृश्य देखा तो वह घूरे बिना नहीं रह सका। उसने दशान की ओर अपना सिर घुमाया और कहा, कप्तान दशान, मृत जानवर ठीक हैं। यदि वे जीवित भी हों तो भी वे मेरे हाथों मर जाएंगे। इससे पहले कि मैं उन्हें मरे में बदल सकूं, मैं चाहता हूं कि वे मर जाएं। जब दशान ने झाओ हाई को सुना तो उसने सिर हिलाया और फिर कहा, ठीक है श्रीमान, कृपया थोड़ा इंतजार करें। तब दशान ने मछुआरों की ओर अपना सिर घुमाया और कहा, उन जादुई जानवरों को मार डालो और फिर तुम जा सकते हो। मछुआरे घूरते रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने आज्ञा का पालन किया। उन्होंने सभी प्रकार के हथियार निकाले और उन सभी जादुई जानवरों को मार डाला जो वे लाए थे। हालांकि इन जादुई जानवरों को मारने के बाद मछुआरों ने नहीं छोड़ा। उनमें से हर कोई झाओ हाई को उत्सुकता से देख रहा था। उनकी उपस्थिति को देखकर झाओ हाई घूरने से खुद को रोक नहीं सके। फिर उसने अपनी सोच बदली और समझ गया कि क्या हो रहा है।
इन मछुआरों को शायद पता होगा कि वह क्या करने वाला था। उन्होंने पहले किसी डार्क मैच को मरा हुआ नहीं देखा था, इसलिए वे ये देखने के लिए उत्सुक थे कि यह कैसा दिखता है। झाओ हाई मंद मंद मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। उसने अपने सामने ढेर किए गए 100,000 जादुई जानवरों को देखा। इसके अलावा चूंकि इनमें से कुछ जादुई जानवर काफी बड़े थे, इसलिए ढेर बिल्कुल पहाड़ी जैसा दिखता था। झाओ हाई ने कुछ नकली मंत्र बुदबुदाने से पहले अपने ब्लड घोस्ट स्टाफ को बाहर निकाला। फिर उसने अपने कर्मचारियों को लहराया जैसे ही एक काली गैस दिखाई दी और जादुई जानवरों के ढेर को घेर लिया। मछुआरों ने काली गैस के ढेर को देखा जो जानवरों के ढेर में समा गया था। कुछ ही देर में काली गैस गायब हो गई, लेकिन मछुआरों ने बाद में जो देखा वह कुछ ऐसा था जिससे वे घबराकर चीख पड़े। मरे हुए जादुई जानवरों का ढेर अब हड्डियों के ढेर में बदल गया था। वहां न तो खून मिला और न ही मांस, केवल हड्डियां मौजूद थीं। इसका वहां उपस्थित लोगों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। मछुआरे ठंड महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सके, और इसी समय और भी चौंकाने वाली बातें हुई। हड्डियों का ढेर हिलने लगा था। मछुआरों की निगाहों से उस ढेर की एक एक हड्डी हिलने लगी। धीरे धीरे बनने और खुद को अस्तर देने से पहले हड्डियां समुद्र में लुढ़कने लगी। बड़े जानवर नीचे थे जबकि छोटे जानवर ऊपर थे। कुछ ही समय में 1,00,000 जादुई जानवरों ने खुद को एक घन संरचना में व्यवस्थित कर लिया था, जिससे आसपास के समुद्र का स्थान भर गया था। जैसे ही उनकी अभिव्यक्ति बदल गई, मछुआरे पीछे हटने से खुद को नहीं रोक सके। वे इन मरे हुओं से यथासंभव दूर रहना चाहते थे। मछुआरों को पीछे हटते देख झाओ हाई थोड़ा आगे बढ़े और एक इरादे से मरे हुए जानवर अचानक गायब हो गए। पीछे केवल 2 कछुए जैसे जानवर बचे थे। झाओ हाई मरे हुए कछुए के ऊपर कूद गया और फिर दशान को झुकाया। मैं कप्तान दशान को धन्यवाद देता हूँ। मैं पहले जा रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी पत्नियां क्या कर रही हैं। कैप्टन को अब मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं है। झाओ हाई के अधीन कछुआ धीरे धीरे मरमेड द्वीप की ओर तैरते हुए अपने 4 अंगों को हिला रहा था। लेकिन इस समय दशान अभी भी ठीक नहीं हुआ है। केवल जब झाओ हाई मरमेड द्वीप के करीब था तभी दशान ठीक हो सका। जैसे ही उसने झाओ हाई की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया तो उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखें खौफ से भरी थी। उसके मन में झाओ हाई एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति बन गया था। यह आदमी वास्तव में सैकड़ों मरे हुए जानवरों को अपने साथ ले जा सकता है। ऐसे व्यक्ति का मरमेड द्वीप में होना बहुत ही असुरक्षित बात थी। इस बारे में सोचने के बाद झाओ हाई के साथ मरमेड द्वीप की ओर चलते हुए दशान ने तुरंत अपनी सवारी का आग्रह किया। जब झाओ हाई अपनी पत्नियों की तलाश कर रहा था, दशान जिनताई की तलाश में गया। उनका मानना है कि झाओ हाई की हर हरकत पर नजर रखना उनकी अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी था। झाओ हाई को पता नहीं था कि दशान क्या सोच रहा था। जब वह मरमेड द्वीप के चारों ओर देख रहा था तो वह अपने मरे हुए कछुए के ऊपर खड़ा था। मरमेड द्वीप बहुत बड़ा था और असंख्य चट्टानों से घिरा हुआ था। समय समय पर चट्टानों पर खेलती कुछ जलपरियां भी देखी जा सकती थीं। जबकि झाओ हाई उत्सुक थी, जलपरियां भी झाओ हाई के बारे में उत्सुक थीं। उनकी नजरों को भांपते हुए झाओ हाई ने उनकी नजरों से न मिलने की पूरी कोशिश की। वह यहाँ के रीति रिवाजों को नहीं जानता था, इसलिए अगर उसने उनकी आंखों में देखा तो वह मुसीबत में पड़ सकता था। लेकिन झाओ हाई को जो बात अजीब लगी वह ये थी कि उसने कोई बूढ़ी जलपरी नहीं देखी थी। उसने जो कुछ देखा था वह सभी युवा खूबसूरत महिलाओं की तरह दिख रहे थे। महल के अंदर भी झाओ हाई मॉनिटर का उपयोग करते समय एक बूढ़ी जलपरी को नहीं देख सका। कुछ ही समय में झाओ हाई को अंततः लौरा और अन्य मिल गए। वे वर्तमान में कुछ जलपरियों के साथ बातचीत करते हुए एक चट्टान पर बैठे थे। समूह बहुत हर्षित लग रहा था। मेघ की नजरें तेज थीं, इसलिए जब उसने झाओ हाई को देखा तो उसने तुरंत उसकी ओर हाथ हिलाया। झाओ हाई ने कछुए को उन्हें देखने से पहले आगे बढ़ने का निर्देश दिया और कहा, तुम जाओ और कुछ और खेलो। मैं जाऊंगा और महामहिम के साथ कुछ मामलों पर चर्चा करूंगा। ठीक है, मैं कमांडर जिनताई को परेशानी से बचाने के लिए यहाँ कुछ कछुए भी छोड़ूंगा। फिर उसने कुछ कछुए जैसे मरे हुए जादुई जानवरों को वापस ले लिया। फिर उसने मध्य पत्थर के खंभे की ओर वापस जाने से पहले लौरा और अन्य लोगों की ओर सिर हिलाया। जब वह पत्थर के खंभे पर पहुंचा तो झाओ हाई ने पाया कि दशान और जिनताई पहले से ही वहां थे। जब वह पास गया तो पाया कि उनके हाव भाव बदल गए हैं। झाओ हाई ने ध्यान से उनकी आंखों में देखा और पाया कि दशान की आंखों पर डर का संकेत था। हालांकि जिनताई की आंखों में अभी भी डर था, साथ ही मिश्रित उत्तेजना का संकेत भी था। झाओ हाई ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वह यहाँ जलपरियों के साथ सहयोग करने के लिए आया था, न कि उनसे दुश्मन बनाने के लिए। इसलिए जब तक जलपरियां उसे एक सहयोगी के रूप में मानती हैं, तब तक झाओ हाई का मानना था कि वे उस पर हमला नहीं करेंगे। जब झाओ हाई आगे आए तो जिनताई और दशान ने तुरंत उन्हें सलामी दी। झाओ हाई महसूस कर सकते हैं कि इस बार का अभिवादन पहले की तुलना में अधिक ईमानदार था। झाओ हाई ने जिनताई की ओर मुड़ने से पहले तुरंत इशारा किया और कहा, कमांडर, मैंने पहले ही लौरा और अन्य लोगों को कुछ कछुए दे दिए हैं। आपको उन्हें लाने के लिए लोगों को भेजने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्या मैं अभी रानी से मिलने जा सकता हूँ? जिनताई ने सिर हिलाया और कहा, मेरे साथ आओ। फिर जब वे पत्थर के खंभे की धारा के विपरीत तैर रहे थे तो उसने अपने माउंट का उपयोग किया। झाओ हाई ने जिनताई का अनुसरण करने से पहले दशान को सिर हिलाया। जब दशान ने झाओ हाई को वापस जाते हुए देखा तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन एक लंबी आह भरी। जब से उसने झाओ हाई को उन जादुई जानवरों को मरे हुए में बदलते देखा है, उसे झाई हाई को देखते समय अत्यधिक दबाव महसूस होने लगा था। लेकिन अब जब वह चला गया तो दशान को राहत महसूस हुई। दशान ने खंभे की ओर देखा और फिर कहा, ऐसा लगता है जैसे सी ड्रैगन का दुर्भाग्य भयानक है। फिर उसने पानी में डूबते समय अपना सिर हिलाया। झाओ हाई जिनताई के साथ बड़े पूल में लौट आए थे। किनारे पर पहुंचने के बाद झाओ हाई ने तुरंत अपने मरे हुए जादुई जानवर को अंतरिक्ष में रख दिया। फिर उन्होंने ग्रेट हॉल की ओर जाने से पहले जिनताई को सलामी दी। लेकिन झाओ हाई के ग्रेट हॉल पहुंचने से पहले लोला उसका स्वागत करने आया। जब लोला ने झाओ हाई को देखा तो वह थोड़ा अचंभित हुए बिना नहीं रह सकी। फिर उसने तुरंत कहा, मिस्टर झाओ है, महामहिम पहले से ही अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। झाओ हाई ने सिर हिलाया। फिर लोला घूमा और झाओ हाई को ग्रेट हॉल की ओर चलने के लिए ले गया। अंदर पहुंचने पर झाओ हाई ने देखा कि लुओ लुओ रानी के ठीक बगल में बैठा था, जैसे कि उसे कुछ बता रहा हो। रानी भी सुन रही थी और बीच बीच में सिर हिला देती थी। झाओ हाई और लोला द्वारा रानी का अभिवादन करने के बाद रानी ने सिर हिलाया और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर इतनी जल्दी वापस आएंगे। क्या श्रीमान का संबंध सुचारू रूप से चला गया? झाओ हाई ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, बहुत सहज। महामहिम को इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप जब चाहें मैं युद्ध क्षेत्र में जा सकता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि युद्ध के मैदान में एक डार्क मैच की शक्ति अपने चरम पर है।
रानी ने सिर हिलाया और कहा, मैं श्रीमान से 2 दिन प्रतीक्षा करने के लिए कहती हूँ। 2 दिनों में वेल, स्वॉर्डफिश और कछुए अग्रिम पंक्ति की ओर एक सेना भेजेंगे। मिस्टर फिर उनके साथ जा सकते हैं। झाओ हाई ने सिर हिलाया और कहा, फिर मैं महामहिम की व्यवस्था के साथ जाऊंगा। यदि यह संभव है तो मैं महामहिम से सी ड्रैगन और उनकी सेना के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए कहना चाहूंगा। क्या ये ठीक है? रानी ने सिर हिलाया, यह कोई समस्या नहीं है। श्रीमान निश्चिंत रहें, वे सामग्रियां यथाशीघ्र आप तक पहुंच जाएंगी। झाओ हाई ने सिर हिलाया और फिर रानी को प्रणाम किया, तो फिर इस झाओ हाई को माफ किया जाना चाहिए। यदि और भी जादुई जानवर हैं तो कृपया मुझे सूचित करने के लिए किसी को भेजें। रानी ने सिर हिलाया, ठीक है, अगर श्रीमान को कुछ चाहिए तो संदेश भेजने में संकोच न करें। झाओ हाई ने सिर हिलाया और फिर रानी को प्रणाम करने और फिर जाने से पहले अपना आभार व्यक्त किया। जब झाओ हाई चला गया तो लुओ लुओ तुरंत रानी की ओर मुड़ा और कहा, महामहिम, ये झाओ हाई बहुत खतरनाक है। उसने बस हाथ हिलाया और 1 लाख जादुई जानवरों को मरे हुए में बदल दिया। इसके अलावा वह वास्तव में उन्हें कहीं संग्रहित कर सकता है। ऐसे व्यक्ति का इस स्थान पर रहना बहुत ही खतरनाक होता है। रानी मंद मंद मुस्कुराई और बोली, झाओ हाई के बारे में चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। वह हमारा सहयोगी है, वह जितना मजबूत होगा हमें उतना ही अधिक लाभ होगा। निश्चिंत रहें, कोई बुरी बात नहीं होगी। लुओ लुओ ने उत्तर दिया, अब जब मैंने देखा कि डार्क मैजिस क्या है तो मैं समझ सकता हूँ कि महाद्वीप ने उन्हें बुराई का दूत क्यों माना। वे सचमुच भयावह हैं। पलक झपकते ही 1 लाख जादुई जानवर हड्डियों में बदल गए थे। ये बहुत डरावना था। मैं सचमुच नहीं जानता कि उसे अपनी पत्नियां कैसे मिलीं। उसने उन्हें यूं ही नहीं छीन लिया ना। रानी ने लुओ लुओ की ओर देखा और मुस्कुराई। लुओ लुओ, किसी व्यक्ति को उसके बाहरी रूप से मत आंकिए। रेडियंट चच सतही तौर पर अतुलनीय रूप से पवित्र था, लेकिन वास्तव में सबसे बुरे लोग थे। और यद्यपि मिस्टर झाओ हाई काले जादू का उपयोग करते हैं, उन्होंने वास्तव में किसी निर्दोष व्यक्ति को घायल नहीं किया है। लुओ लुओ, ये याद रखें, ताकत अच्छे या बुरे का वर्णन नहीं करती है। ये व्यक्ति स्वयं है जो अच्छा या बुरा होने का निर्णय लेता है। समझा? लुओ लुओ ने सिर हिलाया, मैं समझता हूँ। महामहिम, मिस्टर झाओ हाई के शामिल होने से मैं इस युद्ध को जीतने की अपनी संभावनाओं को लेकर और अधिक आश्वस्त हो गया हूँ। इसके अलावा महामहिम, मिस्टर झाओ हाई का क्या मतलब था जब उन्होंने कहा कि युद्ध के मैदान में एक काला जादूगर सबसे शक्तिशाली होता है? रानी मुस्कुराई और बोली, युद्ध के मैदान में सबसे अधिक क्या होता है? ये मरे हुए लोग हैं। एक काला जादूगर उन लाशों को मरे हुए में बदल सकता है। इसके अलावा वे मरे हुए लोग विरोधी दल का मनोबल भी गिरा सकते हैं। इसके बारे में सोचें, आपके पास ऐसे कॉमरेड हैं जिनके साथ आपने खुशी और डर साझा किया है, फिर जब वे कॉमरेड मर जाते हैं तो वे अचानक खड़े हो जाते हैं और आप पर हमला करना शुरू कर देते हैं। उस समय क्या आप में अपने हथियारों को अपने दोस्तों के खिलाफ करने की हिम्मत होगी, या तुम घूमकर भाग जाओगे? रानी की बात सुनकर लुओ लुओ का चेहरा पीला पड़ने से बच नहीं सका। हालांकि वह युद्ध के मैदान में नहीं गई थी, लेकिन उसने जादुई जानवरों के शिकार समूहों में भाग लिया था। यदि रानी ने जो कहा वह उसके साथ हो गया तो वह तुरंत गिर जाएगी। रानी द्वारा वर्णित दृश्य में लुओ लुओ डर से कांप रहा था। रानी ने लुओ लुओ की ओर देखा और महसूस किया कि उसने उसे बहुत अधिक डरा दिया है। तो उसने लुओ लुओ के कंधे को थपथपाया और कहा, यही कारण है कि रेडियंट चर्च के आगमन से पहले डार्क मैजिस सबसे शक्तिशाली मैजिस बन गए हैं। लेकिन डार्क मैजिस भी थे जो नागरिकों को मरे हुए में बदलने के लिए उनका वध करना पसंद करते थे। ऐसे काले जादूगरों को नष्ट करने के लिए ही बनाया जाता है। लुओ लुओ ने सिर हिलाया, फिर रानी ने लुओ लुओ की ओर देखा और आगे कहा, आपको मिस्टर झाओ हाई की नैतिकता पर भी संदेह करने की जरूरत नहीं है। उनकी प्रत्येक पत्नी की स्थिति कम नहीं है। चूंकि आप महाद्वीप में नहीं गए हैं, वे नहीं जानते थे कि मिस्टर झाओ हाई और उनकी पत्नियों की कहानी सभी मानव देशों में फैल गई है। मिस्टर झाओ हाई एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे बहुत से लोग ईर्ष्या करते हैं। लुओ लुओ ने रानी की ओर देखा और कहा, महामहिम, क्या मिस्टर झाओ हाई वास्तव में महाद्वीप में प्रसिद्ध हैं? लेकिन वह एक काला जादूगर है, क्या कोई उसे नहीं डरता? रानी ने अपना सिर हिलाया और कहा, महाद्वीप पर मिस्टर झाओ हाई की प्रतिष्ठा को केवल सामान्य माना जा सकता है, लेकिन जब आम लोग उसका नाम लेते हैं तो वे उसे दुष्ट और निर्दयी कहने से खुद को नहीं रोक पाते। उसने एक ही रात में सैकड़ों हजारों अक्सू साम्राज्य के सैनिकों को मरे नहीं बना दिया था। ये सुनकर क्या तुम्हें भी यह नहीं लगेगा कि वह दुष्ट और निर्दयी था? जब लुओ लुओ ने रानी को सुना तो उसका चेहरा बदल गया। महाराज, क्या ये सच है? क्या मिस्टर झाओ हाई ने वास्तव में एक ही रात में अक्सू साम्राज्य के हजारों सैनिकों को मरे नहीं बना दिया? तो क्या वह बुरा इंसान नहीं है? महाद्वीप के लोग उसे केवल दुष्ट और निर्दयी ही क्यों कहेंगे? रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाद्वीप के लोग मछुआरों से बहुत भिन्न नहीं हैं, वे ताकत का भी सम्मान करते हैं। मिस्टर झाओ हाई मजबूत हैं, इसलिए किसी ने उन्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा मिस्टर झाओ हाई ने अक्सू साम्राज्य के सैनिकों को बिना किसी कारण के नहीं मारा। अक्सू साम्राज्य ने उन सैनिकों को मिस्टर झाओ हाई के क्षेत्र में यह दावा करते हुए भेजा था कि वे जमीन के मालिक हैं। उसके कारण मिस्टर झाओ हाई के पास असभ्य होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लुओ लुओ ने भौहें चढ़ाकर कहा, फिर भी मिस्टर झाओ हाई बहुत ठंडे दिल के हैं। उसे उन लाखों लोगों को क्यों मारना पड़ा? रानी ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, अगर मिस्टर झाओ हाई ने उन्हें नहीं मारा होता तो वह अपनी वर्तमान ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते। आपको यहाँ आने का मिस्टर झाओ हाई का उद्देश्य सुनना चाहिए था। संपूर्ण आर्क महाद्वीप का भविष्य खतरे में है, यहाँ तक कि वह बीस्टमैन्स बीस्ट गॉड स्पीयर को पुनः प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरी बर्फ के मैदानों में भी गया। ऐसे व्यक्ति को ठंडे दिल का नहीं कहा जा सकता। वह ऐसा व्यक्ति है जो अपने शत्रुओं को माफ नहीं करेगा, साथ ही वह ऐसा व्यक्ति है जो अपने सहयोगियों को आश्रय देगा। उनके आदर्श बहुत सरल हैं। जब उसने रानी की बात सुनी तो लुओ लुओ मदद नहीं कर सकी, लेकिन सिर हिलाया। केवल दूसरे ही नहीं, उनका मरमेड कबीला भी ताकत का सम्मान करता है। सहयोगियों की रक्षा करना और शत्रुओं का दमन करना इस संसार में बहुत ही सरल विचारधारा थी। मछुआरों में भी यह विचार प्रतिदिन पाया जाता है। ये कुछ भी अजीब नहीं था। रानी ने आह भरी और कहा, वास्तव में सी ड्रैगन भी ऐसा कर रहे थे। शार्क और इलेक्ट्रिक ईव्स उनके करीबी सहयोगी बन गए थे, जबकि उन्होंने उन लोगों का दमन किया जो उनके साथ नहीं थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि हम अपनी निगरानी में बहुत ढीले थे। हम समय पर उनकी महत्वाकांक्षाओं का पता नहीं लगा सके। लुओ लुओ ने भी आह भरी, क्योंकि महाद्वीप के साथ उनका व्यापारिक व्यवहार छोटा था, उनकी वस्तुएं दुर्लभ हो गई थीं। इस वजह से जलपरियों ने सी गॉड्स मर्चेंट यूनियन की स्थापना करने का फैसला किया था और इंसानों से उनकी जरूरत की चीजें खरीदी। चूंकि जलपरियां इस मामले पर बहुत अधिक केंद्रित थीं, इसलिए वे सी ड्रैगन द्वारा की गई हरकतों को देखने में असमर्थ थीं। जब तक उन्हें पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
क्योंकि जलपरियों ने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित किया था, सी ड्रैगन ने विद्रोह करने के अवसर का उपयोग किया था, जिससे जलपरियां सतर्क हो गईं। लेकिन ये सौभाग्य की बात थी कि अब उनके पास एक मजबूत सहयोगी था जो झाओ हाई था। सी ड्रैगन इस बार ज्यादा जीवित नहीं रहेंगे। रानी ने लुओ लुओ की ओर रुख किया और कहा, लुओ लुओ, 2 दिनों में मिस्टर झाओ हाई अन्य लोगों के साथ अग्रिम पंक्ति की ओर बढ़ेंगे। तुम्हें भी उनके साथ जाना चाहिए। हालांकि मिस्टर झाओ हाई मजबूत हैं, फिर भी वे फिशमैन रेस से अपरिचित हैं। आपको इस पहलू में उसकी मदद करनी चाहिए। ये सबसे अच्छा होगा यदि हम सी ड्रैगन्स को एक झटके में हरा दें। लेकिन भले ही हम कम से कम उन्हें रक्षात्मक स्थिति में नहीं धकेल सकते। समझना। लुओ लुओ ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझता हूँ महामहिम। रानी ने सिर हिलाया और कहा, मिस्टर झाओ हाई की पत्नियां अब क्या कर रही हैं? क्या वे ठीक कर रहे हैं? उन महिलाओं के साथ संबंध बनाना याद रखें। मिस्टर झाओ हाई की ताकत जबरदस्त है और वह एक प्रसिद्ध व्यापारी भी हैं। उनके साथ अच्छे रिश्ते रखना हमारे लिए अच्छा होगा। इसके अलावा उनकी पत्नियों का भी महाद्वीप पर बहुत प्रभाव था, उन्हें नाराज न करें। लुओ लुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, राहत महसूस करें। मिस्टर झाओ हाई की पत्नियां बहुत अच्छा कर रही हैं। वे बहुत मिलनसार हैं और हमारी बहनों के भी बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। रानी मुस्कुराई और फिर बोली, तो फिर तो अच्छी बात है। यह मामला हमारी फिशमैन रेस का अवसर हो सकता है। यदि हम मिस्टर झाओ हाई के साथ सहयोग कर सकते हैं तो शायद हम बाद में खुले तौर पर मनुष्यों के साथ व्यापार कर सकते हैं। आखिरकार महाद्वीप में रेडियंट चर्च का प्रभाव कम हो गया था। ठीक है, जाओ अपने आप को तैयार करो, लुओ लुओ। आपको अभी भी 2 दिनों में मिस्टर झाओ हाई का अनुसरण करना होगा। लुओ लुओ ने सिर हिलाया और फिर जाने के लिए मुड़ने से पहले झुक गया। झाओ हाई इस समय अंतरिक्ष के अंदर थे और मॉनिटर को देख रहे थे। मॉनिटर ने रानी और लुओ लुओ के बीच की बातचीत को दिखाया था। रानी के शब्दों ने झाओ हाई को बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। उसे आशा नहीं थी कि रानी उस पर इतना विश्वास करेगी, लेकिन झाओ हाई के लिए यह एक अच्छी बात थी। सी ड्रैगन से निपटना कोई कठिन मामला नहीं था। वास्तव में वे 1 लाख समुद्री जानवर मरे हुए पहले से ही ऐसा करने के लिए पर्याप्त थे। आखिरकार ये मरे बहुत ऊंचे स्तर के हैं। लुओ लुओ के पीछे हटने के बाद झाओ हाई ने मॉनिटर को दूसरी जगह बदल दिया। फिर झाओ हाई चुपचाप अंदर बैठ गया। इस बार फिशमैन की उनकी यात्रा से उन्हें बहुत लाभ हुआ। मरमेड कबीले का उसके सहयोगी बनने के लिए तैयार होना झाओ हाई के लिए एक अच्छी बात थी। उसी समय झाओ हाई ने महाद्वीप में अपना मूल्यांकन पाया था, शातिर और निर्दयी। शातिर और निर्दयी, हे, ऐसा लगता है जैसे मैं अब उन 2 शब्दों को मूर्त रूप देता हूँ। झाओ हाई लिविंग रूम में बुदबुदाया। बाकी दिन कुछ नहीं हुआ। हालांकि अभी भी ऐसे लोग थे जो मरमेड द्वीप पर सभी प्रकार के जादुई जानवरों को लाते रहे। लेकिन इस बार वे जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा लाए थे। हालांकि झाओ हाई इन्हें मरे हुओं में बदलने के लिए बहुत उत्सुक नहीं था, साथ ही जलपरियों ने उसकी तलाश नहीं की। अगले दिन झाओ हाई उन जादुई जानवरों को मरे हुओं में बदलने के लिए नीचे गया। हालांकि आसपास अभी भी कुछ मछुआरे थे, लेकिन उनके भावों में अब जिज्ञासा नहीं बल्कि डर था। 2 दिनों तक रहने के बाद मछुआरे सेना अंततः एकत्रित हो गई। हालांकि सी ड्रैगन्स के पास 10 मिलियन सैनिक थे, फिर भी झाओ हाई मरमेड कबीले द्वारा एकत्र किए गए सुदृढ़ीकरण को देखकर हैरान था। ये कम से कम 20 लाख लोगों की सेना थी। इन नंबरों को देखकर झाओ हाई सुन्न हो गया। मछुआरों की जनसंख्या के बारे में वह निःशब्द हो गए। उन्होंने यूं ही 20 लाख लोगों की भर्ती कर ली थी, जबकि एक विद्रोही सैकड़ों हजारों सैनिकों के साथ आ सकता है। झाओ हाई कुछ हद तक खुश थे। सौभाग्य से मछुआरे बहुत लंबे समय तक जमीन पर जीवित नहीं रह पाएंगे, अन्यथा पूरे महाद्वीप पर उनका पहले ही कब्जा हो चुका होता। इस बार रानी ने व्यक्तिगत रूप से झाओ हाई को मरमेड द्वीप के बाहर पहुंचाया। इससे अन्य मछुआरे हैरान हो गए, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रानी झाओ हाई के लिए इतना उच्च सम्मान रखेगी। दरअसल उन लोगों ने इस बार रानी को गलत समझ लिया था। झाओ हाई को बाहर भेजने के अलावा वह सैनिकों को एक संबोधन भी देना चाहती थी। जो इस बार सैनिकों का नेतृत्व करेगा वह दशान था। दशान मरमेड द्वीप का गार्ड कैप्टन था, लेकिन चूंकि अग्रिम मोर्चों की स्थिति अत्यावश्यक हो गई थी और दशान का झाओ हाई के साथ पूर्व संपर्क होने के अलावा रानी ने झाओ हाई के साथ अधिक सहजता से सहयोग करने के लिए इस सेना के साथ दशान को भेजने का निर्णय लिया। मछुआरों का प्रतिज्ञा समारोह मनुष्यों के समान ही था। रानी ने दशान को सेना का सेनापति नियुक्त करने से पहले कुछ उत्साहवर्धक बातें कहीं, लेकिन इस समय झाओ हाई अब ब्लेड स्केल वेल के शरीर के अंदर था। ये वेल झाओ हाई के स्पेस की वेल थी। उसने इस ब्लेड स्केल वेल को एक मरे हुए व्यक्ति में बदल दिया था जो कि एलियन जैसा ही था। इसके निर्माण ने उन्हें इसे कमरों में बनाने का अवसर दिया था, और चूंकि ब्लेड स्केल वेल एलियन से बड़ी थी इसलिए इसके अंदर का कमरा भी बहुत बड़ा था। झाओ हाई के अंदर एक लिविंग रूम, बेडरूम और साथ ही एक स्नानघर भी स्थापित था। स्वाभाविक रूप से ये चीजें केवल सजावट के रूप में थीं। झाओ हाई अपना अधिकांश समय अंतरिक्ष के अंदर बिताएंगे। ब्लेड स्केल वेल पूरी तरह से संरक्षित थी। बाहर की त्वचा की परत को भी संरक्षित किया गया है, हालांकि इसकी त्वचा पारदर्शी हो गई थी। वेल के अंदर रहते हुए भी बाहर का नजारा साफ साफ देखा जा सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वेल के अंदर कोई पानी नहीं था, इसलिए अंदर कोई समुद्री पानी नहीं था। साथ ही झाओ हाई ये सुनिश्चित करने के लिए जादू का उपयोग भी कर सकते हैं कि उनके अंदर सांस लेने के लिए पर्याप्त मात्रा में हवा है। इस समय झाओ हाई लौरा और अन्य लोगों के साथ वेल के अंदर था। अंदर केवल एक बाहरी व्यक्ति था, और यह वह व्यक्ति था जिसे रानी ने छोटी जलपरी लुओ लुओ झाओ हाई की मदद करने के लिए भेजा था। जलपरियों के पास अपनी अनोखी सवारी नहीं थी, हालांकि उनमें एक अनोखी क्षमता थी जो किसी के पास नहीं थी। वे किसी भी समुद्री जानवर को अपनी सवारी में बदल सकते हैं। स्वाभाविक रूप से कुछ जलपरियां भी थीं जिन्होंने अपने स्वयं के जानवरों को अपनी सवारी के रूप में पालने का निर्णय लिया, लेकिन ऐसे उदाहरण दुर्लभ थे। रानी ने झाओ हाई से कहा कि लुओ लुओ उसे विभिन्न मछुआरे जातियों से परिचित होने में मदद करने के लिए वहां मौजूद रहेगा, लेकिन वह झाओ हाई की लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं करेगी। दरअसल रानी को उसे बताने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि वह पहले से ही लुओ लुओ के बारे में जानता था। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और बस विनम्रतापूर्वक लुओ लुओ को ब्लेड स्केल वेल के अंदर आमंत्रित किया। उन्होंने अंदर समुद्र के पानी से भरा एक कमरा भी तैयार किया। सुदृढ़ीकरण सेना धीरे धीरे अग्रिम पंक्ति की ओर चली गई। हालांकि वे कुछ छोटी जनजातियों से होकर गुजरे थे, लेकिन ये सभी लोग जलपरियों के शासन के अधीन थे। कुछ छोटी जनजातियों ने भी सुदृढ़ीकरण सेना की सहायता के लिए अपने सदस्यों को भेजा। साथ ही कुछ मछुआरे जनजातियां भी थीं जो कुछ समुद्री जानवरों की लाशें लाती थीं। स्वाभाविक रूप से झाओ हाई विनम्र नहीं बने क्योंकि उन्होंने उन्हें मौके पर ही मरे बना दिया। रास्ते में कुछ जानवर भी थे जिन्हें सेना अपने साथ ले गई थी, इसलिए उन्हें भी झाओ हाई को सौंप दिया गया।
दशान ने गणना की थी कि झाओ हाई ने इन दिनों जो मरे थे उनकी संख्या अब 5 लाख से अधिक हो गई थी। इतनी मात्रा आश्चर्यजनक थी, अब यह मजबूत करने वाली सेना की 1/4 मात्रा थी। इस बिंदु पर दशान के मन में झाओ हाई के प्रति जो सदमा और डर था वह धीरे धीरे सुन्न हो गया था। भले ही झाओ हाई समुद्र के सभी जानवरों को मरे हुए में बदलने में कामयाब हो जाए, फिर भी उसे कोई आश्चर्य नहीं होगा। हालांकि उनकी संख्या बहुत बड़ी है, फिर भी उनकी प्रगति धीमी नहीं थी। ये समुद्र था, जमीन नहीं, इसलिए सेना को इलाके, घास या भोजन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये वह महासागर था जहां कई प्रकार के निम्न स्तर के जादुई जानवर थे। ये लोग अपना खाना भी खत्म नहीं कर पाते, इसकी चिंता तो दूर की बात है। ये पहले से ही अंधेरा था और वे पहले से ही समुद्र में गहरे थे और केवल कुछ ही सूरज की रोशनी प्राप्त कर सके। हालांकि अभी भी उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जहां कई छोटे मछुआरों को सतह के पास धकेल दिया गया था, जिसने उन्हें कुछ हवाई जादुई जानवरों का निशाना बना दिया था। अपनी दिन की यात्रा के दौरान उन्होंने थोड़ा सा भी आराम नहीं किया, इसलिए उन्हें शाम को थोड़ी नींद लेने की जरूरत थी। झाओ हाई और अन्य लोग अब ब्लेड स्केल वेल के लिविंग रूम के अंदर थे। उन्हें मरमेड द्वीप से बाहर गए हुए कुछ दिन हो गए थे। हालांकि उनके पास एक दूसरे के लिए ज्यादा समय नहीं था क्योंकि लुओ लुओ उनके साथ थे और चूंकि लौरा और अन्य लोग उसके घनिष्ठ मित्र बन गए थे, वे अक्सर एक दूसरे के साथ सोते थे। उसके कारण झाओ हाई को अपनी पत्नियों से बात करने के बहुत कम अवसर मिलते थे। आज लुओ लुओ ने अंततः अपने आप पर आराम कर लिया था, इसलिए झाओ हाई और अन्य लोगों को अंतरिक्ष के अंदर इकट्ठा होने का अवसर मिला। झाओ हाई ने लौरा और अन्य लोगों की अभिव्यक्ति को देखा, ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ समय से अच्छी नींद नहीं मिली है। झाओ हाई मुस्कुराए बिना नहीं रह सके और बोले, क्या गलत है? आप हाल ही में अंतरिक्ष में आराम नहीं कर रहे हैं, क्या आपको अच्छी नींद नहीं आई? लौरा ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मैं वास्तव में नहीं जानती क्यों, लेकिन जलपरियां बहुत ठंडी होती हैं। यह अजीब होगा अगर कोई उनके साथ आराम से सो सके। लिजी ने भी सिर हिलाया और कहा, लेकिन मुझे अब भी जलपरियों से ईर्ष्या होती है। हैरानी की बात यह है कि वे बूढ़े नहीं दिख सकते, चाहे उनकी उम्र कितनी भी अधिक क्यों न हो, वे फिर भी ऐसे दिखेंगे जैसे वे 20 साल के हों। ये पहली बार था जब झाओ हाई ने इस मामले के बारे में सुना था। वह लिजी की ओर देखने से खुद को नहीं रोक सका और बोला, ओह क्या ये बात है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मरमेड द्वीप में हमारे प्रवास के दौरान मुझे कोई बूढ़ी जलपरी नहीं दिख रही है। साथ ही उनके कुल में कोई पुरुष क्यों नहीं है? वे कैसे प्रजनन करते हैं? जब मेगन ने झाओ हाई को सुना तो उसका चेहरा लाल हो गया, फिर उसने झाओ हाई की ओर देखा और कहा, जलपरियों के पास एक गुप्त क्षमता है। एक निश्चित उम्र के बाद जब तक वे मरमेड द्वीप से एक विशेष फल खाते हैं, वे गर्भवती हो जाएंगी और एक बच्चे को जन्म देंगी। एक और तरीका भी है, जब रानी 40 वर्ष की हो जाती है तो वह एक विशेष विधि का उपयोग करके एक अंडा बना सकती है जिसमें से छोटी जलपरियां निकलेंगी। लेकिन ये तरीका रानी की जीवन शक्ति को नुकसान पहुंचाएगा, कुछ ऐसा जो फल नहीं होगा। झाओ हाई ने घूर कर देखा, फिर बुदबुदाया और कहा, तो ऐसा ही है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैं किसी भी पुरुष को नहीं देख सकता। हाँ, तो आप मरमेड द्वीप में क्या कर रहे हैं? क्या आपको मजा आया? इसके अलावा क्या आप फल देखने में कामयाब रहे? मेगन ने झाओ हाई की अभिव्यक्ति को देखा और मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सकी। मुझे पहले से ही पता है कि आप किस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं। और हाँ, हमने इसे देखा। ये फल केवल मरमेड द्वीप में उगता है। ये फल जड़ में ही होता है और यह सीधे समुद्र से पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। ये बहुत रहस्यमय था। हमने आधे दिन तक भीख मांगी, इससे पहले कि उन्होंने हमें जड़ का एक हिस्सा लेने की अनुमति दी। कयर ने इसे गोदाम में रख दिया है। झाओ हाई ने उत्तर दिया, ओह, मुझे इस बारे में पता नहीं था। कयर, जल्दी से मुझे इसकी जड़ दिखाओ। कयर ने सिर हिलाया और फिर जड़ को बाहर निकाल लिया। जड़ निकाले जाने के बाद तुरंत अंतरिक्ष से एक संकेत आया, एक ऐसी जड़ की खोज की गई है जो जीवन शक्ति से भरपूर है। अंतरिक्ष में हर चीज की जीवन शक्ति में सुधार हुआ है। यदि इसे अंतरिक्ष में रोपा जाए तो जड़ की जीवन शक्ति और अधिक मजबूत हो जाएगी। अंतरिक्ष 59 के स्तर तक पहुंच गया है। मेजबान के आगे के प्रयासों की प्रतीक्षा कर रहा हूं। झाओ हाई खुशी से प्रफुल्लित होने से पहले घूरता रहा। उसने तुरंत कयर को जड़ बोने के लिए जगह चुनने को कहा। अंत में जड़ को विला के ठीक बगल में लगाया गया और कयर ने इसकी अच्छी देखभाल की। मेगन और अन्य लोगों को यह उम्मीद नहीं थी कि रूट स्पेस को अपग्रेड करेगा। झाओ हाई द्वारा जड़ें जमाने के बाद वह लौरा और अन्य लोगों की ओर मुड़ने से खुद को नहीं रोक सका और खुशी से हंसने लगा। मेरी पत्नियों, तुमने इस बार वास्तव में बहुत अच्छा किया। ये तुम्हें एक उपहार दे। हम अगली पीढ़ी बनाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। फिर उसने मेगन को विला में खींच लिया। हालांकि लौरा और अन्य लोग शर्मा रहे थे, फिर भी वे पीछे पीछे चल रहे थे। सेना अब तक 13 दिनों की यात्रा कर चुकी थी। इस बिंदु पर वे पहले से ही ऐसी जगह पर थे जो अग्रिम पंक्ति से बहुत दूर नहीं थी। वे फिलहाल आराम करने की तैयारी कर रहे थे ताकि वे एक ही बार में अग्रिम मोर्चों पर पहुंच सकें। स्वाभाविक रूप से झाओ हाई ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। वह भी पिछले कुछ दिनों से निष्क्रिय नहीं था। मैजिक बीस्ट्स को मरे हुए जानवरों में बदलने के अलावा झाओ हाई दशान से पानी के नीचे की सेना का नेतृत्व करना भी सीख रहा था। इंसानों और जानवरों के बीच युद्ध में झाओ हाई ये सीखने में कामयाब रहे कि इंसान और जानवर कैसे अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हैं। हालांकि मछुआरों द्वारा उपयोग की जाने वाली विधियां भिन्न थीं। सबसे पहले, जबकि जानवरों और मनुष्यों को रसद के बारे में चिंता करने की जरूरत थी, मछुआरों को नहीं, इसलिए झाओ हाई को अब उस पहलू के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। और दूसरा तथ्य यह था कि मछुआरे सेना 3 आयामों में आगे बढ़ सकती है जबकि मनुष्य और जानवर केवल समतल भूमि का उपयोग कर सकते हैं। इस त्रिआयामी युद्ध क्षेत्र में नेतृत्व करना और लड़ना झाओ हाई के लिए पूरी तरह से अलग दुनिया थी। एक मानव और बीस्टमैन रेस सेना की अग्रिम को वैनगार्ड, सेंटर आर्मी और रियर गार्ड में विभाजित किया गया था। वे तीनों महाद्वीप में किसी भी सेना के लिए सबसे आम गठन थे। लेकिन मछुआरों का दृष्टिकोण अलग था। महाद्वीप की तुलना में मछुआरों की संरचनाएं कहीं अधिक जटिल थीं। यदि महाद्वीप की सेना को 3 ब्लॉकों के रूप में देखा जा सकता है तो एक फिशमैन सेना रूबिक क्यूब की तरह होगी। घन के प्रत्येक पहलू पर 9 सेनाएं होंगी जबकि सेना के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी घन के मूल में होंगे। सेना का नेतृत्व करने के इस तरीके ने झाओ हाई की आंखों को खाली कर दिया। इस प्रकार की संरचना न केवल हमला कर सकती है बल्कि उचित बचाव भी कर सकती है और साथ ही पीछे हटने के लिए पर्याप्त जगह भी छोड़ सकती है। इस तरह के गठन में बहुत सारी संभावनाएं थीं। ये वास्तव में आंखें खोलने वाला था। मानव सेनाओं की तुलना में मछुआरों की इस व्यवस्था को प्रबंधित करना स्वाभाविक रूप से अधिक कठिन था। ये बहुत अच्छा था कि उन्हें रसद के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अन्यथा झाओ हाई ने माना कि उन फिशमैन जनरलों को भी युद्ध में जाने में परेशानी होगी। दशान मरमेड कबीले के रक्षकों का कप्तान है, इसलिए उसकी क्षमता निश्चित रूप से औसत नहीं थी।
हालांकि इस सेना में 2 मिलियन लोग शामिल थे, फिर भी दशान आसानी से कमान संभालने में कामयाब रहा। उसे देखकर झाओ हाई को बहुत कुछ सीखने को मिला। ये जानने के लिए कि दशान सेना का नेतृत्व कैसे कर रहा था, झाओ हाई पिछले कुछ दिनों से उसके करीब रहा। यहाँ तक कि उसने करियर से अपनी गतिविधियों को रिकॉर्ड भी करवाया था। इससे पहले कि झाओ हाई रात में आराम करने जाता, वह बार बार दशान के अपने सैनिकों के नेतृत्व के तरीके को देखता और उसकी समीक्षा करता। लौरा और अन्य लोग भी उत्सुक हो गए थे, इसलिए वे भी झाओ हाई के शोध में शामिल हो गए। अंत में झाओ हाई को पता चला कि उसके पास सेना का नेतृत्व करने की कोई प्रतिभा नहीं है। यदि उसे एक कमांडर बनना है तो वह केवल एक वाइस या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो एक छोटे डिवीजन का प्रबंधन करता हो। यदि उन्होंने वास्तव में उसका नेतृत्व किया होता तो कौन जानता है कि क्या होता। झाओ हाई को इस बात से आश्चर्य हुआ कि लिजी और मेगन के पास सेनाओं का नेतृत्व करने की प्रतिभा थी। यदि उन्हें एक सेना का नेतृत्व करना होता तो निश्चित रूप से उनके लिए ये काफी आसान होता। लौरा के लिए वह पहले से ही वाणिज्य में एक शक्तिशाली ताकत थी, इसलिए सेना की कमान संभालने में उसका कौशल केवल झाओ हाई के बराबर था। दोनों की प्रतिभा लगभग एक जैसी थी। इस स्थिति को देखकर झाओ हाई ने पढ़ाई बंद करने का फैसला किया और इसके बजाय मेगन और लिजी को इसे सीखने को कहा। किसी भी स्थिति में उनके पास करने के लिए और कुछ नहीं था। आमतौर पर वे जाते थे और बुडा कबीले के मामलों को प्रबंधित करने में लौरा की मदद करते थे, लेकिन वास्तव में लौरा अकेली ही उन सभी कामों को करने के लिए काफी थी। लेकिन यह अच्छा था कि अब उनके पास करने के लिए कुछ और था। इससे उन्हें झाओ हाई की तुलना में इस विकास से बहुत खुशी हुई। हालांकि उन्हें अभी भी इस बिंदु पर वास्तविक कमांडर नहीं माना जा सकता है। आखिरकार इस बार उन्होंने जो चीजें सीखी थी वे केवल बैटल फॉर्मेशन के बारे में थी। उन्हें अभी भी युद्ध क्षेत्र के बारे में बहुत कम जानकारी थी। झाओ हाई किसी के अधीन नहीं थे, इसलिए जैसे ही सी ड्रैगन्स के खिलाफ लड़ाई शुरू होगी उन्हें सेना का नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। इससे दोनों को युद्ध में कुछ अनुभव मिलेगा। अगली सुबह झाओ हाई और अन्य लोग तेजी से अग्रिम पंक्ति की ओर चल पड़े। झाओ हाई ने लुओ से वहां की मौजूदा स्थिति के बारे में भी पूछा। अग्रिम पंक्ति एक अत्यंत विशेष भूभाग में थी जिसके बाईं ओर एक खाई थी। इस खाई को मछुआरों द्वारा मौत का गड्ढा कहा जाता था क्योंकि इसके गहरे हिस्सों में ठंडी अंतर्धारा मौजूद थी। यह अंतर्धारा अदृश्य थी और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह जानवर है या मछुआरा। एक बार जब वे इस अंतर्धारा के संपर्क में आ जाते तो वे तुरंत मौत के मुंह में चले जाते और बहकर तुरंत टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह स्थान शैतान ऑक्टोपस का भी क्षेत्र था। शैतान ऑक्टोपस समुद्र के शीर्ष स्तर के जादुई जानवर थे। प्रत्येक वयस्क शैतान ऑक्टोपस के पास लगभग 9वीं रैंक की ताकत होती है और वे एकमात्र प्राणी थे जो खाई में जीवित रहने में सक्षम थे। सौभाग्य से शैतान ऑक्टोपस शायद ही कभी अपने क्षेत्र से बाहर जाते थे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र को अभी भी मछुआरे आबादी द्वारा निषिद्ध के रूप में लेबल किया गया था। अग्रिम पंक्ति के दाहिनी ओर एक अन्य प्रतिबंधित क्षेत्र सोल सकिंग रीफ भी था। ये चट्टान मूंगों से सघन रूप से ढकी हुई थी। जो भी लोग इसके अंदर गए वे कभी बाहर नहीं आ पाए। मछुआरों ने पहले ही उस स्थान का निरीक्षण करने के लिए लोगों को भेज दिया था। वे ज्यादा गहराई तक तो नहीं गए, लेकिन उन्हें समझ आ गया कि अंदर की स्थिति वाकई बहुत चिंताजनक है। सोल सकिंग रीफ में जब तक कोई अंदर जाता है उसे तुरंत दिशा का ज्ञान खो जाता है। वे स्वयं को वृत्ताकार घूमते हुए पाएंगे। इस प्रकार का जाल केवल 2 आयामों में नहीं बल्कि सभी दिशाओं में काम करता है। इसके अतिरिक्त अंदर जहरीले जादुई जानवर भी थे। उन जादुई जानवरों ने जो खतरा पैदा किया था वह उपहास करने लायक भी नहीं था। एक बार जब आपको जहर दे दिया गया तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। इन 2 स्थानों के कारण मरमेड कबीले ने अपनी रक्षात्मक रेखा यहां रखने का निर्णय लिया था। ये स्थान उनकी रक्षा स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान था। समुद्र बहुत बड़ा था और चूंकि मछुआरों ने कोई शहर नहीं बनाया था, इसलिए बंकर बनाने के लिए जगह ढूंढना लगभग असंभव होगा। इलाके के आधार पर मरमेड कबीला लगभग 1000 लीग 500 किलोमीटर की रक्षात्मक रेखा स्थापित करने में कामयाब रहा। हालांकि वर्तमान सेना में केवल 6 मिलियन सैनिक शामिल थे, फिर भी वे 1 महीने से अधिक समय तक सी ड्रैगन के हमलों को रोकने में सक्षम थे। झाओ हाई की सेना सुदृढ़ीकरण का केवल पहला बैच था। अभी भी दूसरा और तीसरा बैच होगा जो अगले कुछ दिनों में आएगा। उन सेनाओं के आने के बाद असली लड़ाई शुरू होगी। हालांकि जब से झाओ हाई शामिल हुए थे सब कुछ अचानक बदल गया था। पिछले कुछ दिनों में झाओ हाई ने पहले ही 1 मिलियन से अधिक समुद्री मरे हुए जानवरों को इकट्ठा कर लिया था। इसके अतिरिक्त वह किसी भी समय किसी भी लाश को मृत में बदल सकता है। जब झाओ हाई अग्रिम पंक्ति में पहुंचे तो वह दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि फ्रंटलाइन ऐसी होगी। मछुआरों ने जिस तरह से अपनी रक्षात्मक रेखा स्थापित की वह मनुष्यों से बिल्कुल अलग थी। एक मानव की रक्षात्मक रेखा एक महल या किसी प्रकार की दीवार इत्यादि होगी, लेकिन फिशमैन की रक्षात्मक पंक्ति बिल्कुल अलग चीज थी। वहां किसी भी प्रकार की कोई संरचना मौजूद नहीं थी। इस जगह को बेहद साफ सुथरा ही कहा जा सकता है। यह एक ऐसी जगह थी जो असामान्य रूप से साफ सुथरी थी, जहां लगातार कत्लेआम होता रहता था। झाओ हाई ने चारों ओर देखा और निश्चित रूप से उसे रक्षात्मक रेखा के बाईं और दाईं ओर कोई सेना नहीं दिख रही थी। केवल मध्य में लगभग 1000 मील दूर मछुआरों की एक सेना थी। उनके पास कोई शिविर नहीं था और उन्हें बस एक वर्ग मैट्रिक्स पैटर्न में व्यवस्थित किया गया था। इन चौकों में एक ही जनजाति के लोग शामिल होंगे। इस क्षेत्र में लगभग 1000 वर्ग थे। ये सभी वर्ग त्रिआयामी थे। कुछ सतह के करीब थे जबकि कुछ समुद्र की तलहटी के करीब थे। चारों ओर घन बने हुए थे, कोई भी देर तक देखता रह जाए। झाओ हाई और अन्य लोगों के आने के बाद वे तुरंत रक्षा सेना में शामिल नहीं हुए। इसके बजाय वे रक्षात्मक रेखा से कुछ दूरी पहले ही रुक गए। झाओ हाई को पता था कि ये दशान के कारण था। यदि वे रक्षा सेना में शामिल हो गए तो वे उनके वर्तमान गठन को बाधित कर सकते हैं और रक्षात्मक संरचना को तोड़ना कोई मजाक की बात नहीं थी। मजबूत सेना के रुकने के बाद दशान झाओ हाई के ब्लेड स्केल वेल की ओर चला गया। झाओ हाई को अब डार्क मैच होने के फायदों के बारे में पता चल गया था। सच तो यह था कि किसी ने तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं की। शुरुआत से लेकर अब तक 2 मिलियन से अधिक सैनिक झाओ हाई के ब्लेड स्केल वेल से बहुत दूर रहे थे। कोई यह भी स्पष्ट रूप से देख सकता है कि जब भी मछुआरे ब्लेड स्केल वेल के पास से गुजरते थे तो वे उसे रोकने का प्रयास करते थे। इस स्थिति के बारे में झाओ हाई केवल कड़वाहट से मुस्कुरा सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। डार्क मैच के तरीके वास्तव में अजीब थे, इतने अजीब कि इससे उनके आसपास के लोगों में डर पैदा हो जाता। दशान को अपने पास आते देख झाओ हाई तुरंत वेल के मुंह की ओर चला गया। जब वह मुंह तक पहुंचा तो झाओ हाई ने वेल का मुंह खोलने से पहले पानी को अंदर आने से रोकने के लिए पानी के जादू का इस्तेमाल किया। कुछ समय बाद दशान आखिरकार आ गया और उसने देखा कि झाओ हाई पहले से ही वहां खड़ा था।
उन्होंने तुरंत झाओ हाई को प्रणाम किया और कहा, मैंने मिस्टर झाओ हाई को देखा है। मैं मिस्टर झाओ हाई से जनरल लुओ यंग से मिलने के लिए मेरे साथ शामिल होने के लिए कहता हूँ। झाओ हाई ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, कृपया नेतृत्व करें कैप्टन। दशान ने सिर हिलाया और फिर अपनी सवारी को एक बड़े मछुआरे समूह की ओर मोड़ दिया। झाओ हाई ने ब्लेड स्केल वेल को दशान का पीछा करने का आदेश दिया। दशान के अलावा कोई नहीं था, वह बिल्कुल अकेला था। झाओ हाई ने भी ऐसा ही किया। अन्य सभी मरे हुए लोगों को इकट्ठा करते समय उसके पास केवल ब्लेड स्केल वेल दिखाई दी। वह नहीं चाहता था कि मरे हुओं का एक बड़ा समूह अनावश्यक रूप से पूरे स्थान पर तैरता रहे। कुछ ही देर में वे दोनों बड़े समूह में प्रवेश कर गए। प्रवेश करने पर झाओ हाई को कुछ मछुआरे मिले जिन्हें उसने पहले नहीं देखा था, और उन सभी की निगाहें उत्सुकता से झाओ हाई को देख रही थी, जबकि झाओ हाई भी उत्सुकता से उन्हें देख रहे थे। संपूर्ण संरचना के मूल तक पहुंचने में उन्हें अधिक समय नहीं लगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गठन का केंद्र वह स्थान भी था जहां सेना का कमांडर था। जबकि झाओ हाई अभी भी दूर था, उसकी निगाहें रुकने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। इस विशाल संरचना के बीच में कुछ ऐसा था जिसने उसे अचंभित कर दिया। ये बहुत विशाल शंख था। शंख बहुत विशाल था। इसकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर थी, यहाँ तक कि शहर की दीवारें भी केवल 30 मीटर ऊंची हो सकती हैं। ये शंख नीला था और इसके शरीर पर आकृतियां कुंडलित ड्रैगन की तरह दिखती थीं। इस शंख को देखकर झाओ हाई अचंभित होने से खुद को नहीं रोक सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि यह शंख किस प्राणी का है। यह अत्यंत प्रसिद्ध एजियो ड्रैगन स्नेल से था। एजियो ड्रैगन घोंघे न केवल मछुआरों के बीच प्रसिद्ध थे, बल्कि मनुष्य भी ऐसे जीव से भयभीत थे। इस घोंघे के महत्व के दो बिंदु थे, पहला इसकी रक्षात्मक क्षमता और दूसरा इसका अत्यंत प्रबल समर्थन वाटर मैजिक। यह एजियो ड्रैगन घोंघा आसानी से बड़ा भी नहीं होता है। ये हर 10 साल में लगभग 1 मीटर बढ़ जाएगा। ऐसे एजियो ड्रैगन घोंघे को इतनी बड़ी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए इसे 1 सहस्राब्दी से अधिक समय तक जीवित रहना चाहिए था। यदि कोई इसे महाद्वीप में रख दे तो निस्संदेह यह एक अत्यंत अमूल्य खजाना बन जाएगा। यहाँ तक कि मछुआरे भी इस घोंघे का मूल्य अथाह देखेंगे। लौरा और अन्य लोग झाओ हाई के पक्ष में थे, इस अतुलनीय विशाल एजियो ड्रैगन घोंघे को स्तब्ध होकर देख रहे थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा एजियो ड्रैगन घोंघा होगा। किसी को पता होना चाहिए कि एक युवा एजियो ड्रैगन स्नेल भी 9वीं रैंक के विशेषज्ञों को रोकने में सक्षम होगा, जिससे पता चलता है कि उनकी रक्षात्मक क्षमताएं कितनी मजबूत थीं। और जब तक आपके पास एजियो ड्रैगन घोंघा है, आपका वाटर मैजिक 300% बेहतर हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से ये समर्थन जादू युद्ध में बेहद भयानक था। इस 1000 साल पुराने एजियो ड्रैगन स्नेल के साथ और भी अधिक, इस बिंदु पर इसकी क्षमताएं अनंत होनी चाहिए। ये घोंघा शायद 9वीं रैंक के कई विशेषज्ञों के हमलों का काफी लंबे समय तक विरोध भी कर सकता है। यह एजियो ड्रैगन घोंघा स्वयं 9वीं रैंक का जादुई जानवर था, लेकिन इस जादुई जानवर के लिए उसका साहस बेहद छोटा था। यहाँ तक कि 100 साल पुराना 9वीं रैंक का एजियो ड्रैगन स्नेल भी 8वीं रैंक के किसी जादुई जानवर से डरता होगा। एजियो ड्रैगन घोंघे का खाना भी बहुत खास था। वे केवल एक प्रकार की समुद्री शैवाल खा सकते हैं, और यह एक प्रकार की समुद्री शैवाल थी जो बहुत दुर्लभ थी। इस वजह से एजियो ड्रैगन घोंघे की आबादी बेहद कम थी। पूरे महासागर में इस आकार के केवल 1 या 2 और एजियो ड्रैगन घोंघे हो सकते हैं। लुओ ने उनके भावों को देखा और गर्व की भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। गर्व भरी आवाज में उसने कहा, यह हमारे मरमेड कबीले का विशेष बैटल स्नेल है। पीढ़ियों के शोधन के बाद यह एजियो ड्रैगन स्नेल 6 9वीं रैंक के विशेषज्ञों के हमलों को रोक सकता है और उनका मुकाबला कर सकता है। सी ड्रैगन्स के खिलाफ जवाबी हमले के लिए महामहिम ने जनरल लुओ यंग को इस एजियो ड्रैगन स्नेल का उपयोग करने की अनुमति दी है। यह इस बिंदु पर था कि झाओ हाई और अन्य लोग ठीक हो गए थे। समूह मदद नहीं कर सका, लेकिन ठंडी हवा में सांस ले सका। यह एजियो ड्रैगन घोंघा अप्रत्याशित रूप से बहुत दुर्जय था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह 9वीं रैंक के 6 विशेषज्ञों के हमलों का सामना करने में सक्षम होगा। किसी को पता होना चाहिए कि यह न केवल रोक सकता है, बल्कि प्रतिकार भी कर सकता है। इसका मतलब यह था कि इस घोंघे की शक्ति कमोबेश 6 9वीं रैंक के विशेषज्ञों के बराबर थी। यह सचमुच आश्चर्यजनक था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लुओ ने एक अनोखी बात का जिक्र किया था। घोंघा वास्तव में जलपरियों द्वारा पीढ़ियों से परिष्कृत किया गया था। क्या इसका मतलब यह है कि यह अज़ूर ड्रैगन घोंघा शोधन का एक उत्पाद था? ये जानकारी ही चौंकाने लायक है। मछुआरों ने अपना पूरा जीवन पानी के भीतर बिताया। इसका मतलब था कि उनके पास आग का उपयोग करने की लगभग शून्य संभावना थी। लेकिन ये सामान्य ज्ञान था कि शोधन में किसी प्रकार की आग शामिल होती है। मरमेड कबीला इस एजियो ड्रैगन घोंघे को परिष्कृत करने के लिए आग का उपयोग कैसे कर सकता है? यह अकल्पनीय था। झाओ हाई और अन्य लोगों की प्रतिक्रियाओं को देखने के बाद लुओ मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सकी और उसने आगे कहा, क्या श्रीमान इस तथ्य से आश्चर्यचकित हैं कि हमारा मरमेड कबीला परिष्कृत करने में सक्षम था? वास्तव में यह मुख्यतः 3000 वर्ष पूर्व की एक महान रानी के कारण था। ये रानी स्वयं 9वीं रैंक की विशेषज्ञ थी, लेकिन उसे शिल्पकला में अधिक रुचि थी। वर्षों के प्रयोग के बाद आखिरकार उसने पानी का उपयोग करके शोधन करने का एक तरीका इजाद किया। ये शोधन का एक तरीका था जिसमें सामग्रियों को संसाधित करने के लिए आग का उपयोग किया जाता है, पानी का नहीं। ये शोधन प्रक्रिया बहुत प्रभावी भी थी। हमारे मरमेड कबीले का सामान बोनो जितना अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन हम दावा कर सकते हैं कि हम मानव जाति द्वारा बनाए गए सामान से ज्यादा खराब नहीं है। झाओ हाई और अन्य लोगों ने लुओ को देखा। ये पहली बार था कि उन्होंने ऐसी बात सुनी थी। क्या सचमुच कोई पानी का उपयोग शोधन के लिए कर सकता है? ये लाजवाब है। उसी समय झाओ हाई के मन में उस महान रानी के प्रति पूर्ण सम्मान विकसित हो गया था। झाओ हाई को पता था कि पानी का शोधन आग का उपयोग करके शुद्ध करने से बिल्कुल अलग है। उस महान रानी के लिए इस पद्धति का आविष्कार करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। यदि महाद्वीप को ये सीख लेना होता तो संपूर्ण शोधन सिद्धांत पूरी तरह से उलट-पुलट हो जाता। लुओ ने झाओ हाई की ओर देखा और कहा, हम मछुआरे भी पानी के भीतर कुछ धातुएं पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त वहां जानवरों की हड्डियों के साथ साथ कीमती पत्थर और विशेष समुद्री शैवाल भी हैं। इन सभी चीजों को अन्य चीजों के हथियारों में परिष्कृत किया जा सकता है। दशान जिस त्रिशूल का उपयोग करता है वह जानवरों की हड्डियों और कीमती पत्थरों को परिष्कृत करके बनाया गया था। इसकी कठोरता न केवल धातुओं के बराबर है, बल्कि यह काफी सख्त भी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे आसानी से संक्षारित भी नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के हथियार मछुआरों के लिए सबसे उपयुक्त हैं। झाओ हाई ने सिर हिलाया, फिर वह आहें भरने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। वह महान रानी वास्तव में प्रतिभाशाली थी। केवल एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ही ऐसी पद्धति का आविष्कार कर सकता है। लुओ ने गर्व से सिर हिलाया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति उदास हो गई क्योंकि उसने कहा, हालांकि इस जल शोधन की भी कई सीमाएं हैं। इसका उत्पादन काफी सीमित है क्योंकि सभी मछुआरे इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं।
जो लोग इस पद्धति का उपयोग कर सकते हैं वे केवल वही हैं जो मेरी जलपरी जाति से संबंधित हैं। इस वजह से हमने जितने लोगों को अच्छे हथियार दिए थे उनकी संख्या गिने चुने लोगों में ही है। झाओ हाई ने सिर हिलाया, उसने सोचा कि यह उचित था। यदि इस जल शोधन विधि की कोई सीमा नहीं होती तो संपूर्ण मछुआरा जाति की ताकत निश्चित रूप से विस्फोटक रूप से बढ़ जाती। समुद्र पानी का एक पूरा समूह था। यदि सभी मछुआरे इस जल शोधन विधि का उपयोग करें तो क्या महासागर एक विशाल हथियार प्रसंस्करण कारखाना नहीं बन जाएगा। लुओ लुओ ने तब कहा, सहस्राब्दियों पहले हमारे मरमेड कबीले ने इस एजियो ड्रैगन घोंघा को प्राप्त किया था। उस समय घोंघा पहले ही मर चुका था, केवल इस विशाल शंख को छोड़ गया था। जब हम शंख को मरमेड द्वीप पर लाए तो रानी ने तुरंत कई अन्य जलपरियों के साथ इसे परिष्कृत किया और इस शंख को कई 100 वर्षों तक परिष्कृत करने के बाद यह ऐसा बन गया। इस बिंदु पर इस एजियो ड्रैगन घोंघे की ताकत काफी ऊंचाई पर पहुंच गई थी। झाओ हाई ने एक बार फिर आह भरी, इस बार वह सचमुच चकित था। हालांकि बुडा कबीला बहुत मजबूत हो गया था, फिर भी 1000 साल पुरानी सेनाओं की तुलना में इसमें इतिहास का इतना अभाव था। इस समय इस इतिहास ने सचमुच अपनी शक्ति का परिचय दिया था। मरमेड कबीला अपने सैकड़ों वर्षों के शोधन के कारण इस शक्तिशाली शंख को बनाने में सक्षम था। ये कुछ ऐसा था जो बुडा कबीले के पास कभी नहीं था, उनके पास इतना गहरा इतिहास नहीं था। इस समय झाओ है और दशान लड़ाई के घोंघे के सामने नहीं थे। जब वे करीब थे तो वे देख सकते थे कि यह घोंघा कितना असाधारण था। घोंघे पर बनी क्रूर छवि किसी भी समय आसमान में उड़ने में सक्षम प्रतीत होती है और अगर कोई बारीकी से देखे तो उसे पता चलेगा कि इसमें कुछ धातु की चमक थी। इससे पता चला कि यह कितना कठिन था। जब झाओ हाई का समूह घोंघे के करीब पहुंच गया तो कई जलपरियां उसमें से तैरकर बाहर आ गईं और उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। जब झाओ हाई ने जलपरियों को देखा तो वह घूरे बिना नहीं रह सका। उसने पहले जो जलपरियां देखी थीं वे या तो सीपियां पहने हुए थीं या समुद्री शैवाल का लंबा गाउन पहने हुए थीं। वह उन्हें कोई अन्य वस्त्र पहने हुए नहीं देख पा रहा था। लौरा और अन्य लोगों ने जलपरियों से ये भी पूछा कि वे अधिक कपड़े क्यों नहीं पहनती हैं। इसका कारण ये था कि कुछ भी न पहनने से उन्हें जल तत्व का अधिक आसानी से अनुभव होता था। उनकी खेती के लिए यह बहुत अच्छी बात थी। लेकिन अभी अभी एजियो ड्रैगन स्नेल से निकली इन जलपरियों ने कुछ ऐसा पहना था जो झाओ हाई ने पहले नहीं देखा था। वे सभी पूरे शरीर पर कवच पहने हुए थे, उनके हाथों में जादुई छड़ी भी थी। इन जलपरियों का कवच जादुई जानवरों के सीपियों और हड्डियों से बना हुआ प्रतीत होता है। वह गहरे नीले रंग का था और बहुत सुंदर लग रहा था। इसमें एक हेलमेट भी था जो मूल रूप से प्यारी और सुंदर जलपरियों को बहुत वीरतापूर्ण बनाता था। उनके हाथों की जादुई छड़ी भी बहुत खास लग रही थी। ये संभवतः क्रिस्टल से बनी थी। यह एक पारदर्शी नक्काशी थी जो समय समय पर चमकती रहती थी। साथ ही यह काफी सख्त भी लग रहा था, हो सकता है कि इसे हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सके। झाओ हाई ने इन जलपरियों को देखा और फूट फूट कर मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका। ये जलपरियां सचमुच अनोखी हैं। वे न केवल पानी के प्रति जन्मजात लगाव के साथ पैदा होते हैं बल्कि वे जन्मजात जल जादूगर भी होते हैं। इसके अलावा वे समुद्री जानवरों को भी नियंत्रित कर सकते हैं और साथ ही उनके पास बहुत मजबूत शारीरिक शक्ति भी है जो खतरा बनने के लिए पर्याप्त है। वे लगभग पूर्ण प्राणी थे। जलपरियों द्वारा झाओ हाई के समूह को रोकने के बाद उन्होंने पहले उनका निरीक्षण किया और फिर उन दोनों को प्रणाम किया और कहा, जनरल पहले से ही कैप्टन दशान और मिस्टर झाओ हाई का इंतजार कर रहे हैं, कृपया हमें फॉलो करें। झाओ हाई और दशान ने सिर हिलाया और फिर एजियो ड्रैगन स्नेल की ओर तैर गए। घोंघे के अंदर की जगह छोटी नहीं थी, हालांकि झाओ हाई और दशान के घुड़सवारों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। ऐसा लगता है जैसे उनके लिए अंदर मुड़ना मुश्किल होगा। झाओ हाई ने लुओ लुओ और अन्य लोगों की ओर रुख किया और फिर कहा, यहाँ जगह इतनी बड़ी नहीं है, इसलिए मुझे ब्लेड स्केल वेल को इकट्ठा करने की जरूरत है। लुओ लुओ, आप स्वयं तैर सकते हैं, तुम लोग मेरे साथ आओ। लौरा और अन्य लोगों ने सिर हिलाया और फिर झाओ हाई के पक्ष में एकत्र हुए। फिर झाओ हाई ने अपने कर्मचारियों को एक विशाल बुलबुले के रूप में घेर लिया। उसके बाद झाओ हाई ने ब्लेड स्केल वेल एकत्र की। अब जब ब्लेड स्केल वेल को एकत्र कर लिया गया है तो घोंघे के अंदर का स्थान बहुत बड़ा हो गया है। लुओ लुओ अन्य जलपरियों की ओर तैरा और उन्हें बहने कहने से पहले सलामी दी। योद्धा जलपरियों ने भी लुओ लुओ के हाव भाव का जवाब दिया, उनमें से किसी ने भी उसकी ओर नहीं देखा। दशान भी अपनी वेल से उतर गया। उसके बाद समूह एजियो ड्रैगन स्नेल की ओर गया और फिर उसमें प्रवेश किया। थोड़ी देर बाद वे एक हॉल में आए जो जानवरों की हड्डियों और जलीय पौधों से बना था। फर्श के साथ साथ कुछ कुर्सियां और मेजें हड्डी या लकड़ी से बनी थीं। ये सब एक योद्धा के हॉल की तरह दिखने के लिए व्यवस्थित किया गया था। लेकिन जिस बात ने झाओ हाई को आश्चर्यचकित कर दिया वह ये तथ्य था कि इस हॉल में पानी की एक बूंद भी नहीं थी। हॉल के सबसे अंदर वाले हिस्से में एक सोफा था। सोफा एक छोटे बिस्तर जैसा लग रहा था और इस सोफे पर एक जलपरी योद्धा लेटा हुआ था। जब झाओ हाई का समूह हॉल में दाखिल हुआ तो दशान और लुओ लुओ एक साथ जलपरी योद्धा की ओर झुके। इसने जनरल लुओ यंग को देखा है। लुओ यंग ने सिर हिलाने से पहले लुओ लुओ और अन्य लोगों की ओर देखा। झाओ हाई ने भी लौरा और अन्य का नेतृत्व किया और कहा, झाओ हाई ने जनरल लुओ यंग को देखा है। लुओ यंग खड़ी हुई और फिर झाओ हाई का इशारा करते हुए बोली, लुओ यंग ने मिस्टर झाओ हाई को देखा है। हमारा मरमेड कबीला मिस्टर झाओ हाई की सहायता के लिए बहुत आभारी है। उसकी आवाज कुछ ठंडी लग रही थी, हालांकि उसमें अन्य जलपरियों की तरह ही आकर्षक विशेषताएं थी, फिर भी वह काफी अलग दिखती है। रानी के पास लालित्य और परिपक्वता की आभा थी। लुओ लुओ ने ऊर्जा की आभा दी, जैसे सूरज की रोशनी में सुंदरता। लेकिन ये जनरल कुछ हद तक शांत दिख रही थी। वह एक ऐसी सुंदरता की तरह थी जिसमें मार्शल आभा भी थी। अभिवादन का आदान प्रदान करने के बाद लुओ यंग ने झाओ हाई और अन्य लोगों को बैठने के लिए कहा। फिर लुओ यंग ने दशान की ओर रुख किया और कहा, आप ठीक समय पर आए। सी ड्रैगन्स पिछले कुछ दिनों से अपने हमलों की तीव्रता बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा ऐसा लगता था कि उनके पास बहुत सारे विशेषज्ञ थे जो उनकी मदद कर रहे थे, जिससे हमें भारी नुकसान हो रहा था। इस समय रक्षा सेना को घटाकर 4 मिलियन सैनिक कर दिया गया है। ये सौभाग्य की बात है कि आप घाटे की पूर्ति के लिए आए। दशान चौंक गया। सी ड्रैगन्स को मदद मिली थी? कौन? लुओ यंग ने अपना सिर हिलाया, फिर उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसने कहा, मैं अभी तक नहीं जानती। लेकिन वे मछुआरे नहीं लगते। वे पानी को पीछे हटाने के लिए ड्रैगन बीड्स का उपयोग कर रहे हैं। झाओ हाई ने हैरान होकर लुओ यंग की ओर देखा और कहा, जनरल, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जलरोधी ड्रैगन बीड्स क्या हैं? मैं उनके बारे में काफी उत्सुक हूँ। लुओ यंग झाओ हाई से कुछ भी छिपाने की योजना नहीं बना रही थी, तो उसने सिर हिलाया और फिर अपने सामने 2 रत्नों की ओर इशारा करते हुए कहा, ये ड्रैगन बीड्स हैं। वे सी ड्रैगन की आंखों से बनी कोई चीज हैं।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने गहरे हैं, एक बार जब आपके शरीर में इनमें से एक होगा तो एक ढाल आपको घेर लेगी। इससे आसपास का पानी पीछे हट जाएगा और साथ ही आप प्राकृतिक रूप से सांस ले सकेंगे। लेकिन चूंकि सी ड्रैगन्स को मरने के तुरंत बाद दफना दिया जाता है, इसलिए ये ड्रैगन बीड्स बहुत आम नहीं थे। झाओ हाई ने अपना ध्यान दो नीले मोतियों की ओर लगाया। ये मोती आंखों की तरह नहीं दिखते, वे किसी की मुट्ठी जितने बड़े थे और बिल्कुल दो सामान्य रत्नों की तरह दिखते थे। लुओ यंग ने झाओ हाई की अभिव्यक्ति को देखा और कहा, सी ड्रैगन्स के मरने के बाद उनकी आंखें इस रूप में बदलने से पहले धीरे धीरे सिकुड़ जाएंगी। इन ड्रैगन बीड्स का उपयोग सी ड्रैगन के सहायकों द्वारा भारी नुकसान से बचने के लिए किया गया है। वे सभी बहुत मजबूत थे, इसके अलावा ऐसा लगता है कि उनकी संख्या बहुत अधिक है। मुझे संदेह है कि सी ड्रैगन के मरने के बाद उनके रिश्तेदारों को ऐसे समय में उपयोग करने के लिए उनकी माला मिल जाएगी। झाओ हाई ने सिर हिलाया, फिर वह लुओ यंग की ओर मुड़ा और कहा, जनरल, उन्होंने आज हमला क्यों नहीं किया? लुओ यंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, वे पहले ही एक बार हमला कर चुके हैं लेकिन फिर पीछे हट गए। मेरा मानना है कि वे जल्द ही फिर से हमला करेंगे। फिर उसके इतना कहने के बाद बाहर से कुछ गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। लुओ यंग का चेहरा बदल गया और उसने कहा, वे हमला कर रहे हैं। फिर उसने अपना हाथ हिलाया क्योंकि हॉल पर पानी का पर्दा दिखाई दिया। बाहर की स्थिति दिखाने से पहले ही पानी का पर्दा हिल गया। लेकिन झाओ हाई के मॉनिटर की तुलना में पर्दा कुछ अस्पष्ट था, काफी धुंधला था। हालांकि यह अभी भी झाओ हाई और अन्य लोगों को आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त था। यह पहली बार था कि उन्होंने किसी और को मॉनिटर के समान जादू का उपयोग करते देखा था। यदि उन्हें इस जादू के बारे में पहले से पता होता तो उनके पास पहले से ही मॉनिटर को बाहर उपयोग करने का एक कारण होता। हालांकि वे आश्चर्यचकित थे, झाओ हाई ने अभी भी अपना ध्यान उस छवि पर केंद्रित रखा जो पर्दे पर थी। वे उस लड़ाई से आकर्षित थे जो होने वाली थी। उन्होंने विपरीत दिशा से एक सेना को आते देखा, लेकिन इस सेना का गठन बहुत ही अजीब था। यह एक विशाल शंकु जैसा दिखता था और लगातार घूम रहा था। इस शंकु का सिरा एक बड़ा मछुआरा था। उस व्यक्ति की त्वचा गोरी थी और उसकी लंबाई लगभग 5 मीटर थी। उसके हाथ में एक बड़ा हड्डी वाला भाला था जबकि उसकी तरफ 2 बड़े पंख थे और उसके पीछे एक बड़ा भाला था। उसका बड़ा गंजा सिर था और वह अपना मुंह खोल रहा था जिसमें तेज दांतों की एक पंक्ति दिख रही थी। वह एक भयानक राक्षस की तरह दिखता था जो किसी को भी डरा देगा। इस समय लुओ यंग ने अपना मुंह खोला और कहा, वे इस बार शंकु निर्माण का उपयोग कर रहे हैं। सबसे ऊपर एक शार्क है जो शामिंग नामक एक प्रसिद्ध योद्धा है। हालांकि यह व्यक्ति केवल 8वीं रैंक का है, लेकिन हथियारों में उसकी जन्मजात प्रतिभा भयानक है। इसके अलावा जादू के प्रति उसका कड़ा विरोध है। उससे निपटना बहुत मुश्किल है। 10 बार उन्होंने हमला किया, उनमें से 6 में वह अग्रणी था। तब झाओ हाई ने देखा कि रक्षक भी बदल गए हैं। इनका गठन घूमते हुए भंवर के समान हो गया था। भंवर का केंद्र शंकु की नोक की ओर था। एक बार जब शंकु भंवर में फंस गया तो पूरी चीज से तुरंत खून निकलने लगा। आसपास के समुद्र लाल हो गए हैं। इस समय दशान उठ खड़ा हुआ, उसने लुओ यंग को प्रणाम किया और कहा, जनरल, मुझे लड़ाई में शामिल होने दीजिए। वह शामिंग काफी उग्र रही है। दशान भी वेलों में एक प्रसिद्ध योद्धा था। वेल हमेशा शार्क से अधिक ताकतवर रही हैं। इसलिए जब उसने देखा कि शामिंग कितना उग्र हो रहा था तो दशान मदद नहीं कर सका लेकिन लड़ने के लिए उत्सुक हो गया। लेकिन लुओ यंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, कोई शामिंग को पीछे हटाने में सक्षम होगा। आप अभी आए हैं, इसलिए आपको आराम की जरूरत है। इस बार तो यह एक जांच पड़ताल वाला हमला है, थोड़ी देर में वे पीछे हट जाएंगे। दशान बैठ गया, लेकिन पानी के पर्दे को घूरते हुए उसकी आंखों में अभी भी उसकी जिद दिख रही थी। हालांकि पानी के पर्दे पर छवि खून से धुंधली हो गई थी, फिर भी दशान घूरता रहा, जैसे कि शामिंग किसी भी क्षण उसमें से बाहर आ सकती है। निश्चित रूप से, जैसा कि लुओ यंग ने कहा, यह सिर्फ एक जांच हमला था। जल्द ही विपरीत पक्ष ने पीछे हटना शुरू कर दिया था। पीछे के गार्ड का नेतृत्व व्यक्तिगत रूप से शामिंग ने किया था। टकराव के बाद शामिंग थका हुआ नहीं दिख रहा था, वास्तव में उसमें उत्साह भी दिख रहा था। विपरीत पक्ष को पीछे हटते देख लुओ यंग ने झाओ हाई और दशान की ओर मुड़ने से पहले पानी का पर्दा हटा दिया और कहा, यह हमला हर दिन कई बार होता है। चूंकि यह समय केवल एक जांच है, अगली जांच अधिक हिंसक होगी। झाओ हाई ने सिर हिलाया और कहा, जनरल, क्या मैं पहले बाहर जा सकता हूं जबकि उन लाशों को परिष्कृत करना अभी भी सुविधाजनक है? जब लुओ यंग ने यह सुना तो वह झाओ हाई को गहराई से देखने से खुद को नहीं रोक सकी। फिर उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, चलो। इसके बाद वह जैसे ही उठी तो उन्होंने मोर्चा संभाला और बाहर चली गईं। एजियो ड्रैगन स्नेल से बाहर निकलने पर झाओ हाई ने तुरंत अपने ब्लेड स्केल वेल को बुलाया। उसने लुओ यंग को वेल के अंदर आमंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन घोंघे के पास से एक विशाल समुद्री घोड़े को बुलाने से पहले ही वह खर्राटे लेने लगी। जब समुद्री घोड़ा आया तो लुओ यंग तुरंत उस पर सवार हो गई और उसे धीरे धीरे झाओ हाई की वेल की ओर तैरने को कहा। उसी समय दशान भी अपनी सवारी पर सवार हुआ और झाओ हाई की वेल के दूसरी ओर चला गया। अन्य जलपरी योद्धाओं ने भी अपनी सेनाएं बुला लीं और लुओ यंग के पीछे चले गए। उनके सवार भी समुद्री घोड़े थे और वे सभी अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे। ये समुद्री घोड़े हरे रंग के थे और उनके शरीर पर कभी कभी नीले धब्बे होते थे। उनकी ऊंचाई 5 मीटर से अधिक थी। झाओ हाई की अपेक्षा के विपरीत ये समुद्री घोड़े इधर उधर नहीं उछले। जब वे आगे बढ़े तो वे स्थिर रूप से आगे बढ़े। इसके अलावा वे काफी तेज भी थे। झाओ हाई को नहीं पता कि यह समुद्री घोड़ा कोई साधारण समुद्री घोड़ा नहीं था, न ही यह इसका कोई बड़ा संस्करण था। यह समुद्री घोड़ा वास्तव में एक भिन्न प्रकार का जानवर था। चाहे आग महाद्वीप हो या समुद्र, जादुई जानवर हमेशा मौजूद रहते थे और इनमें से कुछ जानवरों के अपनी ही जाति से अलग होने की संभावना थी। लोग उन्हें विभिन्न प्रकार के जानवर कहते हैं। जादुई जानवर आमतौर पर जंगली जानवर होते थे जो जादू का उपयोग करने में सक्षम होते थे। लेकिन विभिन्न प्रकार के जानवर वे जानवर थे जिनकी अपनी अलग क्षमता होती थी। ये दोनों चीजें अलग अलग थीं और स्वाभाविक रूप से उनकी ताकतें भी अलग अलग थीं। जादुई जानवर अपने शरीर के अंदर जादुई क्रिस्टल के माध्यम से जादू छोड़ते थे, इसलिए उन्हें जादुई जानवर कहा जाता था। लेकिन विभिन्न प्रकार के जानवर अलग अलग होते हैं। वे अभी भी जादू का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन साथ ही वे अपनी अपसारी क्षमता का भी उपयोग कर सकते हैं। जादू की तुलना में विविध क्षमताएं कहीं अधिक दुर्जेय थीं। इस वजह से कोई व्यक्ति भिन्न प्रकार के जानवर के बजाय एक उन्नत जादुई जानवर को उकसाना चाहेगा। ये समुद्री घोड़े जिन पर लुओ यंग और अन्य लोग सवार थे, भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर थे। वे विशाल मछलियों की तरह दिख सकते थे और धीमे थे, लेकिन वास्तव में वे पानी के जादू में विशेषज्ञ थे और साथ ही बर्फ प्रकार के भिन्न जानवर भी थे। भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर निश्चित रूप से जादुई जानवर थे, लेकिन जादुई जानवर आवश्यक रूप से भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर नहीं हैं।
यह एक ऐसी बात थी जिसे हर कोई जानता था, और लुओ यंग की सवारी ये भिन्न जानवर थे। वे पूरे समुद्र में बहुत प्रसिद्ध थे। उनका नाम आइस सीहॉर्स था। हालांकि आइस सीहॉर्स नाम बहुत सामान्य लगता था, लेकिन इसका बर्फ भाग बहुत महत्व रखता था। पानी में जादू करने की क्षमता के अलावा इन समुद्री घोड़ों में बर्फ मोड़ने की क्षमता भी थी। चाहे अपराध हो या बचाव, जल तत्व हमेशा बर्फ तत्व से कमतर रहा है। और यह बर्फीला समुद्री घोड़ा एक भिन्न प्रकार का जानवर था जो दोनों का उपयोग कर सकता है। हालांकि उनका जल जादू मजबूत नहीं था। एक बार जब वे इसका उपयोग करते थे तो उनकी गति इस हद तक बेहतर हो जाती थी कि अधिकांश जादुई जानवर उन्हें पकड़ने में सक्षम नहीं होते थे। और दूसरी ओर उनकी बर्फ तत्व क्षमता एक प्रकार की थी। यह आइस कोन स्पेल थी। उनका पानी का जादू उनके शरीर के पीछे काम करेगा और उनके प्रणोदक के रूप में कार्य करेगा, जिससे उनकी गति बहुत तेज हो जाएगी। इसके अलावा उनके बर्फ शंकु जादू से उनके सामने एक बर्फ का भाला दिखाई देगा। वे न केवल तेज हैं, बल्कि उनकी आक्रमण क्षमता भी बहुत मजबूत थी। इससे बर्फ के घोड़ों को उग्र बर्फ शंकु जानवर का उपनाम दिया गया। उग्र बर्फ शंकु जानवर नाम का मतलब यह नहीं है कि वे अग्नि तत्व जादू का भी उपयोग कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह था कि जब भी ये समुद्री घोड़े अपनी अधिकतम गति का उपयोग करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे हर चीज के माध्यम से अपना रास्ता बना रहे हैं। इस प्रकार के जानवर किसी भी मछुआरे को सिरदर्द दे देंगे। झाओ हाई ने उत्सुकता से इन विशाल बर्फीले समुद्री घोड़ों को देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि ब्लेड स्केल वेल दशान और लुओ यंग के समूह के साथ युद्ध के मैदान की ओर बढ़ रही थी। कुछ ही देर में समूह युद्ध के मैदान में पहुंच गया। उस समय वहां बहुत सारी तैरती हुई लाशें मौजूद थीं, लेकिन इन मछुआरों ने उनके बारे में कुछ नहीं किया। किसी को पता होना चाहिए कि पानी हमेशा बहता है और इन लाशों को समुद्र की धारा में बह जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यही कारण है कि झाओ हाई ने इस समय आने का फैसला किया। वह इन लाशों को प्राप्त करने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। मछुआरों में अपने मृतकों को जमीन के अंदर दफनाने की प्रथा नहीं थी। इसके विपरीत उनके दफनाने में संभवतः समुद्र ही शामिल होगा। इसका मतलब यह था कि जब एक मछुआरा मर जाता है तो उनके रिश्तेदार ताबूत के रूप में एक बड़े खोल का उपयोग करते हैं और फिर खोल को छोड़ देते हैं और इसे धीरे धीरे दूर ले जाते हैं। लेकिन अगर उन्हें कोई बड़ा खोल नहीं मिलता तो वे शव को वहीं रख देते और उसके पानी के बहाव में बह जाने का इंतजार करते। इसका मतलब यह नहीं था कि मछुआरे मृतकों का अनादर कर रहे थे। वास्तव में ये बिल्कुल विपरीत था। मछुआरे मृतकों का बहुत सम्मान करते थे। वे बस यही सोचते थे कि चूंकि उन्होंने अपना जीवन समुद्र में बिताया था, इसलिए मरने के बाद उन्हें एक बार फिर समुद्र में लौटना होगा। इसी दर्शन के कारण वे अपने मृतकों को दफनाने के लिए इस पद्धति का उपयोग करते थे। ये मछुआरे ये भी जानते थे कि एक बार जब वे अपने रिश्तेदारों को जाने देंगे और दूर चले जाएंगे तो वे निश्चित रूप से जादुई जानवरों का भोजन बन जाएंगे। लेकिन उन्होंने फिर भी इसकी अनुमति दी क्योंकि उनका मानना था कि समुद्र के जादुई जानवर वे प्राणी थे जो उन्हें समुद्र भगवान द्वारा दिए गए थे और इस प्रकार वे समुद्र का हिस्सा थे। युद्ध के मैदान में मछुआरे भी यही काम कर रहे थे। उनकी दृष्टि में इस युद्ध में मरना समुद्र में दफनाए जाने के समान था। इसलिए मृत लाशों को इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं थी। झाओ हाई ने तैरती हुई लाशों को देखा। हालांकि दोनों पक्षों के बीच संपर्क लंबे समय तक नहीं रहा, लेकिन हताहतों की संख्या कम नहीं बताई जा सकती। उस छोटी सी झड़प में लगभग 1000 लोग मारे जा चुके थे। झाओ हाई ने लुओ यंग की ओर रुख किया और कहा, जनरल, आपके सैनिकों के शव, क्या मैं उनका उपयोग कर सकता हूं? लुओ यंग ने झाओ हाई की ओर देखा और सिर हिलाया। श्रीमान, अगर मरने वाले सैनिकों को पता होता कि उन्होंने हमें मदद दी है और आगे की मौतों को कम कर दिया है तो वे निश्चित रूप से शांति से आराम कर पाएंगे। झाओ हाई ने लुओ यंग को गहराई से देखा। उन्होंने पाया कि लुओ यंग वास्तव में एक योग्य जनरल था। वह एक ऐसी सेनापति थी जिसमें एक सैनिक का दिल था। केवल ऐसा व्यक्ति ही एक अच्छा सेनापति बनने के योग्य था। केवल ऐसा व्यक्ति ही महान उद्देश्य के लिए सैनिकों और अधिकारियों को अपने जीवन का बलिदान दे सकता है। फिर झाओ हाई ने अपना सिर वापस लाशों की ओर घुमाया और अपना हाथ लहराया। शवों के साथ गायब होने से पहले एक काली गैस ने उन लाशों को घेर लिया। झाओ हाई ने सोचा कि ये मछुआरे इस समय मरे हुए को नहीं देखना चाहेंगे। वह जानता था कि ये मछुआरे किसी को देखकर क्या भाव देंगे। यदि उसने इन मछुआरों को कंकालों का ढेर दिखवा दिया तो निश्चय ही उनके मनोबल को भारी आघात लगेगा। और युद्ध के इस बिंदु पर मनोबल अत्यंत महत्वपूर्ण था। जब लुओ यंग ने देखा कि लाशें गायब हो गईं, तो उसने भ्रमित होकर झाओ हाई की ओर देखा। झाओ हाई ने लुओ यंग की ओर रुख किया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जनरल, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले से ही मरे हुओं को संग्रहित कर लिया है। मुझे डर है कि इस समय मरे हुए लोगों का खुलासा करने से सैनिकों के मनोबल पर भारी असर पड़ेगा। जब उसने झाओ हाई को सुना तो लुओ यंग सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। वह झाओ हाई पर कुछ हद तक आश्चर्यचकित थी। उसे आशा नहीं थी कि वह इस समय इस प्रकार का विचार करेगा। फिर झाओ हाई ने मछुआरों की ओर देखा और कहा, जनरल, अगर दुश्मन वापस आ रहा है तो मैं भी यहाँ रुक सकता हूँ। आप क्या सोचते हैं? लुओ यंग चकित थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि झाओ हाई पहल करेगा और युद्ध के लिए स्वयं सेवा करेगा। लेकिन उसने फिर भी अपना सिर हिलाया और कहा, मिस्टर को चिंता करने की जरूरत नहीं है। युद्ध हमेशा ऐसे ही होते रहेंगे। दुश्मन सिर्फ हमारी संख्या कम करना चाहता है। मैं चाहता हूं कि श्रीमान 2 दिनों तक और मरे हुए लोगों को इकट्ठा करते हुए निरीक्षण करें। उसके बाद हम दूसरी पार्टी को एक झटके में हरा सकते हैं। झाओ हाई ने घूर कर देखा, फिर सिर हिलाया और कहा, ठीक है, फिर मैं जनरल की व्यवस्था सुनूंगा। यदि जनरल को मेरी कोई आवश्यकता हो तो मुझे बताने में संकोच न करें। लुओ यंग ने सिर हिलाया। फिर वह झाओ हाई और अन्य लोगों को वापस एजियो ड्रैगन स्नेल की ओर ले गया। घोंघे के अंदर पहुंचने के बाद लुओ यंग ने तुरंत अपने अधिकारियों को बुलाया क्योंकि उन्होंने दशान की मजबूत सेना को अलग अलग डिवीजनों में तितर बितर करना शुरू कर दिया था। मूल रूप से झाओ हाई ब्लेड स्केल वेल पर लौटना चाहता था और फिर अंतरिक्ष में जाना चाहता था। लेकिन जब उसने देखा कि लिजी और मेगन ध्यान से देख रहे थे कि लुओ यंग कैसे चीजों का प्रबंधन कर रही है तो उसने रुकने का फैसला किया। बहुत पहले ही झाओ हाई जिस सेना के साथ आया था वह पहले ही विभिन्न समूहों में बिखरी हुई थी। साथ ही लुओ यंग ने भी पूर्ण रक्षात्मक मोड में रहने का आदेश दिया। उसने सोचा कि चूंकि दूसरा हिस्सा पहले ही कई बार हमला कर चुका है तो अब उनके लिए एक बड़ा हमला करने का समय आ गया है। इसलिए उनके लिए तैयार रहना बेहतर था। झाओ हाई ने ध्यान से देखा कि लुओ यंग ने सैनिकों को कैसे विभाजित किया। उन्होंने पाया था कि यद्यपि सेना को एक घन मैट्रिक्स में व्यवस्थित किया गया था, प्रत्येक घन में 4 छोटे घन भी शामिल थे। इन छोटे क्यूबों में से एक में कछुए मछुआरे या अन्य रक्षात्मक मछुआरे थे। एक अन्य छोटे क्यूब में लंबी दूरी के आक्रामक मछुआरे शामिल थे। उनमें से कुछ के पास लंबे समय तक हमला करने वाले मछुआरे थे, जबकि कुछ ऐसे थे जो लंबी दूरी के जादू का उपयोग करने में सक्षम थे। एक अन्य छोटा क्यूब हाथापाई करने वाले हमलावरों से बना था, जिनमें ज्यादातर शारीरिक रूप से प्रतिभाशाली मछुआरे शामिल थे।
आखिरी चौराहे पर सहायक सैनिक थे। इन सैनिकों की भूमिका अन्य मछुआरों का समर्थन करने के साथ साथ केंद्रीय कमान के साथ संपर्क रखने की थी। इन 4 छोटे घनों में बड़ी संरचनाएं शामिल थीं। कुछ बड़ी संरचनाएं बहुत बड़ी संरचना का भी हिस्सा थीं। यह उनकी इकाई की संरचना थी। इसके अलावा यह विधि उन्हें दिए गए किसी भी आदेश के प्रति लचीले होने की अनुमति दे सकती है। एक और बात जिसने झाओ हाई को आश्चर्यचकित किया वह था उनका संवाद करने का आसान तरीका। आदेशों को प्रसारित करने के लिए मछुआरे इन छोटी संदेशवाहक मछलियों का उपयोग कर रहे थे। ये संदेशवाहक मछलियां समुद्र की बहुत खास जीव थीं। उनके शरीर बड़े नहीं थे, वास्तव में वे काफी छोटे थे। हालांकि उनकी तैरने की गति बहुत तेज थी। इसके अलावा उन्हें आसानी से प्रशिक्षित भी किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मछलियां एक दूसरे तक जानकारी पहुंचाने में सक्षम थीं। भले ही 2 मछलियां दूर हों, फिर भी वे एक दूसरे की ओर एक विशेष संकेत भेज सकती हैं। मछुआरे संदेशवाहक मछली की इस क्षमता का उपयोग एक दूसरे को संदेश भेजने के लिए करते हैं। उनके संदेश कोड में भी होते थे और ऐसे बनाए जाते थे कि संदेश कम से कम समय में और सबसे सुरक्षित तरीके से प्राप्त हो सके। यदि कोई गुप्त कोड नहीं जानता है तो भले ही उसके पास संदेशवाहक मछली हो, फिर भी उसे पता नहीं चलेगा कि दूसरा पक्ष क्या कह रहा है। ये जानने पर झाओ हाई मदद नहीं कर सका, लेकिन पृथ्वी पर अपने समय के बारे में सोचने लगा जब वह टेलीविजन पर एक फिल्म देख रहा था। लाइन के दोनों किनारे टेलीग्राफ का उपयोग कर रहे थे, जो स्वाभाविक रूप से मोबाइल फोन या यहां तक कि टेलीफोन का एक अधिक आदिम संस्करण था। लेकिन आग महाद्वीप में ये खोज अभी भी बहुत बड़ी चीज थी। झाओ हाई को इस मछली में बहुत दिलचस्पी हो गई, इसलिए उसने लुओ यंग को उनमें से एक के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने तुरंत एक को अंतरिक्ष में भेजा ताकि वे बहुगुणित हो सकें। हालांकि इसने स्पेस को अपग्रेड नहीं किया, लेकिन इसकी क्षमता ने झाओ हाई के स्पेस के साथ संचार करने के तरीके में सुधार किया। अंतरिक्ष की संचार करने की क्षमता हमेशा एक समस्या रही है। केवल झाओ हाई के पास ही इसे आसानी से उपयोग करने की क्षमता थी। यदि लौरा और अन्य लोग अंतरिक्ष छोड़ देते हैं तो झाओ हाई केवल उनके बीच में आने से पहले ही उन्हें ढूंढ सकता है, या फिर वह करियर को बता सकता था कि क्या हो रहा था। लेकिन करियर केवल एक इकाई थी, जिससे एकाधिक संचार काफी असुविधाजनक हो गए। अब जब उसके पास संदेशवाहक मछली थी तो सब कुछ अलग हो गया। जब दूत ने अंतरिक्ष में प्रवेश किया तो इसे तुरंत मजबूत और बेहतर बनाया गया। और चूंकि अंतरिक्ष पृथ्वी से आया है, दूत मछली का संचार उन्नत हो गया है। अब वह बात कर सकती है। स्वाभाविक रूप से इसका मतलब यह नहीं था कि मछली स्वयं बातचीत करने में सक्षम थी। इसका मतलब यह हुआ कि मछली अब बोली गई बात बता सकती है। झाओ हाई अब संदेशवाहक मछली की ओर बोल सकता है और फिर संदेश को अंतरिक्ष के माध्यम से प्रसारित किया और फिर किसी और के हाथ पर संदेशवाहक मछली को दूसरे अंतरिक्ष में उत्पादित किया। जब झाओ हाई ने इस नए समारोह के बारे में सुना तो वह दंग रह गए। इसलिए अंतरिक्ष अनिवार्य रूप से एक उपग्रह की तरह काम करेगा, जबकि संदेशवाहक मछलियां मोबाइल फोन के रूप में काम करेंगी। हालांकि दूत मछलियां पानी नहीं छोड़ सकती, जो उनका कमजोर बिंदु था। झाओ हाई और अन्य के लिए यह कोई मुद्दा नहीं था। उसके पास ऐसे स्पेस बैग हो सकते हैं जिनमें बोतलें हों। एक बार जब मछलियों को बोतलों पर रख दिया गया तो उन्हें स्पेस बैग के अंदर संग्रहित किया जा सकता है। ये संदेशवाहक मछलियां बड़ी नहीं थीं और उनका रूप भी सुंदर था, इसलिए उन्हें सजावटी मछलियों के रूप में देखा जा सकता है। भले ही इसे स्पेस बैग में नहीं रखा गया हो, फिर भी किसी के कार्यालय में रखे जाने पर यह लैंडलाइन की तरह काम करेगा। ये केवल झाओ हाई ही नहीं था जो इस नई खोज पर सुखद आश्चर्यचकित था। लौरा और अन्य लोग भी बेहद स्तब्ध थे। उन्होंने तुरंत करियर से बड़े पैमाने पर अंतरिक्ष के अंदर इन संदेशवाहक मछलियों का उत्पादन करवाया, फिर उन्हें कुन, ग्रीन और अन्य के पास भेज दिया। भविष्य में सभी के साथ संवाद करना अधिक सुविधाजनक होगा। झाओ हाई और अन्य लोगों को इस बार मछुआरों की अपनी यात्रा में भारी फसल मिलने की उम्मीद नहीं थी। उनके लिए यह फसल बहुत महत्वपूर्ण थी। इस वजह से बुडा कबीले का हर एक महत्वपूर्ण मामला जल्द से जल्द झाओ हाई के कानों तक पहुंच जाएगा। जबकि झाओ हाई और अन्य लोग दूत मछली के साथ व्यस्त थे, लुओ यंग भी निष्क्रिय नहीं थी। दुश्मन ने आखिरकार अपने पिछले हमले के 2 घंटे बाद अपनी चाल चली। यह आक्रमण पहले से शंक्वाकार संरचना से भिन्न था। इस बार वे सीधे तरीके से आगे बढ़ रहे थे। ऐसा लगता है मानो वे कोई बड़ी लड़ाई चाहते हों। झाओ हाई और अन्य लोग जो ड्रैगन स्नेल के अंदर थे, पानी के पर्दे के माध्यम से दृश्य को देख रहे थे। लुओ यंग की मेज पर एक संदेशवाहक मछली थी। इस मछली को एक क्रिस्टल कटोरे पर रखा गया था और इसका उपयोग विभिन्न लोगों को संदेश भेजने के लिए किया जाता था। लेकिन अंतरिक्ष की संदेशवाहक मछली की तुलना में यह मछली स्वाभाविक रूप से छोटी पड़ गई। झाओ हाई को इस समय इस संदेशवाहक मछली पर कोई ध्यान देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बस शत्रु सेनाओं को देखता रहा जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उनकी गति बहुत तेज नहीं थी और उनका गठन बहुत सघन था। दुश्मन की संरचना और लुओ यंग की संरचना लगभग समान थी। दोनों संरचनाएं रूबिक के घन की तरह दिखती थीं। दुश्मन के गठन के सामने इलेक्ट्रिक ईल्स और अन्य लंबी दूरी के हमलावर थे। ऐसा लग रहा है कि सामने वाला पक्ष बड़े पैमाने पर हमला करने के लिए तैयार था। लुओ यंग भी दुश्मन की लाइनअप पर ध्यान दे रही थी। उसी समय वह दूत मछलियों पर जादू का प्रयोग कर रही थी, क्योंकि वह एक के बाद एक आदेश दे रही थी। स्वाभाविक रूप से लुओ यंग ने इसका उपयोग पूरी सेना को कमान देने के लिए नहीं किया। वह इस मछली के माध्यम से अपने अधिकारियों को संदेश भेजती है और फिर अधिकारी उस संदेश को उपयुक्त इकाइयों तक पहुंचाते हैं। शत्रु के आगे बढ़ने के साथ साथ रक्षात्मक रेखा भी धीरे धीरे बदलने लगी थी। वे रक्षात्मक मछुआरे जो इलेक्ट्रिक ईल से नहीं डरते थे, धीरे धीरे संरचना के सामने पहुंच गए थे। आक्रामक मछुआरे भी धीरे धीरे पीछे की ओर जा रहे थे। ये पहली बार था कि झाओ हाई में 2 फिशमैन सेनाओं के बीच पूर्ण टक्कर देखी जाएगी। रक्षात्मक रेखा के इस छोटे से हिस्से पर दोनों पक्षों का आमना सामना हुआ। यह ऐसा था जैसे कोई नियम हो कि एक आक्रमण करेगा और दूसरा बचाव करेगा। दोनों सेनाओं के बीच की दूरी कम होती जा रही थी। लगभग 200 मीटर दूर आगे बढ़ती हुई सेना रुक गई। तभी अचानक दुश्मन की टोली से नीली बिजली दिखाई देने लगी। ये बिजली तेजी से बचाव कर रहे सैनिकों की ओर बढ़ी। स्वाभाविक रूप से यह इलेक्ट्रिक ईल्स ही थे जो अपने हमले शुरू कर रहे थे। रक्षात्मक सैनिकों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। रक्षात्मक दौड़ ने एक चाल चली, क्योंकि उन्होंने और उनके घुड़सवारों ने हमले को रोक दिया। झाओ हाई ने लड़ाई पर पूरा ध्यान दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इलेक्ट्रिक ईल्स इतनी अच्छी तरह से बिजली को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे। जब बिजली का उपयोग पानी के भीतर किया जाता है तो यह आमतौर पर तुरंत बिखर जाती है। पानी के भीतर बिजली का उपयोग करके हमला करना लगभग असंभव था, लेकिन इलेक्ट्रिक ईल्स फिर भी ऐसा करने में कामयाब रहे। इससे पता चला कि उनके हमले कितने मजबूत थे। झाओ हाई के लिए यह वास्तव में आश्चर्यजनक था। लेकिन रक्षात्मक सैनिक शांत नहीं बैठ सकते थे और जवाबी हमला नहीं कर सकते थे। पानी के तीरों और बर्फ के भालों से हमलावर सेना पर बमबारी शुरू हो गई थी।
इस समय दोनों ओर से दूर दूर तक आक्रमण दिखाई देने लगे थे। लंबी दूरी के 10 राउंड के हमलों के बाद इलेक्ट्रिक ईव्स का रस शायद खत्म हो गया था। उनकी बिजलियां क्षीण और क्षीण होती जा रही थीं। इस बिंदु पर वे अब रक्षकों पर हमला करने के लिए पानी के तीर और बर्फ के भाले का उपयोग करना शुरू कर रहे थे। हालांकि उनके हमले कमजोर होते गए। ये दृश्य रक्षकों के पक्ष में भी घटित हुआ। फिर शत्रु सेना बदलने लगी। लंबी दूरी के हमलों के लिए जिम्मेदार लोग धीरे धीरे पीछे हट गए थे। निकट युद्ध के लिए उपयुक्त लोग सामने आने लगे। लुओ यंग ने तुरंत गठन को बदलने का आदेश जारी किया। उनकी अपनी सेना की हाथापाई टुकड़ियां भी सामने आने लगी हैं। इस समय लंबी दूरी के हमले कम होने लगे हैं। फिर हाथापाई करने वाले सैनिकों ने हमला करना शुरू कर दिया। हमलावर सेना का आरोप शामिंग के शंकु गठन के समान था, लेकिन इस बार एक विशाल शंकु के बजाय कई छोटे शंकु दिखाई दिए। ये देखकर लुओ यंग ने अचानक एक और आदेश जारी किया, गिरने वाले पत्थर की संरचना तैयार करो। तुरंत अन्य जलपरियों ने आदेश जारी कर दिया और रक्षात्मक सेना आगे बढ़ गई। सारी सेना हर समय घूमती हुई प्रतीत होती थी। कुछ ही समय में सी ड्रैगन सेना अंततः मरमेड सेना के संपर्क में आ गई थी। तभी अचानक सी ड्रैगन सेना पर असंख्य पत्थर बरसने लगे। जिस गति से पत्थर उड़ रहे थे उसे देखते हुए ये तय था कि उनका नुकसान छोटा नहीं होगा। पत्थरों की चपेट में आने से दुश्मन को इस कदम की उम्मीद नहीं थी। हालांकि वे अब दूसरी सेना के बहुत करीब थे और अंततः बड़ी रक्षात्मक दीवार से टकरा गए। रक्षकों ने हमले के खिलाफ सफलतापूर्वक बचाव किया था क्योंकि उनकी क्रांति अबाधित रही। एक हत्या मशीन की तरह रक्षात्मक सेना सी ड्रैगन के सैनिकों को मारती रही। इस स्थिति को देखकर झाओ हाई घूरने से खुद को नहीं रोक सका। फिर उसने अपना सिर लुओ लुओ की ओर घुमाया जो ज्यादा दूर नहीं था। कहा जा सकता है कि लुओ लुओ को फिशमैन रेस के बारे में अच्छी जानकारी है। ऐसी कोई जनजाति नहीं थी जिसके बारे में उसे कोई जानकारी न हो। यही कारण था कि रानी ने झाओ हाई को अपने साथ ले लिया। झाओ हाई के लुक को देखकर लुओ लुओ को तुरंत पता चल गया कि वह क्या पूछेगा, इसलिए उसने तुरंत कहा, ये हमले रॉकफिश जनजाति से आए थे। वे काफी अजीब हैं। आमतौर पर हम मछुआरे अपने जल जादू का उपयोग लंबी दूरी के हमलों के रूप में करते हैं, लेकिन इन रॉकफिश के पास अपने पत्थर हैं। उनके शरीर में एक थैली होती थी जिसमें एक निश्चित मात्रा में पत्थर रखे जा सकते थे। जब वे किसी दुश्मन से टकराते हैं तो वे ये पत्थर उछालते हैं और उन्हें घायल कर देते हैं। हालांकि यह प्रक्रिया किसी भी आक्रामक जल जादू से बहुत अलग नहीं थी, लेकिन इससे होने वाली क्षति किसी भी जल जादू से बहुत अधिक होगी। झाओ हाई ने सिर हिलाया। ईमानदारी से कहें तो वह पहले से ही इनमें से किसी के बारे में आश्चर्यचकित नहीं था। फिशमैन रेस की तुलना में बीस्टमैन की प्रेयरी में दौड़ की मात्रा केवल छोटी ही मानी जा सकती है। झाओ हाई अब लुओ यंग की और भी अधिक प्रशंसा कर रहा था। समुद्र में प्रत्येक दौड़ को जानना पहले से ही एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन उनकी विशेष क्षमताओं के बारे में जानना और उन्हें उनकी पूरी क्षमता से बाहर लाना कुछ ऐसा था जो केवल महान जनरल ही कर सकते थे, और लुओ यंग ऐसा करने में सक्षम थी। ये कहा जा सकता है कि लुओ यंग के फॉलिंग स्टोन फॉर्मेशन ने पहले ही दुश्मन के आक्रमण को हरा दिया था। यदि वे इस संघर्ष को बनाए रखते हैं तो दुश्मन काफी समय तक टिके रहने में सक्षम हो सकता है। हालांकि गतिरोध होने की उनकी संभावना खत्म हो गई है। यदि वे आगे बढ़ते रहे तो उनके लिए एकमात्र शेष भाग्य नरसंहार था। स्वाभाविक रूप से इसकी जानकारी सामने वाले पक्ष को थी, इसलिए वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। उनका पीछे हटना तेज नहीं था, लेकिन उनका गठन इसे सफलतापूर्वक कर रहा था। जिन लोगों ने हमला किया वे अब पीछे के रक्षक के रूप में काम कर रहे थे, जबकि बड़ी संरचनाएं पीछे लौट गईं। ये देखने के बाद झाओ हाई मदद नहीं कर सका, लेकिन सिर हिलाया। विपरीत पार्टी का कमांडर निश्चित रूप से सरल नहीं था। इस मामले में बड़े हिस्से को संरक्षित करने के लिए कुछ लोगों को छोड़ देना एक बुद्धिमान विचार था। फिर झाओ हाई ने लुओ यंग की ओर अपना सिर घुमाया और कहा, जनरल, मुझे उन पर हमला करने के लिए कुछ मरे हुए लोगों को भेजने के लिए कहें। उनकी पीछे हटने की कार्रवाई का लाभ उठाएं और उनके पास केवल कुछ ही सैनिक बचे हैं। लुओ यंग ने घूर कर देखा, फिर उसने झाओ हाई की ओर देखा और कहा, इस समय युद्ध के मैदान पर लड़ना श्रीमान के लिए बहुत खतरनाक है। झाओ हाई ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मैं बस उन्हें यहाँ से भेज सकता हूँ। इतना कहने के बाद उसने अपना हाथ लहराया क्योंकि सी ड्रैगन सेना के चारों ओर काली धुंध के गुच्छे दिखाई दे रहे थे। इन काले धुंध के गायब होने के बाद सी ड्रैगन सेना के ठीक बगल में कंकाल जानवरों के झुरमुट दिखाई दिए। फिर वे जादुई जानवर पीछे हटने वाली सेना की ओर बढ़ते हुए एक शंकु संरचना में चले गए। यह विकास अचानक शुरू हुआ और दुश्मन को झाओ हाई जैसे असामान्य व्यक्ति की रक्षा सेना में होने की उम्मीद नहीं थी। झाओ हाई का अंत अब सी ड्रैगन सेना के गठन पर कहर बरपाना शुरू कर रहा था। हालांकि यह महान संरचना हिल गई थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि उनका कमांडर बेहद प्रतिभाशाली था। जैसे ही संरचना अचानक घूम गई, उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी, और इस बार रोटेशन पूरी तरह से नहीं था, बल्कि यह परत दर परत रोटेशन था। रोटेशन और काउंटर रोटेशन की ये परतें मरे हुए हमले को रोकने में कामयाब रहीं। हालांकि क्या झाओ हाई के मरे को आसानी से रोका जा सकता है? हालांकि झाओ हाई ने इन मरे हुए लोगों की ताकत को सीमित कर दिया था और उन्हें 9वीं रैंक की ताकत का प्रदर्शन नहीं करने दिया था, फिर भी उनकी लड़ने की क्षमता दुर्जेय थी। इसलिए जब वे आपस में भिड़े तो दुश्मन एक बार फिर चकमा खा गया। हालांकि सी ड्रैगन आर्मी ने पहले से ही अपना गठन नियोजित कर लिया था। वे उन मरे हुओं का सामना कर रहे थे जो मरने से नहीं डरते थे। सेना को महसूस हुआ कि मरे हुए हमले को रोकना कितना कठिन था, लेकिन सौभाग्य से उनके लिए जब भी उनके शरीर में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रहार किया जाता था तो ये मरे तुरंत काली गैस में बदल जाते थे। स्वाभाविक रूप से ये कुछ ऐसा था जो झाओ हाई ने जानबूझकर किया था। जब तक कोई मरा हुआ व्यक्ति गंभीर रूप से प्रभावित होता, वह उन्हें वापस अंतरिक्ष में संग्रहित करने से पहले तुरंत उन्हें काली गैस से बदल देता था। इस समय झाओ हाई ने 500,000 मरे हुए प्राणियों को भेजा था। ये मरे हुए जादुई जानवर थे जिन्हें उसने कुछ दिन पहले हासिल किया था। झाओ हाई का इरादा इन्हें वापस लेने का नहीं था। वह उन्हें सी ड्रैगन सेना पर तब तक हमला करने देना चाहता था जब तक उनका सफाया न हो जाए। बेशक उनकी मौतों का मंचन करना होगा। युद्ध के मैदान में डार्क मैजिस के बारे में ये सबसे भयानक बात थी। वे अपने मरे हुओं को आत्मघाती हमले के लिए आदेश देने में सक्षम थे। आखिरकार मरे हुए लोगों का जीवन कोई मायने नहीं रखता था, और जब दुश्मन पीछे हट जाता है तो डार्क मैजिस लाशों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें एक नई मरे हुए सेना में बदल देते हैं। सी ड्रैगन वर्तमान में इस स्थिति का अनुभव कर रहे थे। वे मरे हुए जानवरों का सामना कर रहे थे जिनके पास उन अधिकांश मछुआरे योद्धाओं की तुलना में अधिक ताकत थी जिनका उन्होंने पहले सामना किया था। वे एक मरे को मारने में सक्षम थे, लेकिन कई लोगों की कीमत पर। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे सी ड्रैगन सेना सहन कर सके। इसलिए गठन धीरे धीरे एक हार के रूप में विकसित हो गया था।
लोगों और मरे हुए लोगों के बीच अंतर यह था कि मरे हुए लोगों को मौत का कोई डर नहीं था जबकि लोगों को डर था। यहाँ तक कि सबसे अनुशासित सेना की भी यही मानसिकता थी। सी ड्रैगन सेना स्वाभाविक रूप से वही थी। लेकिन यह उनके लिए अच्छा था कि झाओ हाई ने बहुत सारे मरे नहीं भेजे, केवल 500,000 भेजे। हालांकि मरे हुए लोगों ने अव्यवस्थित ढंग से पीछे हटने का कारण बना दिया है, फिर भी वे 3 मिलियन सैनिकों वाली सेना के बड़े गठन को हिला नहीं सके। मछुआरों की लड़ने की ताकत भी मजबूत थी, निश्चित रूप से औसत जादुई जानवरों की तुलना में अधिक मजबूत थी। झाओ हाई द्वारा भेजे गए 500,000 मरे हुए लोगों को अंततः सी ड्रैगन सेना द्वारा नष्ट कर दिया गया। इस बार सेना ने रुकने की हिम्मत नहीं की, वे दूसरे पक्ष के किसी और हमले के डर से जल्दी से पीछे हट गए। पूरे मरे हुए हमले को लुओ यंग और अन्य लोगों ने देखा था। कोई भी मछुआरा काले जादू का उपयोग करने में सक्षम नहीं था, इसलिए यह पहली बार था जब उन्होंने मरे हुए लोगों के हमले देखे। यदि वे इसका वर्णन करने के लिए किसी शब्द का उपयोग करें तो यह भयानक होगा। मरे हुए लोगों की आक्रमण शक्ति को केवल लुओ यंग के मानकों के अनुसार औसत माना जा सकता है, लेकिन मरे हुए लोगों के बारे में सबसे भयानक बात यह थी कि वे तब तक नहीं मरेंगे जब तक कि उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमला नहीं किया जाता। भले ही उनके अंक काट दिए जाएं, फिर भी वे अपने हमले कर सकते हैं। किसी ऐसी चीज को अपने ऊपर हमला करते हुए देखकर कौन नहीं डरेगा। लुओ यंग एक जनरल थी, इसलिए वह इस बारे में बहुत स्पष्ट थी कि इस तरह के हमले से सेना के मनोबल पर क्या असर पड़ेगा। इस बिंदु पर लुओ यंग ने अब झाओ हाई को नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की। झाओ हाई ने जिस मरे हुए को भेजा था उसने उससे कहीं अधिक लोगों को मार डाला था, यह एक भयानक विचार था। जब सी ड्रैगन सेना पीछे हट गई तो युद्ध क्षेत्र शांतिपूर्ण हो गया। झाओ हाई ने लुओ यंग की ओर अपना सिर घुमाया और कहा, जनरल, मैं उन लाशों पर कार्रवाई करूंगा। लुओ यंग ने सिर हिलाया और कहा, मिस्टर, जैसा आप चाहें वैसा करें। मुझे अभी भी कुछ और मामलों पर कार्रवाई करनी है, इसलिए मैं श्रीमान के साथ नहीं जा पाऊंगा। दशान, तुम जाओ और श्रीमान के अनुरक्षक बनो। दशान ने सिर हिलाया और झाओ हाई के साथ बाहर चला गया। जब वे घोंघा के बाहर पहुंचे तो वे तुरंत अपने घुड़सवारों पर सवार हुए और युद्ध के मैदान में चले गए। फिर झाओ हाई ने मृतकों को अपने गुर्गों में बदल दिया। कुल मिलाकर उसने अपनी सेना में 10 लाख से अधिक मरे हुए लोगों को शामिल कर लिया था। 10 लाख से अधिक मरे हुए लोगों में 800,000 सी ड्रैगन सैनिक थे जबकि शेष 300,000 रक्षा सेना से थे। लेकिन सी ड्रैगन सेना के 600,000 लोग झाओ हाई के हाथों मारे गए। इससे पता चला कि मरे हुए लोग कितने घातक थे। वर्तमान में झाओ हाई दशान की आंखों के लिए और अधिक सुखद हो गया है। वह ये भी समझ गया कि लुओ यंग का क्या मतलब है। झाओ हाई, जो दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाते हुए उनके नुकसान को कम कर सकता है, युद्ध के मैदान में एक बहुत ही भयानक हथियार था। अन्य मछुआरे भी झाओ हाई की शक्ति से अवगत हो गए थे। मछुआरे मूल रूप से इस बारे में अनभिज्ञ थे कि झाओ हाई क्या कर रहा था, लेकिन झाओ हाई के साथ आई मजबूत सेना ने उन्हें बताया था कि उसने मरमेड द्वीप पर क्या किया था, और वर्तमान हमले को देखने के अलावा वे अब झाओ हाई के प्रति विस्मय और श्रद्धा में थे। झाओ हाई द्वारा मछुआरों को मरे हुए में बदल देने के बाद वह ब्लेड स्केल वेल के पास लौट आया और दशान से कहा कि उसे आराम करने की जरूरत है और वह जो ड्रैगन स्नेल के पास नहीं लौटेगा। दशान ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार झाओ हाई फिशमैन रेस का सहयोगी था। उसे और यहाँ तक कि लुओ यंग को भी झाओ हाई को कोई आदेश देने का अधिकार नहीं था। इस वजह से दशान ने झाओ हाई को वही करने दिया जो वह चाहता था। झाओ हाई ने ब्लेड स्केल वेल में प्रवेश किया और फिर मॉनिटर खोला। लौरा और अन्य लोग भी उसके पक्ष में थे। उन्होंने मॉनिटर को बहुत दिलचस्पी से देखा। उन्हें आज के युद्ध की स्थिति की ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन वे नीला ड्रैगन घोंघा के अंदर लुओ यंग की प्रतिक्रिया देखना चाहते थे। लुओ इस समय लुओ यंग के साथ रहे, इसलिए झाओ हाई और अन्य लोग आराम से मॉनिटर में दृश्य देख सकते हैं। झाओ हाई को जाते हुए देखकर लुओ यंग ने तुरंत लुओ को बुलाया और कहा, लुओ, यह मिस्टर झाओ हाई हमारे फिशमैन रेस के डोमेन में कैसे पहुंचे? वह क्यों आए? लुओ ने तुरंत बताया कि कैसे झाओ हाई ने रानी से मिलने के लिए कहा और फिर उसे दैवीय जाति के मामले के बारे में बताया। हालांकि लुओ यंग को झाओ हाई के अस्तित्व के बारे में पता था, लेकिन मैसेंजर मछली से उसे जो जानकारी मिली वह पर्याप्त थी। आज झाओ हाई की लड़ाई देखकर लुओ यंग झाओ हाई के प्रति सावधान हो गई। उनकी राय में झाओ हाई बहुत खतरनाक था, इसलिए उन्होंने लुओ से झाओ हाई की उत्पत्ति के बारे में पूछा। लुओ की बात खत्म होने के बाद लुओ यंग ने सिर हिलाया और कहा, तो यह ऐसा ही है। मैंने नहीं सोचा था कि मानव भूमि में श्रीमान का इतना रुतबा होगा। ऐसा लगता है कि श्रीमान हमारी जाति के सबसे ठोस सहयोगी बन जाएंगे। उनके जैसा सहयोगी होना हमारी जाति के लिए एक बड़ा वरदान होगा। लुओ ने सिर हिलाया और कहा, रानी ने भी यही बात कही थी। जनरल, क्या अब मिस्टर झाओ हाई के आ जाने से युद्ध जल्द ही समाप्त हो जाएगा? लुओ यंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मूर्ख लुओ, यह इतना आसान कैसे हो सकता है? क्या तुम सच में सोचते हो कि सी ड्रैगन इतने कमजोर होंगे? इसके अलावा ऐसा लगता है जैसे सी ड्रैगन को महाद्वीप के मनुष्यों और ड्रैगन से मदद मिली है। यदि वास्तव में ऐसा है तो उनके लिए लाइट ड्रैगन और रेडियंट चर्च के लोगों का होना संभव होगा। वे दोनों संस्थाएं प्रकाश जादू में पारंगत हैं, और हल्का जादू काले जादू का शत्रु है। इसकी वजह से मिस्टर झाओ हाई के साधन सीमित हो जाएंगे। महाद्वीप में मछुआरों का अपना खुफिया नेटवर्क था, इसलिए उन्हें डार्क मैजिक के बारे में भी कुछ समझ थी। इसलिए उनके लिए ये जानना अजीब नहीं होगा कि हल्का जादू डार्क मैजिक के लिए अभिशाप था। लेकिन लुओ यंग को यह तथ्य नहीं पता था कि झाओ हाई किसी भी डार्क मैज से अलग था। जनरल, डार्क मैजिक हल्के जादू से डर सकते हैं, लेकिन झाओ हाई को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। जब लुओ ने लुओ यंग को सुना तो उसकी अभिव्यक्ति मदद नहीं कर सकी, लेकिन बदल गई। फिर उसने कहा, हमें क्या करना चाहिए? जनरल, हम सी ड्रैगन को हरा सकते हैं, है ना? लुओ यंग ने लुओ की ओर देखा और फिर मंद मंद मुस्कुराया। बेशक हम सी ड्रैगन को हरा सकते हैं। इसकी चिंता मत करो। इस बार सी ड्रैगन्स को बस कुछ मददगार मिले। यदि मिस्टर झाओ हाई उन्हें कुछ समय के लिए रोकने में हमारी मदद कर सकते हैं तो हम उन्हें एक ही बार में मिटा देने की ताकत पा सकते हैं। लुओ यंग बस लुओ को सांत्वना देने के लिए ये कह रही थी। हालांकि उसने जो कहा उसमें कुछ सच्चाई भी थी। मरमेड परिवार ने फिशमैन रेस पर बहुत लंबे समय तक शासन किया था और अकेले ही उनकी पृष्ठभूमि काफी मजबूत थी। जलपरियों के ऐसे बनने का कारण यह था कि उन्हें सावधानी से पकड़ लिया गया था। जब तक जलपरियों के पास समय था और वे अपनी ताकत इकट्ठा करने में सक्षम थे, तब तक वे सी ड्रैगन से निपटने में सक्षम होंगे। बात बस इतनी थी कि जलपरियों को अभी भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब लुओ ने लुओ यंग को सुना तो वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन आराम महसूस कर रही थी। लुओ की शक्ल देखकर लुओ यंग हल्की मुस्कान के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वह लुओ को दोष नहीं दे सकती थी। आखिरकार वह अभी भी छोटी थी और उसने अभी भी बड़ी दुनिया नहीं देखी थी।
वह वास्तविक युद्ध क्षेत्र में भी नहीं गई है, इसलिए लुओ लुओ की यह प्रतिक्रिया बिल्कुल सामान्य थी। इस समय दशान पहुंचे, उन्होंने लुओ यंग को सलामी दी और कहा, जनरल, मिस्टर झाओ हाई ने लाशों को संसाधित किया है। फिलहाल वह अपने ब्लेड स्केल वेल के अंदर आराम कर रहे हैं। लुओ यंग ने सिर हिलाया, फिर वह लुओ लुओ की ओर मुड़ी और बोली, ब्लेड स्केल वेल के अंदर की जगह कैसी है? यदि यह अच्छा नहीं है तो मैं यहाँ मिस्टर झाओ हाई के आराम करने के लिए एक कमरे की व्यवस्था कर सकता हूँ। लुओ लुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, जनरल, आप नहीं जानते, लेकिन ब्लेड स्केल वेल के अंदर का हिस्सा बहुत आरामदायक है। इसमें कई कमरे, एक लिविंग रूम, बाथरूम और यहाँ तक कि एक जगह भी थी जहाँ से कोई बाहर देख सकता था। यह एक शानदार जगह थी। जैसे ही उसने लुओ लुओ की बात सुनी, लुओ यंग आश्चर्यचकित हो गई। उसने लुओ लुओ की ओर देखा और कहा, सचमुच, ऐसा लगता है जैसे श्रीमान के काले जादू का स्तर कम नहीं है। लुओ लुओ ने सिर हिलाया और कहा, मिस्टर बहुत मजबूत हैं। उनकी पत्नियां भी सरल नहीं हैं। मैं देख सकता हूं कि श्रीमान जब भी अपनी पत्नियों के साथ किसी बात पर चर्चा करते हैं तो उनकी राय को बहुत महत्व देते हैं। साथ ही उनका रिश्ता भी काफी अच्छा है। मिस्टर की पत्नियां एक दूसरे के साथ बहुत सामंजस्यपूर्ण हैं। वे मरमेड द्वीप पर भी हमारी बहनों के दोस्त बन गए हैं। लुओ यंग ने सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, श्रीमान हमारे सहयोगी हैं। दशान, लुओ लुओ, श्रीमान के साथ आपका सबसे अधिक संपर्क है। वह जो कुछ भी चाहता है उसे सुनना सुनिश्चित करें। सुनिश्चित करें कि आप उसकी जरूरतें पूरी करें। जब लुओ लुओ ने लुओ यंग को सुना तो उसने तुरंत जवाब दिया, जनरल, मुझे कुछ याद आ रहा है। मिस्टर झाओ हाई एक शौक के तौर पर अनोखे जानवरों और पौधों को इकट्ठा करना चाहते थे। रास्ते में जब भी उसे कुछ दिखता तो वह रुक जाता और उसे जिंदा इकट्ठा कर लेता। सामान्य तौर पर मुझे लगता है कि हमें श्रीमान के लिए कुछ जानवर और पौधे लाने चाहिए, या शायद कुछ और जो अनोखा हो। आप क्या सोचते हैं? लुओ यंग ने आश्चर्य से कहा, तो श्रीमान को भी ऐसा ही शौक है क्या? मिस्टर एक कीमियागर या रिफाइनिंग मास्टर हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी को बुलाऊंगा और इस पर ध्यान दूंगा। ठीक है, मेरे हाथ में कुछ समुद्री ड्रैगन मोती हैं। हालांकि मिस्टर काफी मजबूत हैं, अगर उनके पास ये मोती हो तो यह उनके लिए अधिक सुविधाजनक होगा। लुओ लुओ ने सिर हिलाया। फिर लुओ यंग ने दशान की ओर रुख किया और कहा, दशान, हताहतों की संख्या क्या है? क्या हम अच्छा कर रहे हैं? दशान ने सिर हिलाया और कहा, स्थिति अच्छी है। शत्रु हताहतों की संख्या 800,000 से अधिक है, जबकि हमारी मृत्यु 300 लाख से कम है। उन शत्रुओं में से 6 लाख लोग मिस्टर झाओ हाई की मृत्यु के कारण हताहत हुए थे। लुओ यंग ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और कहा, हमारे हताहतों की संख्या अभी भी दुश्मन से अधिक है। इन सभी वर्षों में सी ड्रैगन्स ने बहुत सारे शक्तिशाली योद्धाओं को इकट्ठा किया है। युद्ध कौशल के मामले में हम बहुत बदतर हैं, लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि हमारे पास जल्द ही और अधिक सुदृढ़ीकरण आने वाले हैं। दशान ने सिर हिलाया और कहा, यह भी अच्छा है कि श्रीमान अधिक मरे हुए लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब रहे हैं। यदि कल शत्रु आक्रमण कर दे तो श्रीमान को और भी अधिक लाभ होगा, जो हमारे लिए लाभदायक होगा। आपने देखा है कि पिछली लड़ाई में मरे हुए लोग कितने मजबूत थे, वे काफी दुर्जय हैं। लुओ यंग ने सिर हिलाया और कहा, हालांकि मुझे डर है किसी ड्रैगन्स के बीच कोई लाइट मैच या लाइट ड्रैगन हो सकता है। इनसे हमें थोड़ी परेशानी होगी। अभी हमें जो करने की जरूरत है वह दुश्मन को इस जगह से आगे बढ़ने से रोकना है। हम और अधिक सुदृढ़ीकरण के आने का इंतजार करेंगे और फिर अंत में जीत का दावा करने से पहले दुश्मन को थोड़ा थोड़ा करके कुचल देंगे। दशान और लुओ लुओ ने सिर हिलाया। लुओ यंग को कुछ थकान महसूस हुई और उसने कहा, ठीक है, चलो आराम करते हैं। मुझे लगता है किसी ड्रैगन्स आज दूसरा हमला नहीं करेंगे। दोनों ने मुड़ने और जाने से पहले सिर हिलाया। फिर झाओ हाई ने मॉनिटर बंद कर दिया। लौरा ने झाओ हाई की ओर रुख किया और कहा, भाई हाई, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने आखिरकार आपकी ताकत को पहचान लिया है। क्या तुम खुश हो? झाओ हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, पहचानने से वास्तव में क्या होता है? अगर मैं अपने रहस्यों को उजागर करने से नहीं डरता तो मैंने पहले ही सी ड्रैगन को खत्म कर दिया होता। लिजी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ये भी अच्छा है, वे अब बिग ब्रदर है के लिए अच्छी चीजों की तलाश करने जा रहे हैं। भाई है, एजो ड्रैगन घोंघा मांगने के बारे में आपका क्या ख्याल है? वह बात बहुत अच्छी है। झाओ हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वास्तव में घोंघे से ईर्ष्या नहीं करता, मैं जो चाहता हूं वह उनकी जल शोधन तकनीक है। यदि मौका मिले तो मैं सीखना चाहूंगा कि वे ये कैसे करते हैं। ये काफी अद्भुत आविष्कार है। मेगन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, चलो उस बारे में बात नहीं करते हैं। बड़े भाई है, हम पहले की लड़ाई को कैसे देखें, मैं इसे स्पष्ट रूप से देखना चाहता हूं। झाओ हाई ने सिर हिलाया, फिर उसने कईयर से पहले की लड़ाई दोबारा दोहराने को कहा। फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके इसका विश्लेषण किया, लेकिन जब लड़ाई की बात आती है तो ऐसा लगता है कि मेगन और लिजी उससे कहीं बेहतर थे। लड़ाई का विश्लेषण करने के बाद झाओ हाई और अन्य लोगों ने माना कि अगर अच्छी रणनीति शामिल होती तो वह अभी भी लगभग 100,000 और लोगों को मार सकता है। लड़ाई को देखने के बाद झाओ हाई ने आराम किया। फिर झाओ हाई ने मेगन और लिजी की ओर देखा और कहा, ठीक है, तुम दोनों वास्तव में इन चीजों में अच्छे हो। मुझे लगता है कि हम कल जनरल लुओ यंग से बात कर सकते हैं और अपने मरे हुओं का उपयोग करके हमला करने की अनुमति मांग सकते हैं। उस समय मैं तुम दोनों को सेनापति बना सकता हूं। हम ये पता लगाते हुए सी ड्रैगन से लड़ाई लड़ेंगे कि उनके मददगार कौन थे। आप क्या सोचते हैं? मेगन ने झाओ हाई की ओर देखा और कहा, बड़े भाई हाई, क्या आप वास्तव में चाहते हैं कि हम मरे हुओं को आदेश दें? अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? झाओ हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी चिंताएं अनावश्यक हैं। कोई भी कमांडर अच्छी शुरुआत नहीं करता। इसके अलावा हमारे पास कितने मरे हुए हैं और वे काफी मजबूत भी हैं। मत भूलिए, जो 500,000 अंडेड हमने पहले इस्तेमाल किए थे वे सभी ठीक काम कर रहे हैं। जब हम अंतरिक्ष में जाएंगे तो मैं आप दोनों को एक यूनिट की कमान सौंपूंगा ताकि आप लड़ाई के दौरान उनसे परिचित हो सकें। आगे चलकर चाहे देवता हो या दानव, युद्ध अवश्यंभावी होगा। मैं और लौरा आदेश नहीं ले सकते, इसलिए हम यह मामला आप दोनों पर छोड़ देंगे। जब लिजी और मेगन ने झाओ हाई को सुना तो वे तुरंत समझ गए कि वह क्या कहना चाह रहा था। झाओ हाई द्वारा उन्हें मरे हुओं की कमान सौंपना भविष्य में युद्ध की तैयारी मात्र थी। वे ये भी समझ गए कि देवताओं और राक्षसों के खिलाफ लड़ाई इससे भी अधिक कठिन होगी, और साथ ही उनकी युद्ध क्षमता को अधिकतम करने के लिए उनके पक्ष को वास्तव में अच्छे कमांडरों की आवश्यकता थी। इस बारे में सोचने के बाद लिजी और मेगन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, हम ब्रदर हाई को सुनेंगे। कल हम इसी ड्रैगन से निपटेंगे। झाओ हाई ने एक लंबी सांस ली और कहा, हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हम अपना अच्छा ख्याल रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात देवताओं और राक्षसों को प्राप्त करने की तैयारी करना है। इन दोनों से निपटना कठिन होगा। जब वे महाद्वीप में दिखाई देंगे तो हमारे पास लड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा।
बाकी लोग नहीं बोले। देवता और दानव दो पहाड़ों की तरह थे जो उनके कंधों पर भारी पड़ रहे थे, जिससे उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। जैसा कि झाओ हाई ने कहा, उन्हें उन दोनों से निपटने के लिए खुद को तैयार करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग करने की आवश्यकता थी। उन्होंने पूरे दिन आराम किया और अगली सुबह नाश्ता करने के बाद लुओ लुओ ब्लेड स्केल वेल के सामने पहुंचे। झाओ हाई ने तुरंत उसे अंदर आमंत्रित किया। जब लुओ लुओ ने वेल में प्रवेश किया तो उसने ड्रैगन मोतियों को झाओ हाई को सौंप दिया और कहा, श्रीमान, इन्हें ले लो। जनरल ने मुझसे ये तुम्हें दिलवाया था। बाद में आप इसे अपने शरीर पर लगा सकते हैं ताकि आपको पानी को पीछे हटाने के लिए जादू का उपयोग करने की आवश्यकता न पड़े। झाओ हाई ने ड्रैगन माला प्राप्त की और उसे ध्यान से देखा, फिर उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं बस जनरल से मिलने जा रहा था। जब मैं उससे मिलूंगा तो उसे धन्यवाद देने जाऊंगा। चल दर। लुओ लुओ ने सिर हिलाया और फिर उसने पूछा, श्रीमान, जनरल से क्या पूछना चाहते हैं? झाओ हाई ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, ये युद्ध के बारे में है। हम हमेशा रक्षात्मक रहे हैं, हम बहुत अधिक निष्क्रिय हैं। मैं लड़ाई को सी ड्रैगन्स तक ले जाना चाहता हूँ। मैं जनरल की मंजूरी मांगना चाहता हूँ ताकि मैं जाकर उन पर हमला कर सकूं। जब उसने झाओ हाई को सुना तो लुओ लुओ भौंकने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसने झाओ हाई की ओर देखा और कहा, मिस्टर सी ड्रैगन पर हमला करना चाहते हैं? झाओ हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि वे सी ड्रैगन कितने अच्छे हैं। फिर वह ब्लेड स्केल वेल से बाहर आया और नीले ड्रैगन घोंघे की ओर बढ़ने से पहले एक कछुए की पीठ पर कदम रखा। लुओ लुओ झाओ हाई को देखकर आश्चर्यचकित दिखे। उसे उम्मीद नहीं थी कि झाओ हाई हमला करना चाहेगा। कल उसने सुना कि जनरल चाहते थे कि सी ड्रैगन्स को थोड़ा थोड़ा करके कुचलते हुए वे जब तक संभव हो हमले रोके रखें। लेकिन झाओ हाई का अनुरोध सीधे तौर पर जनरल की योजना के विरोध में था। जब वह इस बारे में सोच रही थी, आखिरकार वे घोंघे के हॉल में पहुंच गए। झाओ हाई को आते देख लुओ यंग ने तुरंत कहा, श्रीमान, मुझे लगता है कि सी ड्रैगन आज हमला नहीं करेंगे। आप इस समय का उपयोग अच्छा आराम करने में कर सकते हैं। झाओ हाई ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मैं आज इस मामले को लेकर यहाँ आया हूँ। मैं यहाँ जनरल की अनुमति मांगने आया हूँ। मैं सी ड्रैगन्स पर हमला करना चाहता हूँ। लुओ यंग ने घूर कर देखा, फिर उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली और कहा, मिस्टर, हम यहाँ सी ड्रैगन का इंतजार कर सकते हैं। उन पर हमला करना बहुत जोखिम भरा है। झाओ हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, जनरल, आपने कहा था कि सी ड्रैगन के लिए इंसानों और ड्रैगन से मदद प्राप्त करना संभव था। यदि वास्तव में ऐसा है तो इस रक्षात्मक युद्ध को जारी रखना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं दुश्मन की कुछ ताकत को खत्म करने के लिए मरे हुए लोगों का उपयोग करना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि उनके मददगार कौन हैं। लुओ यंग ने फिर भी इनकार कर दिया, श्रीमान, यदि सी ड्रैगन्स को महाद्वीप से मदद मिलती तो शायद वे आपसे निपटने के लिए लाइट मैच का उपयोग करते। झाओ हाई वास्तव में हंसे और कहा, जनरल, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। रेडियंट चर्च के साथ मेरा लंबे समय से मतभेद रहा है। यदि प्रकाश जादू ने वास्तव में मुझ पर प्रभाव डाला होता तो मैं पहले ही उनके हाथों मर चुका होता। इसके अलावा मैं इस हमले में केवल अपने मरे हुओं का उपयोग करूंगा ताकि हमें कोई हताहत न हो। यदि हम उनके हमारे पास आने का इंतजार करेंगे तो निश्चित ही हमें कुछ नुकसान होगा। मुझे लगता है कि यह हमारे लिए बेहतर होगा अगर मैं पहल करूं और लड़ाई उनके सामने लाऊं। जब लुओ यंग ने झाओ हाई को सुना तो वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन गहराई से सोचने लगी। जलपरियां मछुआरों के साथ अपने परिवार की तरह व्यवहार करती हैं। यदि वे शत्रु के उन पर आक्रमण करने की प्रतीक्षा करते तो यह अपरिहार्य था कि मौतें होती। और अपने ही लोगों को खोना किसी को भी अच्छा एहसास नहीं देता है। इस वजह से लुओ यंग झाओ हाई के प्रस्ताव से प्रभावित होने लगी। लुओ यंग ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, फिर मैं नहीं रुकूंगा श्रीमान। हालांकि श्रीमान को अपनी सुरक्षा के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। इसके बारे में क्या ख्याल है? मेरे साथ दशान और योद्धाओं का एक समूह होगा। आप क्या सोचते हैं? झाओ हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, जनरल, हालांकि कैप्टन दशान दुर्जय हैं, वे नहीं जानते कि मरे हुए लोगों के साथ कैसे लड़ना है। अगर वे मेरे साथ आएंगे भी तो कोई मदद नहीं कर पाएंगे। जनरल को मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार अभी मेरी मरने की कोई योजना नहीं है। किसी को मेरी सुरक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी स्थिति में मैं हमेशा पीछे रहूंगा और मरे हुओं को आदेश दूंगा। अगर चीजें बिगड़ती हैं तो मैं पीछे हट सकता हूँ। लुओ यंग झाओ हाई के बयान का खंडन करने में असमर्थ थी, इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, तब मैं केवल श्रीमान से सावधान रहने के लिए कह सकती हूँ। मैं श्रीमान की अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। ठीक है, अगर श्रीमान को कुछ ड्रैगन मोती मिलते हैं तो वे सभी आपके होंगे। झाओ हाई ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, जनरल मेरी ओर से अत्यंत आभारी हैं। ठीक है, ये झाओ हाई अपनी छुट्टी ले रहा होगा। फिर उसने जाने के लिए मुड़ने से पहले लुओ यंग को सलामी दी। मरमेड की रक्षात्मक रेखा से लगभग 30 समुद्री मील दूर मछुआरों का एक बड़ा जमावड़ा था। ये मछुआरे मरमेड कबीले की सेना की तुलना में कहीं अधिक मजबूत दिखते थे। इनमें इलेक्ट्रिक ईल जनजाति और शार्क जनजाति के लोग भी थे। ये सी ड्रैगन्स का बड़ा शिविर था। मछुआरों में शिविर बनाने की प्रथा नहीं थी, तो ये बड़ी सभा, पूरा शिविर वास्तव में एक बहुत विशाल मूंगा चट्टान में स्थित था। लेकिन चट्टान बहुत अजीब लग रही थी, उसका आकार मुने हुए सी ड्रैगन जैसा था। सी ड्रैगन में अन्य ड्रैगन की तुलना में कुछ अंतर थे, शायद यह उन्हें समुद्र में बेहतर ढंग से जीवित रहने की अनुमति देने के लिए था। अन्य ड्रैगन एक जोड़ी पंखों वाली बड़े पेट वाली छिपकलियां थीं, लेकिन सी ड्रैगन अलग थे। वे 4 पैरों वाले समुद्री सांपों की तरह दिखते थे और उन पैरों पर कुछ सफेद बाल थे। उनकी पूंछ पर एक पंख भी था। पानी के भीतर तैराकी में यह फॉर्म उनके लिए सबसे उपयुक्त था। यह मूंगा चट्टान बिल्कुल सोते हुए विशाल सी ड्रैगन की तरह दिखती थी। इस विशाल मूंगा चट्टान ने बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, जो इस बात का प्रमाण था कि यह कितना बड़ा था। लेकिन इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि यह स्पष्ट था कि यह मूंगा चट्टान यहीं की नहीं थी। कोई देख सकता है कि इसे इस स्थान पर ले जाया गया था। इस चट्टान के सामने अनगिनत रस्सियां थीं, जो उच्च स्तरीय जादुई जानवरों के चमड़े से बनी थीं। ये रस्सियां बड़े जादुई जानवरों से जुड़ी हुई थीं। ये स्पष्ट था कि मूंगे का ये विशाल टुकड़ा उन जादुई जानवरों द्वारा यहाँ खींच लिया गया था। मूंगा चट्टान एक विशाल नीले बुलबुले से घिरी हुई लग रही थी। चट्टान के अंदर मुश्किल से ही पानी की एक बूंद भी नजर आ रही थी। समय समय पर कुछ योद्धाओं को संरचना के अंदर और बाहर आते देखा जा सकता था। एक और आश्चर्यजनक बात यह थी कि जो योद्धा गश्त पर थे वे सभी मानवतावादी थे। वे अपने सिर पर मछली के तराजू का कवच और ड्रैगन हेलमेट पहनते थे। उनके हाथ नग्न प्रतीत होते हैं, लेकिन कोई देख सकता है कि वे किसी प्रकार के धातु के दस्ताने से ढके हुए थे। दस्ताने पर लगे कीलों से पता चलता है कि इसमें काफी आक्रमण करने की क्षमता है। गश्त करने निकले ये योद्धा सी ड्रैगन थे। ड्रैगन किसी अन्य जादुई जानवर की तरह नहीं है।
भले ही अन्य जादुई जानवर 9वीं रैंक पर आ जाएं, लेकिन वे सबसे ज्यादा जो कर सकते थे वह था अपने शरीर का आकार बदलना, उनके लिए अपना आकार बदलना असंभव था। दूसरी ओर, जब ड्रैगन वयस्कता में 8वीं रैंक पर आ जाते हैं, तो उनमें तुरंत मानवीय आकृतियों में बदलने की क्षमता आ जाती है। ये ड्रैगन के पास एक फायदा था, और यह मूंगा चट्टान सी ड्रैगन ड्रैगन पैलेस का घर था। इस महल में सी ड्रैगन रहते थे, लेकिन वे आमतौर पर महल के आसपास नहीं घूमते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर बार जब महल को स्थानांतरित किया जाता था, तो उसे कम से कम 100,000 मजबूत समुद्री जादुई जानवरों की आवश्यकता होती थी, और उन जानवरों को ढूंढना कोई आसान काम नहीं था। इस मूंगा चट्टान को पिछले कुछ वर्षों में सी ड्रैगन्स द्वारा बदल दिया गया है। इसके अंदर का हिस्सा महल जैसा बन गया था, हर तरफ मोती और क्रिस्टल लगे हुए थे। यह असाधारण रूप से आकर्षक था, यहाँ तक कि मरमेड द्वीप के महल से भी अधिक आकर्षक। ड्रैगन पैलेस के ग्रेट हॉल के अंदर 4 लोग बैठे थे, उनमें से 2 ने नीले रंग के वस्त्र पहने थे, ऐसे वस्त्र जो जादुई जानवर की खाल से बने हुए लग रहे थे। दोनों बहुत लंबे नहीं थे, लगभग 1.8 मीटर ऊंचे थे। उनके शरीर सुडौल थे, उनके बाल गहरे नीले थे और आंखें भी गहरी नीली थीं। उनकी खालें सफेद थीं और शक्ल से करीब 40 साल पुराने लग रहे थे। वे परिपक्व पुरुषों की आभा प्रकट कर रहे थे, बहुत सुंदर और अद्वितीय लग रहे थे। एक अन्य व्यक्ति ने सोने की लंबी पोशाक पहनी थी, उसका सिर दाढ़ी से भरा हुआ था और उसकी लंबाई लगभग 2.5 मीटर थी। उसके लंबे सुनहरे बाल थे और अगर कोई उसे करीब से देखता है तो उसे तेज सींगों का एक जोड़ा दिखाई दे सकता है। आखिरी आदमी बहुत साधारण लग रहा था, उसने लाल जादूगर का चोगा पहना हुआ था जबकि एक हाथ में जादुई छड़ी थी। उनकी छोटी लेकिन फिर भी आकर्षक दाढ़ी थी और उनके चेहरे पर अत्यंत पवित्र भाव थे। यदि कोई मनुष्य इस व्यक्ति को देखे तो उनकी पहली धारणा यही होगी कि यह व्यक्ति कोई प्रकाश जादूगर है। इस समय 2 नीले वस्त्रधारी लोगों में से छोटे ने अपना मुंह खोला और कहा, पैट्रियार्क, दूत, बिशप, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि हमारी सेना पर मरे लोगों ने हमला किया है, और उनकी संख्या भी काफी बड़ी थी, लगभग 500,000 मरे हुए। दूसरे नीले वस्त्रधारी व्यक्ति, जो सी ड्रैगन पैट्रियार्क लग रहा था, ने कहा, इलेक, क्या आप समझते हैं कि 500,000 मरे का क्या मतलब है? इसे कमांड करने के लिए कितने डार्क मैच की आवश्यकता होगी? इसके अलावा आप कह रहे हैं कि ये मरे हुए भी काफी मजबूत थे, क्या आप वाकई आश्वस्त हैं कि ये मरे हुए थे? इलेक ने सिर हिलाया और कहा, पैट्रियार्क, मैं सच कह रहा हूं। जब हम दुश्मन की फॉलिंग स्टोन फॉर्मेशन से बच गए तो हमने पीछे हटना शुरू कर दिया, लेकिन उस समय हमारे आसपास बड़ी मात्रा में मरे अचानक प्रकट हो गए। इन मरे हुओं की लड़ने की ताकत काफी मजबूत थी, अगर हम तुरंत नहीं संभलते तो हमें और अधिक नुकसान हो सकता था। जब इलाक की आवाज गिरी तो सुनहरे लबादे वाला आदमी अपनी भौहें सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक सका और बोला, ये कैसे संभव है? क्या जलपरियों और मनुष्यों के बीच कोई संपर्क नहीं होना चाहिए था? तो फिर वहां डार्क मैजिस कैसे मौजूद थे? इसके अलावा 500,000 मरे कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे 1 या 2 डार्क मैजिस बुला सकें। क्या आप देख पाए कि कितने डार्क मैजिस मौजूद थे? रेड रॉब लाइट मैज ने अपना मुंह खोला और गंभीर स्वर में कहा, 500,000 मरे हुए लोगों को बुलाने के लिए बहुत सारे डार्क मैजिस का होना जरूरी नहीं है। दूत एओके, मैं एक निश्चित मानव डार्क मैज के बारे में जानता हूं। वह अकेले 500,000 मरे हुओं को बुलाने में सक्षम है, शायद इससे भी अधिक। दूत एओके, इलेक और सी ड्रैगन पैट्रियार्क के चेहरे बदल गए। इन तीनों ने लाल लबादे वाले लाइट मैच की ओर देखा। फिर एओके ने कहा, बिशप जोशुआ, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या मानव जाति का ऐसा कोई चरित्र है? आपने अभी तक उससे निपटा क्यों नहीं? ये जोशुआ अप्रत्याशित रूप से रेडियंट चर्च का लाल वस्त्रधारी आर्क बिशप था। हालांकि इस सुनहरे लबादे वाले एओके की पृष्ठभूमि बहुत बड़ी थी। वह ड्रैगन रेस का है और वर्तमान ड्रैगन पैट्रियार्क का छोटा भाई था, लेकिन केवल सौतेला भाई था। ड्रैगन का जन्म बहुत कठिन है, लेकिन वे फिर भी काफी उपजाऊ थे। उनके बारे में एक अनोखी बात यह थी कि वे उन लोगों के साथ अधिक सफलतापूर्वक प्रजनन कर सकते थे जो उनकी अपनी जाति के नहीं थे। हालांकि अभी भी यहाँ वहाँ कुछ शुद्ध ड्रैगन के जन्म हुए थे, फिर भी उनकी संख्या ड्रैगन और निम्न जाति के बीच पैदा हुए लोगों की तुलना में कम थी। अपनी पत्नी के कारण एक लाइट ड्रैगन को जन्म देने के अलावा एओके के पिता उसे एक मेटल ड्रैगन के साथ भी जन्म देने में सक्षम थे। हालांकि चूंकि ड्रैगन कानून कहता है कि केवल लाइट ड्रैगन ही पितृसत्ता बन सकते हैं, एओके के लिए अपनी जाति का नेतृत्व करने की संभावना असंभव हो गई है। हालांकि एओके के पास लाइट ड्रैगन और मेटल ड्रैगन होने के दोनों फायदे थे, फिर भी उसे अपने भाई को पद छोड़ना पड़ा। हालांकि ड्रैगन रेस में उनका रुतबा अभी भी काफी ऊंचा था, यहाँ तक कि उन्हें अवर्सी ड्रैगन रेस और मरमेड कबीले के बीच इस लड़ाई में ड्रैगन रेस के दूत होने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। जैसे ही जोशुआ ने एओके को सुना, उसने सिर हिलाया और भारी अभिव्यक्ति के साथ उसने कहा, पैट्रियार्क एलेक्स, जनरल इलेक्ट, दूत एओके, हमारी मानव जाति के पास ऐसा एक काला जादूगर था। इसके अलावा वह हमारे चर्च का कट्टर दुश्मन बन गया था। सच कहूं तो इस समय हम उसे खत्म करने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। लेकिन इस व्यक्ति से निपटना बहुत मुश्किल है, जिससे हमारा रेडियंट चर्च बार बार उसके हाथों हार जाता है। रेडियंट चर्च को महाद्वीप में एक कोने में धकेल दिए जाने का कारण आंशिक रूप से यह व्यक्ति ही था। आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन ये शख्स इंसानियत में काफी मशहूर है। वह बुडा कबीले का कुलपति, सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के सम्राट का दामाद, डार्क मैज अलायंस के कैल्सी परिवार का दामाद, बीस्टमैन रेस का विदेशी राजकुमार होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा व्यापारी भी है। वह एक बेहद दुर्जय डार्क मैज भी है। एक बार उसने केवल एक रात में एक्सू साम्राज्य की 600,000 सैनिकों वाली नौसेना को अपने मरे हुओं में बदल दिया था। उसके लिए 500,000 मरे हुओं को नियंत्रित करना बहुत कठिन नहीं होगा। जोशुआ की बातें सुनकर सी ड्रैगन पैट्रियार्क एलेक्स अवाक रह गया। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि मानव जाति में ऐसा कोई चरित्र सामने आया है। कुछ समय बाद एलेक्स ने होश संभाला और कहा, मुझे कुछ समय पहले खबर मिली थी कि फिशमैन रेस इंसानों के साथ गुप्त लेन देन कर रही है। हो सकता है कि बिशप का मतलब इस बुडा कबीले के साथ हो। लेकिन बिशप जोशुआ, क्या आपने अभी तक उसे खत्म करने का कोई तरीका नहीं सोचा है? जोशुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बुडा कबीले के कुलपति का नाम झाओ है। वह बेहद शक्तिशाली है। हम लंबे समय से उसे खत्म करने के बारे में सोच रहे थे। शुरुआत में हमें उसकी ताकत के बारे में पता नहीं था, जिसकी वजह से हमें 5 सफेद लबादे वाले बिशप और 18 नाइट गार्ड की कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन अंत में केवल एक चीज जो हम कर सकते हैं वह है उसे प्रेरी तक ले जाना। लेकिन जब वह वापस आए तो उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई। उसके बाद हमने उसे खत्म करने की लगातार कोशिशें की, लेकिन सब नाकामयाब रहीं। सबसे हालिया मामले में हमने 4 9वीं रैंक के विशेषज्ञों को भेजा और उन्हें उसे खत्म करने के लिए जीवन दहन का उपयोग करवाया। लेकिन किसी कारण से वह फिर भी सफलतापूर्वक भागने में सफल रहा। बाद में बीस्टमैन और इंसानों के बीच युद्ध में हमारी योजनाओं के बारे में किसी तरह बीस्टमैन को पता चल गया था।
हमें संदेह है कि इस झाओ हाई का इससे कुछ लेना देना है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं था। बाद में हमारे चर्च को उस बल को इकट्ठा करने का मौका नहीं मिला जो उससे निपट सके। पैट्रियार्क एलेक्स, मुझे लगता है कि यह गुप्त व्यापार झाओ हाई द्वारा स्थापित किया गया था। इस झाओ हाई का एक अनोखा व्यक्तित्व था जिसके कारण उसके अन्य जातियों के साथ अच्छे संबंध थे। मैंने उसके बौनों के साथ अच्छे संबंध के बारे में भी सुना है। उसके आधार पर फिशमैन रेस के साथ संबंध रखना उसके लिए अजीब नहीं होगा। एलेक्स और अन्य लोग ठंडी हवा में सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सके। हालांकि वे नहीं जानते थे कि जोशुआ ने उन्हें जो जीवन दहन बताया था वह कितना दुर्जय था, उन्होंने अनुमान लगाया कि यह कितना शक्तिशाली होगा इस तथ्य से कि इसमें 9वीं रैंक के 4 विशेषज्ञों के जीवन का उपयोग किया गया था। झाओ हाई के लिए इस हमले से बच पाना काफी डरावनी बात थी।